अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने बस अभी शुरू किया पैसा कमाना, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, मैं बोलूंगा सबसे पहले ना तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। मैंने ये एक बार ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था। मेरे इंडेक्स फंड में 4 साल में पता है कितना रिटर्न है? डबल हो गया वो 100%। 100% मैं आपको दिखा सकता हूँ। सोचो किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए और अगले दिन मार्केट 3% गिर जाए। मेरे साथ हुआ है ऐसा। पोर्टफोलियो आपको 56 लाख रुपए डाउन दिख रहा है। जस्ट थिंक ओवर 20 CR आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला है, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में डाला है या किस में डाला है? बात कर ही रहे हैं तो वो 20 से ऊपर होकर 22 के आसपास पहुंच चुका है। एंड हमारा 80% पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर है। समझ गया। मैं ये लिख के साइन करके देने को तैयार हूँ। हर समझदार रिटेल इन्वेस्टर सूनर और लेटर म्यूचुअल फंड की तरफ ही आएगा, चाहे उसका कॉर्पस 10,000 हो, चाहे उसका कॉर्पस 10 करोड़ हो। सुनो अभी कैलकुलेशन 20 करोड़ का 12% कितना होता है? 2.4 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 12 20 लाख रुपए पर मंथ पैसिव इनकम। अभी रुको मत, डिवाइडेड बाय 30 66,667 रुपीज पर डे डिवाइडेड बाय 24 एंड डिवाइडेड बाय 60 विल कम अराउंड 30-40 रुपीज पर मिनट पैसिव इनकम। अभी कल मेरी विनम से बात हो रही थी तो उसने क्या किया, तो मैंने उसकी कल बहुत रोस्ट करा। कल मैंने बैठ के उसको उसके पॉडकास्ट पे, जो खुद से ही भाई साहब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉसेस पे लॉसेस बनाया जा रहा है, वो आपको बोलता है कि आओ मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो स्कैम है यार, ये तो फ्रॉड है। 6 एडटेक यूनिकॉर्न है और एक ही प्रॉफिटेबल है, बाकी सब लॉस मेकिंग है। और उसका भी प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद फिजिक्स वाला के बारे में बोल रहे हो, उसका भी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी सीए टीचर को पकड़ोगे ना, फ्रंट लाइन सीए टीचर को, जो मुझे फिगर्स पता है, हर फ्रंट लाइन सीए टीचर के प्रॉफिट फिजिक्स वाले से ज़्यादा होंगे। हाँ, और अब मैं एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ, आपको रील का कंटेंट मिल जाएगा। हाय नीरज सर, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। दोबारा आपका स्वागत है, सेकंड टाइम। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच कुशल, बहुत बढ़िया हूँ। और ज़िंदगी को जितना एंजॉय हो सकता है ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ और फुल एकदम मज़े आ रहे हैं लाइफ में। बढ़िया है। मेरा तो बस यही सपना है कि आपके जैसी लाइफ हो जाए आगे जाके मैं भी ताकि एंजॉय कर पाऊँ। बस उसी के लिए आपको आज पॉडकास्ट पे भी बुलाया है। बिल्कुल हो जाएगी यार, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और शांति से काम करते जाओ, सर झुका के काम करते जाओ, ज़रूर बहुत बढ़िया लाइफ होगी। आपको पता है अपन ने जो फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था ना, मेरी मॉम ने देखा था पूरा बाय द वे, एंड मॉम ने मेरे को एक चीज़ बताई थी जो सबसे अच्छी लगी थी आंसर में। आपने बताया था कि लोग मुझे कितना पैसा कमाया उसकी वजह से नहीं जानने चाहिए, बस एक अच्छा इंसान बनो, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी जो भी करियर में जाना है, जितना पैसा है, वो सब तो सेकेंडरी है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। वो वैल्यूज़ आपके मतलब काफ़ी याद है जो प्रीवियस पॉडकास्ट में भी थे। बट ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा पर्सनल फाइनेंस पे होगा एंड मनी मैनेजमेंट पे होगा। एंड इसमें वील यू नो लाइक टॉक अबाउट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी एज वेल एज की कौन सी गलतियां है जो आजकल की यूथ को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू टेस्ट मनी सक्सेस एंड व्हाट वाज द फर्स्ट अमाउंट व्हेन यू वर लाइक यार बहुत पैसा हो गया ये तो 2011 में मैंने अपने सी एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, जनवरी 2011 में। एंड उसके बाद शुरू से एक चीज़ थी, एक्चुअली मैं पढ़ा उससे पहले रहा था। 2004 में मैंने अपनी क्लास 12 क्लियर करी थी। बहुत पुराना हो गया अब तो मैं। तो 2004 में जो है क्लास 12 क्लियर की थी। ओल्ड इज गोल्ड। क्लास 12 क्लियर करने के बाद ही क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था। जो आसपास मोहल्ले पड़ोस के बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर 2007 में ग्रेजुएशन क्लियर करी। उससे पहले ही मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरा सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया था, तो उसमें टैक्स सब्जेक्ट होता था। अजय जैन सर से पढ़े थे, तो उनसे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि और ज़्यादा पढ़ाने का मन करने लग गया। तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को टैक्स पढ़ाया। फिर उसके बाद 2010 में सीए फाइनल के एग्जाम्स दिए, नवंबर में 2011 में रिजल्ट आया। फिर सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी तक मनी को ना बहुत ऐसे, ठीक है पैसा आ रहा था, लेकिन ये नहीं था कि बेइंतहा पैसा आ रहा था या कोई बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था। ठीक ठीक फ्लो चल रहा था, मतलब कितना अपना काम चल जाता है। ऐसे बहुत एकदम नंबर्स तो याद नहीं है, बट शायद 20,000 रुपये महीने के आ रहे होंगे। और ये फर्स्ट टाइम था आपका जब आपने पैसा कमाना शुरू किया? यस। इससे पहले जो मैंने अपना पहला कोचिंग सेंटर खोला था, तो उसका नाम था एड्यू पावर प्लस। पता नहीं क्यों था, बट यही नाम था उसका। राइट। तो ये 2000 में आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको 2010 की बात। तो मैं सीए फाइनल में था और मैं तब क्लास 11-12 को अकाउंट्स पढ़ाया करता था और साथ में बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को टैक्स पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद जब सीए बना तो मैंने 11-12 को पढ़ाना छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड टीचिंग ओनली सीए स्टूडेंट्स। राइट। 2011 से 2013 तक तो पता ही नहीं था कि पैसा होता क्या है, क्योंकि जॉब करी नहीं। जॉब 7 दिन की जॉब करी थी। 7 दिन जॉब करके पता चल गया कि क्या नहीं करना है। राइट। तो उसके बाद जॉब छोड़ दी। तो कोई रेगुलर इनफ्लो तो था नहीं, वही क्लास 12 के थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को अपना रिज्यूमे लिख के देता था कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इवन मैंने बहुत सारे 20 स्कूल्स में ट्राई किया कि वहीं पढ़ा लेंगे भाई जाके, क्योंकि मन था बस पढ़ाने का।
तो कहीं से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता। बी स्कूल्स का तो अलग ही कुछ चल रहा होता था। तो मैं आज अपना जो ईमेल बॉक्स है वो चेक करता हूँ, तो 2011 के मेल्स देखता हूँ मैंने किस किस को मेल भेज रखा है और उनके क्या क्या रिस्पॉन्स आ रखा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया। फरीदाबाद ब्रांच में मैंने CPT का लॉ पढ़ाया। तो वहाँ पे ब्रांच में जो क्लासेस होती है ना, जिसमें कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, राइट, तो वहाँ पे जाके मैंने CPT का लॉ पढ़ाया। फिर वो बच्चे पास हो गए CPT में, तो वहीं पे इंटरमीडिएट का टैक्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ब्रांच वालों ने देखा कि भाई अब सेकंड ग्रुप भी पढ़ाना है, तो सेकंड ग्रुप में उनका ऑडिट का कोई टीचर नहीं था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया, ऑडिट भी आप ही पढ़ाओगे। तो वहाँ ऑडिट वगैरह पढ़ाया। अभी तक कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था, बहुत मतलब पता था कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि कब होगा, क्या होगा। 2013 तक यही चलता रहा, और 2013 में ICI की पॉलिटिक्स है ज़बरदस्त। हर कोई ज़बरदस्त पॉलिटिक्स करता है ICI में, चाहे वो CC मेंबर हो या कोई भी हो। तो उस पॉलिटिक्स के चलते मेरे ICI से थोड़ी सी दूरी बन गई, और तब से हमारा 36 का आंकड़ा रहा है। अब मेरे पास मेंबरशिप भी नहीं है ICI की, राइट। मैंने 2018-19 शायद मेंबरशिप भी अपनी जो है वो मतलब सेल्फ मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मेंबर बनना है अब ICI का। खैर, तो 2013 में आप ये बोल सकते हो कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, बट हाँ, ऑलमोस्ट जीरो बैलेंस था मेरे पास उस समय, राइट। तो दिस इज 2 years आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। जो दुनिया को लगता है कि CA बनते ही भाई एकदम पैसा ही पैसा होगा, मेरे साथ तो वो नहीं हुआ एटलीस्ट, राइट। फिर 2013 में 1 जुलाई 2013 को, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई स्टार्टेड विद नीरज अरोड़ा क्लासेस, एंड 4 बच्चे आए थे, जिसमें से 2 रिपीटर्स थे जो पहले एग्ज़ाम देके क्लियर नहीं कर पाए थे, एंड एक उसमें एक स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट थी, और एक और स्टूडेंट थी वो डायरेक्ट एंट्री एक स्कीम होती है हमारी CA में, वहाँ से आई थी। फिर उसके बाद रिजल्ट आया, मैंने बैच शुरू किया था 1 जुलाई को। रिजल्ट आया, जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने पेपर दे रखा था, कहीं और से क्लासेस दे रखी थी, 31 जुलाई के आसपास शायद रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का। वहाँ से स्टूडेंट्स ने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि वो कहीं और क्लासेस लेके क्लियर नहीं कर पाए थे, वो आना शुरू हो गए। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि जितनी भी जगह थी मेरे पास वो भर गई पूरी की पूरी। फिर नई जगह ली, फिर वो भी भर गई पूरी की पूरी। तो वहाँ से एक अच्छा इन्फ्लो आना शुरू हुआ, ठीक है, अब लग रहा है कि कुछ कैश हाथ में है, अब लग रहा है कि कुछ सोच सकते हैं। अभी मैंने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी थी, राइट। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब कुछ पढ़ने के बाद भी जब पैसा नहीं तो इन्वेस्टिंग कहाँ से करोगे आप। 2016 में मेरे कुछ फास्ट ट्रैक बैचेस थे जो बहुत पॉपुलर हुए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 3 दिन में फेस टू फेस पढ़ा दिया करता था। यहाँ दिल्ली में ITO पे ऑडिटोरियम्स वगैरह हम लोग लेते थे, और उसमें पूरे इंडिया से बच्चा आता था। वो 2-2 3 दिन के लिए दिल्ली में रहते थे, और 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे और चले जाते थे। वहाँ से पहली बार जो है वो एक मनी का अच्छा इन्फ्लो शुरू हुआ, राइट। बोरी भर के कैश लेके आ रहे हैं घर पे तो वहाँ से एक इन्फ्लो शुरू हुआ। तो जब वो कैश दिखने लग गया, पैसा दिखने लग गया, देन नेक्स्ट थॉट यही होता है कि अब इसका करना क्या है, राइट। अभी तक तो इतना आ रहा था कि जो आ रहा है वो लगा रहे हैं, जो आ रहा है वो लगा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने खूब पढ़ाई करी, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना ही सीखना है। और उस दौरान गलतियाँ भी हुई, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई मुझसे। एंड देन वहाँ पे जब वो पैसा मिला तो मैंने अपनी पहली SIP 2,000 रुपये महीने से शुरू करी थी, 2,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। गलती थी उसके अंदर, बहुत सारी गलतियाँ थी, नहीं पता था कौन सा फंड है क्या है, तो वो इनिशियल फेज़ था। 2017 में बहुत सीरियस हो गया इस बात को लेके, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एक्टिव इनकम तो अच्छी है, लेकिन अगर इस पैसे को सही समय पे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो 2017 में बहुत सिंसियर हो गया। मैं जहाँ से इस बारे में नॉलेज ले सकता था, चाहे वो कोई ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो कोई ऑफलाइन कोर्स है, चाहे वो कोई इस मार्केट में इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है, मैं सबको लेके बैठ जाता था। कोई किताब है, वहाँ से मैंने अपनी असली इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो शुरू करी। एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वहाँ से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। उससे भी ज़्यादा अगर मैं बताऊँ, शायद मैंने 2018 मिस कर दिया, तो 2018 में ऑनलाइन क्लासेस हमने लॉन्च करी, अपनी प्रॉपर फॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करी। उससे पहले मैं हमेशा ऑनलाइन क्लासेस के लिए सोचता रहता था कैसे करनी है, मैं खुद ही बिल्डअप करने की कोशिश करता था कि ऐप बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। हर बार फेल हुआ था। 2018 में मुझे कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे मिले जिनके पास टेक्नोलॉजी थी ऑनलाइन क्लासेस को स्केल करने की। तो वहाँ भी एक बड़ा ब्रेक था कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी बहुत अच्छी चली उसके बाद से। एंड आई थिंक जो मेजर अमाउंट इकट्ठा हुआ वो 2018 से 2021 के बीच में हुआ। गॉट इट। उसके बाद बिग ब्रेक 2020 में मिला, सेकंड बिग ब्रेक 2021 में मिला। एक स्टार्टअप मैंने इन्वेस्ट कर रखा था, उसको जब वो सेल हुआ, जब उसे किसी ने एक्वायर किया तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला। 2020 में कोविड की वजह से बिग ब्रेक मिला, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी।
एंड देन समझ आ गया कि क्या गेम है ये, कैसे इसमें आगे बढ़ना है. अब अच्छा ठीक ठाक एक कॉर्पस बना रखा है भगवान की दुआ से, अच्छी पैसिव इनकम भी आ रही है. गॉट इट. सो अभी जैसे पूरा अभी मनी मैनेजमेंट पर्सनल फाइनेंस पे बात करके, बट जस्ट बिफोर दैट, तो अभी आपने लाइक पूरा म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स वगैरह आपने पूरा कॉर्पस लाइक यहाँ पे मेजर पार्क किया होगा. राइट. तो इसका मतलब मैं आपके वेबसाइट पे भी पढ़ रहा था, तो आपने कुछ ऐसे 20 करोड़ का नंबर लिखा था उसका, तो अभी वो सेम नंबर है, अभी इंक्रीज हो गया है? कुछ ऊपर नीचे होता रहता है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, एंड दिस इज ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो जो हमने वेबसाइट पे लिखा हुआ है. और वो भी इसलिए लिखा है कि आजकल लोग करते क्या है कि एक कहावत है ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली चुगाने. तो वो कहावत का मतलब ये है कि लोग खुद, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका डीमैट अकाउंट भी नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट में पूरी जानकारी दे रहे हैं. राइट. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके खुद के भयंकर लॉसेस चल रहे होंगे लेकिन वो दुनिया को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं. तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ. मेरी स्किन इन द गेम होनी चाहिए. अगर मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, इक्विटी में इन्वेस्ट करके कुछ इनकम जनरेट कर पाया हूँ, तभी मैं आगे सिखाऊँ. और ये सिर्फ यही जगह है जहाँ पे मैं शायद अपने पोर्टफोलियो को डिस्क्लोज कर रखा है मैंने अपनी वेबसाइट पे, इसलिए कि पता हो लोगों को कि भाई स्किन इन द गेम है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. राइट. एंड अदरवाइज आई फील थोड़ा शाई के यार नंबर्स बताने में ऐसा लगता है ना कि शो ऑफ कर रहे हैं या बोस्ट कर रहे हैं. और शायद वो उम्र भी निकल गई है शो ऑफ करने वाली और बोस्ट करने वाली, और शायद मैं उस चीज़ से बिलोंग भी नहीं करता हूँ. जैसे आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई नंबर्स को तो ऐसे फेंकता है यूट्यूब पे आके, और सामने वाला नंबर्स देख के बेहोश हो जाता है. यूट्यूब का एल्गोरिदम हेल्प करता है लोगों की कि भाई इस वीडियो के थंबनेल में एक नंबर लिख दो और वो चलेगा ही चलेगा, टाइटल में एक नंबर लिख दो. ऐसा है, ऐसा है. मैं वही करता हूँ इसलिए मैं हंस रहा हूँ. तो मैं वो व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इसलिए डिस्क्लोज कर रखा है कि जो मेरे पास सीखने आ रहा है, neerajora.com पे हमने एक टैब लगा रखा है पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज का. तो जो भी वहाँ पे आ रहा है एटलीस्ट ही मस्ट नो कि भाई मेरा कितना स्किन इन द गेम है, व्हाट इज माय स्टेक इन इट. राइट. एंड जब आपने बोल ही दिया है तो इसकी पैसिव इनकम पे भी बात करेंगे जरूर कि क्या चल रही है. खैर आप अपने आगे वाले क्वेश्चन. ठीक है, डन है. तो अभी ये बस क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन. तो 20 CR आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला है, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में डाला है, या किस में डाला है? अब बात कर ही रहे हैं तो वो 20 से ऊपर होकर 22 के आसपास पहुंच चुका है. ये मैं अपना और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो बता रहा हूँ. एंड हमारा 80% पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर. समझ गया. एंड स्टॉक्स में 2022-23 तक काफ़ी पैसा स्टॉक्स में भी था. देन मैं अपनी टीम के साथ बैठा, जो हमारे कोर लोग हैं ऑफिस में, उनके साथ बैठा. मैंने उनसे डिस्कशन किया, मैंने अपने थॉट प्रोसेस बताए कि मैं क्या सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में और मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ. मैं कितना स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा हूँ या कितना स्ट्रेस झेल पा रहा हूँ, या मैं कितनी चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो अप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइडेड कि नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द एंटायर पोर्टफोलियो इनटू अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, बिकॉज वहाँ पे एक स्ट्रेस कम है, और जब बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है उसको मैनेज करना बड़ी दिक्कत की बात है. एंड दो मुझे ऐसे एडवांटेजेस दिखे जिसका मैं फ़ैन हो गया म्यूचुअल फंड का, जिस चीज़ की वजह से. सबसे पहला एडवांटेज ये मुझे दिखा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 करोड़ के स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, और मैं आज बेच के नए स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने बेच दिए. मान लीजिए मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. सबसे पहले कौन आएगा आपके पास? मोदी जी आएंगे. मोदी जी क्या बोलेंगे? मित्रों लाओ टैक्स लाओ, है ना. अब टैक्स अगर मैं 10% भी लगाऊं तो अब 12.5% हो गया, 12.5% हो गया. तो आप लगा लो कि लगभग 5 करोड़ पे 12.5% प्लस उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह सब कुछ लगेगा. तो मेरा एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो टैक्स में चला जाएगा. अच्छा मैंने बेचा क्यों? क्योंकि मुझे नए स्टॉक्स खरीदने हैं. अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अब अगर आज मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए मेरा एक म्यूचुअल फंड के अंदर लेटेस्ट से एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर 5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं. वो म्यूचुअल फंड इंटरनली कितना भी चर्न करता रहे, कितने भी स्टॉक्स बेचता रहे, क्या उस पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है. जब आप यूनिट्स रिडीम करोगे जब मैं यूनिट्स रिडीम करूंगा तब होगा ना. अब मेरे म्यूचुअल फंड ने आईटीसी के शेयर बेच के एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए, जीरो टैक्स. लेकिन यही काम अगर मैं ही करूंगा कि आईटीसी के शेयर बेच के एचडीएफसी के शेयर खरीदूंगा तो उस पर 12.5% प्लस सरचार्ज लग जाएगा. तो वो मुझे बड़ी सही चीज़ लगी कि म्यूचुअल फंड में ना आपको जो टैक्स कॉम्पोनेंट है ना वो भी री इन्वेस्ट होकर कंपाउंड होता रहता है. एक दूसरा जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, अब आप ये लगा लो कि 20-22 करोड़ के पोर्टफोलियो पे लेटेस्ट से कि आपको 1% भी डिविडेंड मिल रहा है, सिर्फ 1%. हमें पता है डिविडेंड बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत कम स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं. मैं कहता हूँ 1% का डिविडेंड लगा लो, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-22 लाख. अब जब 20-22 लाख का डिविडेंड आएगा तो मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि स्लैब रेट पे टैक्सेबल है. फिर से 42.5% लग गया. अगर मैं ओल्ड रिजीम के अंदर हूँ, 5 करोड़ से ऊपर इनकम है, 42.744% सीधा गया वो. अब बताओ मैं क्या करूँ? यही अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नथिंग, नो टैक्स, नथिंग. वो वापस इन्वेस्ट कर देंगे उसको. तो मुझे वहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही थी.
मुझे वहाँ पे पावर ऑफ सिंप्लिसिटी दिख रही थी। मुझे वहाँ पे ये दिख रहा था कि यार जब मैं क्लास 10th में था तब एक बंदा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था और वो आज भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है एंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। उसने ऑन एन एवरेज 18% 20% का रिटर्न निकाल के दिया इतने साल तक। तो मैं उसके सामने हुई कौन? अगर मुझे 18-20% का रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड पे, और वैसे भी मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% है, बट अगर मुझे 18-20% का रिटर्न मिल रहा है और मुझे वो 6-7 साल में मिल जाए, उसके बाद 12% में मिलने लग जाए, इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, खर्च ही नहीं हो पाएगी वो। तो मैंने उसको सिंप्लिसिटी को समझा, मैंने अपनी लिमिटेशंस को समझा, मैंने सामने वाले की स्पेशलाइजेशन को समझा एंड वी टुक द कॉल। हमने 80% अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उठा के 80% पोर्टफोलियो उठा के म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दिया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, ईदर म्यूचुअल फंड्स और ETFs, एंड व्हेन आई एम सेइंग 80% इन म्यूचुअल फंड्स आई एम काउंटिंग द ETFs ऑल्सो, राइट? मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को मैं उसमें काउंट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, हम मार्केट को बीट करने के चक्कर में ना खुद बीट हो जाते हैं। और कभी कभी हम मार्केट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देख मैं ढूंढ के दिखाऊंगा वो शेयर जो मार्केट को बीट कर सकता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये लिख के साइन करके देने को तैयार हूँ, हर समझदार रिटेल इन्वेस्टर सूनर और लेटर म्यूचुअल फंड की तरफ ही आएगा, चाहे उसका कॉर्पस 10,000 हो, चाहे उसका कॉर्पस 10 करोड़ हो, क्योंकि वहाँ जो सुख है ना वो कहीं नहीं है। और खासकर जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, आप उसकी पावर को समझो। 22 करोड़ का 12%, चलो 20 करोड़ कर देते हैं फॉर द सिंपल कैलकुलेशन। आपने बोला था ना कैलकुलेशन, तो सुनो अभी कैलकुलेशन। 20 करोड़ का 12% कितना होता है? 2.4 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 12, 20 लाख 20 लाख रुपए पर मंथ पैसिव इनकम। अभी रुको मत, डिवाइडेड बाय 30, 66,667 रुपीज पर डे, डिवाइडेड बाय 24 एंड डिवाइडेड बाय 60, इट विल कम अराउंड 30-40 रुपीज पर मिनट पैसिव इनकम। दिस इज द पावर ऑफ एक्चुअल पावर ऑफ पैसिव इनकम। और सिर्फ 12% एज्यूम किया है मैंने। अगर मेरा आप XIR देखेंगे तो वो 19-20% के आसपास आ रहा है, राइट? तो 19-20% पे तो कहीं का कहीं निकल जाएगा। यानी यहाँ जो घड़ी का कांटा चल रहा है, हर कांटे के साथ जो है वो पैसा बन रहा है, हर मूवमेंट के साथ जो है पैसा बन रहा है। तो ये जिसको समझ आ गया वो कमा रहा है, जिसको नहीं समझ आया वो कोशिश कर रहा है समझने की। जितनी जल्दी समझ आ जाए अच्छी बात है, राइट। ये पहले तो अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने बस अभी शुरू किया पैसा कमाना, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और उसको अगर जानना है, तो मतलब क्या लाइक टॉप 2 क्या फैक्टर्स होने चाहिए, और उसको एक्सप्लेन कर पाओगे लाइक क्या होता है ये सब? मैं बोलूँगा सबसे पहले ना, सबसे पहला फैक्टर, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अंडरस्टेटेड है या लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप को समझना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप मार्केट में किस लिए आ रहे हो। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट जो है वो रिस्क टॉलरेंस बोल लो इसको, बहुत कम है और वो आता है सीधा स्मॉल कैप के अंदर पैसे लगा देता है, स्मॉल कैप फंड के अंदर, वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप में जो वोलेटिलिटी दिखती है ना, अभी आप चेक करोगे, मुझे लगता है किसी भी रैंडम स्मॉल कैप को उठा लोगे ना, तो पिछले 1 साल के रिटर्न पता है कितने होंगे? 60%, 70%, मुझे ऐसा लगता है ऑन एन एवरेज 50% तो जो गधे से गधा स्मॉल कैप फंड है वो भी दे रहा होगा। जस्ट थिंक ओवर इट। मैं आपको अगर बोलते तो मैं एक बार ना इस पे भी चेक भी करके बताता हूँ साथ साथ। मैं 1-2 स्मॉल कैप के फंड्स को ढूंढता हूँ और उनके मैं आपको रिटर्न्स बताता हूँ, 1 ईयर के रिटर्न्स बताने की कोशिश करता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो अब जैसे ये ऊपर गए हैं वैसे ही नीचे भी आते हैं, तो हो सकता है 1 साल में वो 30% नीचे भी आ जाए, और वहां पे क्या हो जाएगा, जिसके रिस्क एपेटाइट सही नहीं है उसको चिंता हो जाएगी। जैसे मैंने भी एक स्मॉल कैप खोला है, 56% रिटर्न इन 1 ईयर। मतलब आपको इतना रिटर्न बैंक FD में कमाने के लिए 7 साल लगते हैं, 7-8 साल लगते हैं। कंपैरिजन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, 7-8 साल लग जाएंगे आपको, राइट? तो ये आपको सबसे पहली चीज जो आपने पूछी, हो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हो क्या रहा है कि हम लोग दुनिया को तो जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप पहले अपने रिस्क एपेटाइट को समझो कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। क्या आप एक स्टडी ग्रोथ चाहते हो? क्या आप रिस्क ले सकते हो? आपका टाइम होराइजन क्या है? आप अगर कोई मेरे पास आता है कि मेरे पास 2 साल हैं एंड यू नो आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो मैं उसको बोलूँगा भाई जा भाई, क्यों आया यहाँ पे? मतलब मेरे प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि इफ़ यू हैव 5 years कम टू इक्विटीज़, इफ़ यू हैव लेस देन 5 years ठीक है 10% आप इक्विटी में हो सकते हो, 90% अपने आप को भाई आप रखो डेट के अंदर रखो, फिक्स इनकम के अंदर रखो। एंड ये चीज़ लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट विद योर सेल्फ एंड ग्रेजुअली, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोल के जा सकता हूँ और मैं उसको बहुत डिटेल में भी टेकअप कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो कुछ नहीं मिला तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। एंड मैंने ये एक बार ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था, मेरे इंडेक्स फंड में 4 साल में पता कितना रिटर्न है? डबल हो गया वो, 100%।
100%? 100%, मैं आपको दिखा सकता नहीं हूँ। मतलब ये 4 साल का 100% ओवर 4 इयर्स बोल रहे हो? ओवर 4 इयर्स, ओके, ओवर ओके, 4 इयर्स हाँ। बोल रहा हूँ मैं। मतलब 15-20% क्या करोगा ये? हाँ, मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम हम्म। कैलकुलेटर पे। तो फिर भी आप ये देखो कि द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने 66 लाख रुपीस लगा रखे हैं उसके अंदर और 66 लाख का ही प्रॉफिट है। तो अप्रोक्सीमेटली वो 132 133 ऐसे ऊपर Right. नीचे घूमता रहता है मार्केट की उसमें। बट अब ये देखो ना, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज कितनी चाहिए थी? बहुत कम। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हम सबको पता है, मतलब मैं तो साफ बोलता हूँ, 2 मिनट शांत बैठो अपने साथ, आपको पता है सही क्या है, लेकिन हम 2 मिनट शांत नहीं बैठ रहे हैं और बहाने हमारे पास इतने हैं। मैं कह रहा हूँ यार 500 रुपये महीने से स्टार्ट कर लो, वो नहीं होगा। क्या करना है? मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे FNO करना है। क्यों करना है? उसमें 10% दिन का बनता है भाई, 10% साल का तो कमा के देख एक बार पहले, वो नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। खैर, जो आपने बोला, मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी नो योर सेल्फ फर्स्ट। अपना रिस्क एपेटाइट समझो, रिस्क टॉलरेंस समझो, अपने गोल्स समझो, वाई यू आर इन्वेस्टिंग, आपका टाइम होराइजन समझो, एंड देन सिलेक्ट दी स्कीम्स, देन सिलेक्ट दी म्यूचुअल फंड्स। राइट, दैट्स अ वेरी डीप आंसर। एंड होता क्या है कि आपने एकदम सही बोला कि हम लोग ना टाइम स्पेंड नहीं करते खुद से जानने के लिए कि अपने गोल्स क्या है अगले 10 साल के, अपनी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितना है, रिस्क टॉलरेंस कितना है। एंड इसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ इसमें जाता है कि ओके इसने कितना कमा लिया, उसने कैसे किया वगैरह वगैरह। बट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को समझो। आपने बताया कि इंडेक्स फंड ने आपने 66 लाख डाला एंड 1.32 CR हो गया। इंडेक्स फंड एकदम सिंपल भाषा में ऑडियंस को समझाते हैं। एंड क्या होते हैं इंडेक्स फंड्स, लोग कैसे डाल सकते हैं पैसा इंडेक्स फंड्स में, एंड देन ETFs की भी बात करेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। इंडेक्स फंड वो है जो आपका एक, हर हिंदुस्तानी का, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग राहुल, इंक्लूडिंग एवरीवन सिटिंग ओवर हियर, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है इंडेक्स फंड के रिटर्न कमाने का। हम उस अधिकार को ठुकरा रहे हैं। ऐसी चीज़ है इंडेक्स फंड, मैजिक है इंडेक्स फंड, भगवान का आशीर्वाद है इंडेक्स फंड। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो समझ लो कि भगवान का भेजा हुआ कुछ अवतार है इंडेक्स फंड। मेरे को डायलॉग आप ऐसे नहीं, ओम शांति ओम का डायलॉग वो वाला याद है। अच्छा, एक कुछ तो ना कि कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ नहीं ये हाँ, होती है समझ गया मैं, एक समझ चुटकी गया। सिंदूर हाँ, कुछ तो भी। तो मैं बताता हूँ इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और क्यों सबको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स इज बेसिकली इट्स अ स्टैटिस्टिकल टर्म टू मेजर द चेंज। आपने शायद सुना होगा इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स? इन्फ्लेशन इंडेक्स मेजर्स द इन्फ्लेशन, कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कितना ऊपर कितने नीचे जा रहा है। देन टर्म बना स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? द मैकेनिज्म टू मेजर द चेंज इन द स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट हमारे पास 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों के इंडेक्स हैं, एक का निफ्टी 50 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और BSE का है सेंसेक्स, राइट। अब ये निफ्टी 50 बना कैसे हुआ है? नाम से ही क्लियर है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। तो लेट अस से अगर किसी के 1 लाख शेयर और 20 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, तो 20 लाख इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं कुछ कंपनीज के नाम लेता हूँ, जैसे कि रिलायंस। तो रिलायंस टॉप मार्केट कैप रखता है, तो वो इंडेक्स निफ्टी 50 का पार्ट है। HDFC टॉप मार्केट कैप रखता है, निफ्टी 50 का पार्ट है। और हर किसी की वेटेज है इंडेक्स में। जैसे रिलायंस की वेटेज होगी 10-12% के आसपास, आउट ऑफ 100 10-12% इंडेक्स का रिलायंस कवर करता है, ऐसे HDFC कवर करता होगा। ये मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो अब ये टॉप 50 कंपनीज की बास्केट है इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। और जो मैंने बात बोली कि हर किसी का, हर हिंदुस्तानी का अधिकार है इससे पैसे कमाना, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं टॉप 50 कंपनीज में से कुछ के नाम लेता हूँ। रिलायंस, HDFC, नेस्ले, ITC, TCS, L&T भी शायद होगी, राइट। और अगर आप लिस्ट बोलोगे मैं निकाल के आपको दे देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरा एक सवाल है, क्या आप इनके कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? एयरटेल के, रिलायंस के, HDFC बैंक के कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो कुछ अलग? मैं मतलब थोड़े कंपनीज के, सारे कंपनीज के हाँ, नहीं। मतलब 50 में से कुछ कंपनीज के करते हो ना? मतलब जैसे HUL के करता हूँ, यस यस यस। फिर वोडाफोन आइडिया, ITC के भी करते होंगे। ITC के, कुछ लोग अच्छे करते होंगे, कुछ लोग धूम्रपान डंडिका का उपयोग करते होंगे। एनीवेज, ITC के बिस्किट्स मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं आपको इसका अब बताता हूँ क्यों ये जन्मसिद्ध अधिकार है। एक कंपनी का लंबे समय में स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों जाता है? शॉर्ट टर्म में तो सेंटीमेंट्स पे जाता है। शॉर्ट टर्म में आज आप ITC का बिस्कुट खा रहे हो, उसमें से भाई कीड़ा निकल गया, आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो हो सकता है वो इतना वायरल हो जाए आज की डेट में कि भाई जैसे मैगी में हो गया था कि मैगी के अंदर जो है जहर है और ये है वो है, नेस्ले का स्टॉक प्राइस नीचे आ गया था। बट डू यू नो लॉन्ग रन में किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल सही बात बोली आपने, प्रॉफिट्स।
अब इन कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कौन बढ़ा रहा है? प्रमोटर नहीं, तो हम मतलब हम ही तो परचेजर हैं उनके। अच्छा वैसे हाँ, उनका रेवेन्यू कौन बढ़ा रहा है? हम लोग बढ़ा रहे हैं। उनके प्रॉफिट्स कौन बढ़ा रहा है? हम लोग बढ़ा रहे हैं। मतलब कस्टमर बेसिकली। यस, कस्टमर और पूरा हिंदुस्तान मिलके बढ़ा रहा है। मुझे लगता है आईटीसी रैंडमली किसी भी एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के घर में चले जाओगे, वहां आईटीसी यूनिलीवर का प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, करेक्ट। एयरटेल का फोन मिल ही जाएगा। सो माय हम्बल पॉइंट इज कि जब इन कंपनीज का प्रॉफिट हमारी वजह से बढ़ रहा है, तो क्या इनके प्रॉफिट्स में हमारी हिस्सेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। हम लेते ही नहीं है। अगर आप निफ्टी 50 का डेटा उठा के देखोगे, सन 2000 से लेके 2024 में हम लोग बैठे हैं, इसका टोटल रिटर्न इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो मुझे लगता है 12 से 13% के आसपास का रिटर्न दिया है पर एनम। और 12 से 13% का रिटर्न वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत होता है। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि सन 2000 में किसी ने 1 लाख डाले होते तो आज क्या हो गया होता, ये सब बेकार की बात है। वो वहां से 500 रुपए महीने की एसआईपी भी शुरू करता ना, 500 रुपए, आई थिंक वो तो वहां पे हो सकता था। 500 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता, उसे 10% से बढ़ाता रहता, तो आज कमाल हो गया होता। अब यहाँ पे एक गिल्ट फीलिंग भी आती है कि हाय हम कहाँ थे 2000 में। कोई बात नहीं, आप शुरू कर दो, आप स्टार्ट करेंगे, आपका मार्केट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, आप जागरूक बनेंगे, आपको सीखने की और चाह बनेगी। जब तक आप साइड लाइन से बैठे रहेंगे, आप देखते रहोगे उसने भी इन्वेस्ट कर दिया, उसने भी इन्वेस्ट कर दिया, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करिए, जरूर स्टार्ट करिए। और मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होते हैं ना, फ्रीलांसर होते हैं, कहीं तो होते हैं जिनकी स्टडी जॉब है, अपना पैसा एक डेट पे आ रहा है। फ्रीलांसर्स के लिए मैं एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट करिए और मिनिमम अमाउंट पर मंथ अपना एसआईपी, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, वो डाल दीजिए। आपके पास किसी महीने ज्यादा आता है, किसी महीने कम आता है, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। जिस महीने ज्यादा है उस महीने थोड़ा और एक्स्ट्रा कर दो, जिस महीने कम है एटलीस्ट एक मिनिमम आपका फिक्स होना चाहिए कि इतना मैं कर पाऊंगा। गॉट इट। तो एसआईपी वर्सेस लमसम पे भी जाना है मेरे को, बट उसके पहले जस्ट वन क्विक थिंग। तो अभी इंडेक्स फंड्स के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज आपने बताई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड एंड एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड एक बिगिनर को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, तो बहुत सही क्वेश्चन है। ईटीएफ बेसिकली क्या है? आप ऐसा समझ लो कि एक म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, बहुत सिंपल भाषा में। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड कैसे बाय करते हो? आप एएमसी के थ्रू बाय करते हो। तो ईटीएफ मैं एक बिगिनर को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है? एक तो उसका रीजन है सोशल मीडिया की, जो हमारे ऊपर, जो सोशल मीडिया ने हमारे ऊपर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जादू कर दिया ना, वो म्यूचुअल फंड में ना फ्रिक्शन है बाइंग और सेलिंग में, एंड इट वर्क्स इन योर फेवर। ईटीएफ में फ्रिक्शन नहीं, ईटीएफ इज फ्रिक्शनलेस। आपको ईटीएफ बेचना है, ऐप निकाली, टक टक बिक गया। म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं बिकेगा। सो माय पॉइंट इज, ईटीएफ एक आम आदमी तभी शुरू करे जब उसका पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, उसे समझ आ जाए क्या इसके साथ इफ्स एंड बट्स हैं, उसके पास थोड़ा बहुत कैश अवेलेबल हो, जब मार्केट में थोड़ा इरेटिक बिहेवियर हो उसका, अगर कैपिटलाइज करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कैश अवेलेबल हो, गो फॉर ईटीएफ। अदरवाइज सिंपल जिंदगी जियो ना यार, क्यों जानबूझ के अपनी जिंदगी में भसड़ मचा रहे हो? अब हमारे पास ना क्या हो गया कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी से नहीं जूझ रहे हम जूझ रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से। इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, और पॉडकास्ट ने तो उसमें और 4 चांद लगा दिए हैं। कुछ नहीं मिल रहा, चलो पॉडकास्ट करते हैं भाई, और पॉडकास्ट चल रहे हैं भाई, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े पॉडकास्ट चल रहे हैं। और उसकी वजह से इतना ज्ञान की वर्षा इतनी हो रही है ज्ञान की, कि वो ना मतलब ऐसा लग रहा है कि बस भाई मैं सब कुछ सीख लूं। और ये आपको समझना पड़ेगा, आप एक इंसान हो, आपकी एक लिमिटेशन है, आप सब कुछ नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो इवन द ए ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। ए तो छोड़ो, मुझे पता ही नहीं उसमें अल्फाबेट है कितने, राइट? सो मुझे आइडिया ही नहीं है उसका, एंड आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट टू लर्न इट, क्योंकि मुझे पता है यार मेरा एक जगह सही चल रहा है ना, मैं उस पर डबल डाउन कर रहा हूँ ना बढ़िया से, राइट? और ये बात सबको माननी पड़ेगी कि आपकी एक लिमिटेशन है। और हम लोग क्या करते हैं, एक टैब में ट्विटर खोल लिया, एक में लिंक्डइन खोल लिया, एक में भाई साहब अपना कोई कोर्स ले रखा है, एक में पॉडकास्ट चला लिया, और सब सीख रहे हैं एक साथ। कहाँ ले जाओगे इतना सब कुछ सीख के? और सीख भी पाओगे कि नहीं सीख पाओगे? सीख भी पाओगे तो क्या आप एक्चुअली में उतना सब अप्लाई भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यार एक दो चीजें सीखो, ढंग से अप्लाई करो, देखो जिंदगी कैसे बनती है। मैंने इंडेक्स फंड मैंने शुरुआत इंडेक्स फंड से ही करी थी। इंडेक्स फंड सीखा, उसको अप्लाई किया, अब देखो, अब इंडेक्स फंड जो मैंने आपको एक बताया जो डबल हो गया है, मेरे पास करोड़ में है इंडेक्स फंड, डिफरेंट बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हैं। मैंने उसको सीखा, उस पर डबल डाउन किया। उसके बाद मैंने एक्टिव म्यूचुअल फंड सीखा, उस पर डबल डाउन किया। अब मेरे को और कुछ सीखने की ऐसी जरूरत लगती नहीं है कि भाई ठीक है मेरे को इंडेक्स फंड पता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड पता है, डायरेक्ट स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स वो 20% रह गए हैं, वो मेरे अच्छे स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है उनके फ्यूचर मुझे बहुत भरोसा है, उनको चलाऊंगा, दैट्स इट।
बढ़िया। आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात की और इसमें ये भी होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी जो रेगुलर वगैरह। तो इस पे अभी जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर है तो उसने क्या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स फिर जिसमें ये मैं समझ गया आपका सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा। तो जब से मेरे को पर्सनल फाइनेंस मैंने पढ़ाना शुरू किया है, धीरे धीरे लोगों को बात पता चल रही है कि हाँ भाई ये ही टीचेस अबाउट पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड। एक कॉमन चीज़ मैंने क्या देखी कि लोगों के पोर्टफोलियो में एक तो नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरली नंबर ऑफ स्कीम्स भरी हुई हैं। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे डाइवॉर्सिफिकेशन कर रखा है, राइट। दूसरी कॉमन चीज़ मुझे क्या नजर आई, सबने रेगुलर फंड, जो डायरेक्ट और रेगुलर आपने क्वेश्चन पूछा था, सब रेगुलर उससे जा रहे हैं। और रेगुलर फंड के जाने के मतलब क्या है कि बीच में एक एजेंट इन्वॉल्व है एंड योर रिटर्न्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर। जब आप डायरेक्ट से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड है, उसमें डायरेक्ट से अगर आप करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो होता है 0.62%। लेकिन अगर आप रेगुलर के थ्रू जाएंगे तो वो एक्सपेंस रेशियो होगा 1.62%। तो जो 1% है दैट इज द एजेंट्स कमीशन। नाउ ये बड़ी नुआंस चीज है, इसको आपको ऐसे आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते कि डायरेक्ट ही जाना है, रेगुलर ही जाना है। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूं। क्या म्यूचुअल फंड एजेंट्स बुरे हैं? क्या म्यूचुअल फंड एजेंट्स चोर हैं? क्या म्यूचुअल फंड एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स कह लीजिए, क्या ये क्लाइंट को बेवकूफ बना रहे हैं? नॉट एवरीवन। इट्स जस्ट लाइक जैसे हर डॉक्टर अच्छा नहीं है, हर डॉक्टर बुरा नहीं है, हर सीए अच्छा नहीं है, हर सीए बुरा नहीं है। ऐसे ही आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बुरे हैं। यार एक टाइम पे जब आप लोग और हम लोग नहीं थे ना यूट्यूब पे, अब हम तो इन्फ्लुएंसर बन गए और हम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं इंडेक्स फंड और ये वो फलाना ढिमाका। तो आपके घर पे आके कौन बताता था आपको म्यूचुअल फंड के बारे में? यही लोग बताते थे, देवर दी वंस। हम किसी को भी पकड़ के सोशल मीडिया पे विलन बना सकते हैं 2 मिनट में। मैं यहाँ पे बोल दूं अरे डायरेक्ट से जाया करो, डायरेक्ट ही सही होता है, म्यूचुअल फंड वाले तुम्हारा पागल बना रहे हैं, तुमसे एजेंट कमीशन ले रहा है। नहीं, अगर वो एजेंट सही आपको गाइड भी करता है टाइम टू टाइम, वो आपकी हेल्प भी करता है, आपकी हैंड होल्डिंग भी करता है, वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद कर देता है थोड़ी बहुत, मुझे नहीं पता उसका स्कोप में क्या क्या आपने कर रखा है, देन इट्स ओके यार। अगेन वो आपकी चाची का लड़का नहीं है कि फ्री में काम करेगा, उसका भी अपना घर है, चलाना है। आप अपने पैसे कमाने की बारी आती है तो आपको लगता है सबसे ज्यादा कमाऊं, जब आपसे कोई और कमा रहा होता है आपको लगता नहीं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप खुद से काबिल हैं, या तो आपको खुद आती हो चीज, या फिर आप उसको सीखो, या फिर आप भाई डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर पे, एजेंट पे, एडवाइजर पे डिपेंड करें, राइट। एंड मार्केट में बहुत सारे तरह के आपको एडवाइजर्स मिलेंगे। एक फी ओनली एडवाइजर्स भी होते हैं एंड आई थिंक वो बहुत अच्छे होते हैं। फी ओनली एडवाइजर्स जो आपके कमीशन से नहीं कमाना चाहते, वो जो आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं उस पर आपसे जो है वो फीस लेना चाहते हैं। सिर्फ वो बोलेंगे ओके मुझे अपनी फीस मिल गई, आई विल गाइड यू, राइट। उसमें वो फिर आपको जूम कॉल्स करेंगे और पूरे साल का आपका उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप फी ओनली एडवाइजर्स के साथ जाइए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो। किसी को भी बुरा भला मत बोलिए, हर कोई यहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए बैठा है मेहनत करके। आई अंडरस्टैंड कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं। अब आप ये देखो ना, यूट्यूब पे भी, हमारी फ्रेटर्निटी में भी, आपकी फ्रेटर्निटी में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग जेन्युइन है, कुछ लोग वैल्यू दे रहे हैं, कुछ लोग वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं। तो आपको वैसे पहचानना है कि सामने वाला बंदा वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वैल्यू दे रहा है, देयर इज नो हार्म इन पेइंग टू दैट पर्सन। अब ये चीज़ ऐसे कोर्सेज में भी हो गया है, एक तो हर कोई कोर्स पढ़ा रहा है। खैर थैंक गॉड मैंने 2018 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। अब शुरू करना तो ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है स्टूडेंट कम है, टीचर ज़्यादा है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है। तो हर कोर्स बेचने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, उसमें भी कुछ गलत है, कुछ सही है। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इस सामने वाले व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या है। जो खुद से ही भाई साहब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉसेस पे लॉसेस बनाया जा रहा है, वो आपको बोलता है कि आओ मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ तक भी गलत नहीं है, वो सिखा सकता है क्योंकि उसने लॉसेस बनाए, उसको गलतियां पता है। लेकिन वो ये बोल के आपको बुला रहा है कि आओ मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स बना रखे हैं। ये तो स्कैम है यार, ये तो फ्रॉड है। ऐसे ही आई नो पीपल, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जब मैं उस व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिला था, उसका यूट्यूब पे चैनल है भाई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसका डीमैट अकाउंट नहीं है। अब आप बताओ। तो लेकिन फिर बोलूंगा, हर किसी को एक ही नज़र से देखना गलत है। ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत अर्न कर रहे हैं, जिनका बहुत नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, उसको सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे, जैसे मिस्टर नीरज अरोरा। मैं तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि बस मुझे जो आता है मैं बता सकता हूँ, राइट। और आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, आता ही नहीं, राइट। और भी आप मुझसे किसी फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, भाई मैं हाथ जोड़ के बोल दूंगा भाई नहीं आता है। तो कोशिश तो यही है, और देखना इसको भी बड़े इंपॉर्टेंट बात है, कोशिश तो यही है कि ऑनेस्ट
सेफ्टी से ही आगे चलें। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ 100% एथिकल कोई नहीं होता, इंक्लूडिंग मी। हो ही नहीं सकता आज की दुनिया में 100% एथिकल। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि वो 100% एथिकल है, उसी में ही वो अनएथिकल हो गया। ये स्टेटमेंट बोलते ही क्या है 100% एथिकल, आई थिंक कुछ तो उसने गलत कर दिया। ये ऐसे हो गया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ, यही झूठ बोल ये सबसे दिया बड़ा झूठ वैसे। यही है, एग्जैक्टली। तो यार देखो, बात ऐसी है कि हम सब मेहनत कर रहे हैं। कोई बिना मेहनत करे पैसा कमाने का अगर सोच रहा है, वो कुछ समय के लिए चल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं ना, यू हैव टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी, यू हैव टू क्रिएट ट्रस्ट। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट? आज हम हर हिंदुस्तानी जब टाटा की बात करता है तो एक प्राउड फीलिंग आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है ना, राइट? बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे लोगों के टाटा के साथ, बट फिर भी व्हेन वी टॉक अबाउट सर रतन टाटा और द टाटा ग्रुप एज अ कंपनी, वी फील गुड, क्योंकि उन्होंने वो ट्रस्ट अर्न किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में पहली बार एम्प्लॉय के मेडिकल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यही लोग लेके आए थे, राइट? बहुत सारी और ऐसे फर्स्ट चीज़ें होंगी जो एम्प्लॉयज़ को लेके और देश को लेके और हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों को लेके टाटा ने सबसे पहले किया था। तो वो एक फेथ आता है कि नहीं आता है। उसके अलावा मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, बट कुछ बिजनेसमैन ऐसे जिनका नाम लेते ही दिमाग में दूसरा बड़ा था, चोर या चालू, या मतलब नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, राइट? तो वो आपको देखना है, समझना है। एंड एक मैं आपको रेड फ्लैग बता देता हूँ। आजकल वो चलते हैं ना कि लड़कियां बोल रही हैं ये तो रेड फ्लैग है, हम बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग आपने स्टॉक मार्केट में कैसे देखना है। नंबर 1 रेड फ्लैग, अगर कोई भी आपको 12 से 15% रिटर्न से ज्यादा की बातें कर रहा है ना कि इतना तो मिल ही जाएगा, वो भाग जाओ वहां से उठ के तुरंत, आपके पैसे डूबने वाले हैं। मैं हैरान हो जाता हूं, मैं बहुत वर्कशॉप्स करता हूं, बहुत ऐसे फेस टू फेस भी ऑडियंस से मिलता हूं, ऑनलाइन भी ऑडियंस से मिलता हूं, एंड लोग बोलते सर 10% पर मंथ तो कमा ही लेंगे। मेरे को बेइज्जती फील होती है, मुझे लगता है भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में। भाई 10% पर मंथ मतलब 120% पर ईयर। अभी तो कंपाउंडिंग नहीं जोड़ी मैंने इसमें, रैंडमली ऐसे बोल दिया कि 120%। कमाल नहीं है ये? भाग जाओ वहां से, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी चीज रेड फ्लैग, शो ऑफ। जो आपके सामने शो ऑफ कर रहा है ना आजकल, ये भी यूट्यूब पे फैशन है। मैंने चैनल्स देखे हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लिंक भेजते हैं। यूट्यूब चैनल की वीडियोस वाले पे क्लिक करो, चैनल में सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही है, आज लैम्बोर्गिनी ले ली, कल BMW ले ली, आज ये ऑडी ले ली। भाई व्यूज़ पे व्यूज़ आए जा रहे हैं, व्यूज़ पे व्यूज़ आए जा रहे हैं। पता चला वो किराए पे आई थी, वो 3 दिन के लिए आई थी, वो 4 दिन के लिए आई थी। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं कि भाई बाइक उधार पे लेके आए हैं, उसी के साथ 40 रीलें बना लें। अब 40 दिन का कंटेंट तो सेट है। तो यार ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये सब रेड फ्लैग्स हैं, इनसे दूर रहें। आप जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखे ना विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, वो भी एक रेड फ्लैग है। जब आपको कोई चीज़ ऐसे लगने लग जाए ना भाई ये तो कमाल ही हो जाएगा, भाई प्लीज़ उन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने पैसे को बचा के रखें। आपने, आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके वो एक रुपया जोड़ा है, बहुत मेहनत करके, और आपको उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसे तरीकों से जिससे आपका बेस कैपिटल कभी ना खोए और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहे और अल्टीमेटली वेल्थ में क्रिएट हो जाए। राइट। चलो बात करते हैं SIP वर्सेस लमसम की, ठीक है? तो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो एक होता है SIP रूट, जहाँ पे हर मंथ डाल दो, मैं वो फॉलो करता हूँ। और एक होता है लमसम की, ओके चलो एक साथ डाल दिया इतना और बाद में देखते कि कितना होगा। अभी दोनों में फर्क क्या है और आप क्या प्रेफर करते हो? आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, ये लड़ाई भी बेकार है। आप इस पे बहुत बैक टेस्टिंग हुई है इस डेटा पे। आप SIP करो या लमसम करो, रिजल्ट सेम आने। कैसे? आप बस पता कहां पे डिफरेंस आ जाता है, शॉर्ट रन में डिफरेंस आ जाता है। लॉन्ग रन में यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऑलमोस्ट सेम रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। लॉन्ग रन मतलब कितने साल? 10 से 15 साल। और ज्यादा लॉन्ग रन लोगे, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप SIP से चलिए। अगर आपके पास लमसम में पैसा आ जाए और आपके पास 15-20 साल का समय है, लगा दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, डायरेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा सा ये और ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप फिर एक स्टॉक पे बेट ले रहे होते हो। म्यूचुअल फंड में आपके पास वैसे ही बहुत बड़ी जबरदस्त बास्केट होती है उस समय। लॉन्ग रन में जो मेरे पास रिसर्च है उसके हिसाब से लमसम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रिटर्न बना के देगा लॉन्ग रन में, जब मैं 15-20 साल से ऊपर निकल जाता हूं। शॉर्ट रन में आपकी हालत खराब हो सकती है लमसम करके। क्यों हो सकती है? खराब भी हो सकती है, लॉटरी भी लग सकती है। मान लो मेरे पास लेट अस से छोटा अमाउंट लेते हैं, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो 10 लाख रुपए लमसम में मैंने डाल दिए और मार्केट अगले दिन 3% नीचे आ गई। वो फ्लक्चुएशन आएगी 3% नीचे, मतलब 30,000 से आपका पोर्टफोलियो डाउन अगले दिन ही, और आपको सब ऐसे देख रहे हैं कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया।
लेकिन यही अगर 3% अब भी तो हो सकता था, मार्केट की चाल तो कोई बता नहीं सकता कहाँ को जाने वाला है ना। सो माई पॉइंट इज कि लॉन्ग रन में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो SIP लमसम से कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास पैसा है 20 साल के लिए पैसा डाल के बैठ जाओ चुपचाप से। शॉर्ट रन में वो वोलेटिलिटी के चलते आपको हार्ट अटैक्स दे सकता है, मिनी हार्ट अटैक्स दे सकता है। सोचो किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए और अगले दिन मार्केट 3% गिर जाए। मेरे साथ हुआ है ऐसा भाई, जिसे बोलते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मेरे पोर्टफोलियो में एक दिन में, जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और उस समय म्यूचुअल फंड में पैसे भी कम लगे हुए थे, 56 लाख रुपीस का लॉस था। 56 लाख रुपीस का। यू नीड अ बिग स्टमक टू डाइजेस्ट दिस, कि आपका पोर्टफोलियो आपको 56 लाख रुपए डाउन दिख रहा है। जस्ट थिंक ओवर इट। ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी वन डे, अच्छा एक दिन वन में डे, वन, यस, वन डे, 56 लाख का लॉस। यस। आप ओवर अ पीरियड मत बोलो ना, वन डे की बात कर रहा हूँ। मेरे को लगा आप बोल रहे हो पूरा लॉस। ना 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 ना, अरे ना, बाप रे। ना। सोच के देखो आप। बट आप ये देखो कि उस समय आपका बिहेवियर कितना काम आता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल एकदम जेन मोड में बैठे हुए हैं। अगले दिन वो फिर 30 लाख रुपए ऊपर आ गया इलेक्शन के बाद। फिर उसके अगले दिन वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया। रिजल्ट के बाद जब पहले दिन पैनिक हो गया था, उसके बाद सब रिकवर कर गया, राइट। बल्कि उस दिन मैंने परचेजेस और करी थी तो वो और ज़्यादा वैल्यू निकल के आ गई। ये चीज़ आपको खैर समझनी पड़ेगी। एक आम आदमी SIP करे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास लमसम में पैसा है, आप वोलेटिलिटी से नहीं डरते हो, शॉर्ट रन में नहीं डरते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका वो पैसा भी ग्रो करेगा, धीरे धीरे करेगा। शायद हो सकता है कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे वो, लेकिन लॉटरी भी लग सकती है कि मार्केट अगर वो अचानक से ऊपर निकल गई तो। बेस्ट अप्रोच क्या है? SIP चलने दो, मौका मिले थोड़े बहुत पैसे डाल दो, मौका मिले फिर थोड़े बहुत पैसे और डाल दो। ये मौका क्या होता है? मार्केट 2% नीचे, 2.5% नीचे, 3% नीचे, यू कैन इन्वेस्ट एंड आप उस डिप का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हो। राइट। तो आई थिंक अभी कंक्लूजन ये है कि जिसको भी एक वेल्थ मिल गई तो वो लमसम में डाल दे, बिल्कुल लॉन्ग टर्म SIP करते रहना चाहिए एंड SIP बढ़ाते रहना चाहिए। राइट। लाइक जो भी है। एक क्वेश्चन क्विकली, अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है जो लेट्स से उसकी जॉब लगी अभी 6 लाख रुपए पर एनम की, लेट्स अज्यूम करते, ठीक है, तो 50,000 पर मंथ, तो आप क्या एडवाइस करोगे? तो इसमें से कितना SIP में करना चाहिए, कितना खर्चे में जाना चाहिए? आपने बताया कि 30%, कुछ लोग बोलते हैं बट 15,000 पे, बट 15,000 पे वो एप्लीकेबल नहीं, बट 50,000 मान के चलते हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए? रूल नंबर 1, पहले खुद को जानो। अब आपने बोला कि 50,000 रुपये उसकी इनकम आ रही है, कौन है वो? उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं कि नहीं है, उसके माता पिता उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या वो इंडिविजुअली रह रहा है? वो इंडिविजुअली रह रहा है तो वो 4 लोगों के साथ रह रहा है, फ्लैट शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है वो? ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचो, 50,000 महीने उस व्यक्ति की सैलरी है जिसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और मैं उसको बोलूँ 30% इन्वेस्ट कर ले, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आ जाएंगे? भाई मैंने अपने मम्मी पापा को भी संभालना है, 20 बच्चों को भी संभालना है, उनकी फीस भी जानी है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। तो आप पहले ये देखो कि इसके लिए आपको वन टाइम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिट डाउन एंड राइट डाउन कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, इन्फ्लेट देम बाय 5%, जितने हैं 5% का बफर बना के चलो। एंड देन जो आपके पास पैसा बच रहा है उसमें से आप कभी भी ये गलती मत करो कि बस, अब मान लो अगर कोई बंदा बैठा, उसने देखा अच्छा यार 40,000 रुपये खर्चा होता है, 10,000 के SIP कर देता हूँ। बेवकूफ़ है वो। क्यों बेवकूफ़ है भैया? सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड को देखो, वो बन चुका है। अपने मेडिकल इंश्योरेंस को देखो, वो आपके पास है। अपने टर्म इंश्योरेंस को देखो, वो आपके पास है। अब आपके पास जो पैसा बच रहा है वो इन्वेस्ट करो। गलती उठाई भाई साहब, सैलरी और खर्चे निकाले और जो बच गया वो SIP में डाल दिया। नहीं, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी तो सीखनी है। इन्वेस्टिंग का सार, समरी यही है, मिनिमाइज योर रिस्क, और हम उल्टा पढ़ रहे हैं, मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। तो जो व्यक्ति अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेता है ना, रिटर्न तो बना ही रहा है वो, सही, हमसे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, अच्छा इसका मतलब सब कुछ FD में डाल दें? नहीं, आप कैलकुलेटेड रिस्क लो ना, और FD का अपना रोल है। मैं सौरभ मुखर्जी जी के साथ बैठा था तो उनको मैं बता रहा था कि लोग बाग FD को बहुत बैश करते हैं और ये सारी बातें। वो कहते हैं यार नीरज, FD को बैश करना कि वो रिटर्न नहीं दे रही है, तो वैसा ही है कि जैसे आप अपने, अगेन मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ऑल प्रोफेशंस आर ग्रेट, वो ऐसा ही है कि आप अपने अपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे शहर के सारे क्राइम्स को रोक लेंगे। भाई उनका एक रोल है, जो हमारे अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड अंकल है, उनका एक रोल है कि उन्होंने अपार्टमेंट की सिक्योरिटी को देखना है। ऐसे FD का एक रोल है कि वो आपके इमरजेंसी फंड में काम आ सकती है, या आपके जो 1-2 साल वाले गोल्स हैं उसमें काम आ सकती है। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो वेल्थ क्रिएट कर देगी, वो गलत है ना सर, राइट। अब आप इक्विटी से ये इक्विटी से आप ये एक्सपेक्ट करो कि 1 साल के लिए इक्विटी में डाल देता हूँ, बहुत सेफ एंड सिक्योर रिटर्न रहेगा, तो गलत है, राइट।
यहाँ आप सुपरमैन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठ जाए, तो वो भी गलत है ना? राइट। चलिए मान के चलते हैं कि एक 21-22 साल का लड़का है हाँ। जो अभी बैचलर है, जस्ट शुरू किया है, रेंट पे रह रहा है, हम्म। और उसके क्या होने चाहिए? 50,000 में से क्या करना चाहिए उसने? खर्चे कितने होने चाहिए, सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, और क्या यार प्रपोर्शन मैं होना फिर से चाहिए? वहीं से शुरू करूंगा कुशल, खर्चे कितने होने नहीं चाहिए, खर्चे कितने हैं हम्म, वो लिखने पड़ेंगे। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई बिजली का बिल मत भरियो, इन्वेस्ट कर ले। आप बोल सकते हो उसके बिजली का बिल मत भरो, इन्वेस्ट कर ले। कहाँ का लॉजिक हुआ ये? तो ही हैज टू राइट इट डाउन कि खर्चे मेरे कितने हैं, नंबर वन। मेरा डिफरिंग व्यू पॉइंट है इस पे। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर 50,000 की इनकम है, हाँ तो मेरे को लगता है कि 30% या तो 20% जो भी है सेट असाइड करके सेव कर लो, इन्वेस्ट कर लो, और बाकी जो है उसमें से फिर अभी आप मैनेज करो कि खर्चे कितने होने चाहिए। मेरा वो व्यू See, पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ ना कि खर्चे कितने होने चाहिए ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करती है, हाँ। राइट? आपने बोला बैचलर है, घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो बोलूंगा भाई तू बैचलर है, तेरे खर्चे होने ही क्यों चाहिए? रेंट वगैरह होगा। हाँ मतलब वही खर्चे ना, सिर्फ हाँ। बेसिक खर्चे होने चाहिए, बाकी Correct. सब बचा के इन्वेस्ट करो, राइट। तो उस केस में तो ये काम करेगा। लेकिन अगर वो किसी और सिचुएशन में मैरिड है या पेरेंट्स डिपेंडेंट है या बिल्कुल अपनी सिस्टर की शादी कराने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है बहुत, यार हम यहाँ बैठ के, आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, मैं एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, हम यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते कि एक आम आदमी किन दिक्कतों में है। हम यहाँ एक्चुअली हम सोच नहीं सकते कुशल, हम अब कभी अपने आप को उनके शूज़ में डाल ही नहीं पाएंगे, राइट? जैसे शायद जब मैं पैसा नहीं कमा रहा था कोई मेरे शूज़ में आ ही नहीं सकता था, जब शायद आपने शायद अभी इतना स्ट्रगल नहीं देखा क्योंकि आप इस ऐसे फेज में आए हैं जब इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी। मैं किसी को डिमीन, आपको बिल्कुल डिमीन नहीं करना चाहता मैं, आपके एफर्ट्स हैं, डेफिनेटली एफर्ट्स हैं, नहीं तो बहुत सीएस हैं यार, बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं यार, आप मेहनत तो कर ही रहे हो, बट फिर भी क्विक मनी आ रही है। एक फेज था, आप अपने फादर साहब से पूछना, उनके फादर साहब से आप अगर बात करेंगे अपने दादाजी से, तो वो बताएंगे स्ट्रगल, व्हाट वाज द रियल स्ट्रगल, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप जो आप कहना चाह रहे हैं मैं अग्री करता हूँ उससे, बट ये देख लीजिए कि अपने मिनिमम एक्सपेंसेस जो भी पॉसिबल हैं उनको निकालिए, और उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट जो है इन्वेस्ट कीजिए, स्पेंडिंग पे कंट्रोल कीजिए, फॉर गॉड सेक। मैं बोलूँगा फिर विवाद हो जाएगा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, ट्विटर पे अकाउंट डिलीट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि भैया खुद तो ये दोनों बैठे हैं इंस्टाग्राम पे रीले डालने जा रहे हैं, कुशल इतने सारे वो क्या वॉक्स पॉप है, वॉक्स पॉप पे मिलियन व्यू लेके जा रहा है, और हमें कह रहे हैं इंस्टाग्राम, भैया उसका बिजनेस है, वो ही इज अर्निंग फ्रॉम दैट, राइट? आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट, आपका क्या है? तो मैं तो ये बहुत सिंपल, अभी ये सीधी बात किसी को समझ नहीं आती है। अब इसमें मक्खन मलाई लगा के मैं प्रोडक्टिविटी का कोर्स लॉन्च कर दूं और उसमें अली अब्दाल की तरह 40 बातें एकदम एक्ट करके बोलने की कोशिश करूं तो सही बोल रहा है। अरे मैं डिलीट करूं ना यार, स्नैपचैट पे क्यों आप लोग? व्हाट इज द, अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करो। ऐसा ना हो ना कि आप उसी में बैठ के फालतूगिरी करे जा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। उस टाइम पे कुशल देखो क्या कर रहा है, वो कुशल का बिजनेस है उसको बढ़ा रहा है। बहुत सिंपल है ना। तो मेरा सिंपल पॉइंट यही है कि भाई आप अपनी पोजीशन को समझे, पोजीशन को समझ के मैक्सिमम सेव करें। यहाँ मैं एक पॉइंट जरूर बोलूँगा कि आपके जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, उसमें आप छोटा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा बनता है ड्यू टू दी टाइम होराइजन, उसको बहुत समय मिल जाता है कंपाउंड करने के लिए। तो आप उस समय पे जितना ज़्यादा बचा सकते हो बचाओ, लेकिन नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ योर बेसिक नीड्स, कि भाई घर वालों को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? और बहुत छोटी छोटी चिंदी चोरी कर रहे हैं। आपको अपने एंजॉयमेंट भी करनी है, एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप इनिशियल कितना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? बेसिक नीड्स, एंजॉयमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। समझ गया, फेयर। मनी मिस्टेक्स की बात करते हैं। आपके हिसाब से आजकल के लोग क्या गलतियां कर रहे हैं एंड क्या अवॉइड करनी चाहिए? मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। किसी से इंस्पिरेशन लेके कोई चीज़ बाय करना, और इसलिए बाय करना कि बस क्योंकि वो उसके पास थी, विदाउट चेकिंग के मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। देखो इंस्पिरेशन तो हम सबको मिलती है। आज आपने शायद मेरे पास कोई सामान देखा होगा, आपको लगा होगा यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आई विल ऑल्सो बाय इट, इट्स ओके, बट आपकी गाड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। वो बहुत ही अलग स्टोरी है, उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कार का क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, चलो माय पॉइंट इज, लेकिन क्या आप और आपके वही शौक हैं जो मेरे शौक हैं, क्या आपको वही वैल्यू मिलेगी उस कार से जो मुझे मिल रही है? क्या आप उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मैं देखता हूँ? अगर हाँ, तो शायद वो आपके लिए एक सही परचेज हो सकती है। मनी मिस्टेक में सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे आसपास ना एक भूमिका बन गई है, इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी बन गया है। पैसे नहीं है फिर भी हमें लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्रेडिट कार्ड है, क्यों बाय नाउ पे लेटर है।
अब तो मैरी नाउ पे लेटर भी आ गए, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे क्या? होटल्स के। यस, मैरी नाउ पे लेटर। क्या होता शादी है कर लो, उधार लेके शादी कर लो 5 स्टार होटल में, फिर 20 साल तक किस्तें भरते रहना, शादी चले ना चले किस्तें चलती रहेंगी तुम्हारी। राइट, सही में ये कॉन्सेप्ट है यार भाई, आजकल ये बहुत I didn't know प्रेवलेंट है, this. लोगों को चाहिए भाई। और आई थिंक कुछ लोग शौक की वजह से भी करते हैं, कुछ लोग वही मिमिक करके भी करते हैं कि हाँ। मेरी भी शादी ग्रैंड होनी चाहिए। खैर, तो और इसमें मॉडल क्या होता है फिर? आप शादी कर लो, अगर शादी जैसे करो, 2 करोड़ का खर्चा है टोटल, हाँ तो आप 20 साल तक हाँ। EMI भरते रहो, वैसा टाइप। एग्जैक्टली। और मतलब क्या बैंक्स कर रही है या कोई दूसरी होटल्स कंपनी कर रहे हैं यार। आजकल क्रेडिट इतनी आसानी से अवेलेबल है, इतने रूपों में अवेलेबल है, इतने फॉर्म्स में अवेलेबल है, हमें ना लोन लेते वक्त ये एहसास भी नहीं होता हम लोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है, बाय नाउ पे लेटर। लोन नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं? अरे दिस इज BNPL, दिस इज कूल, लोन इज नॉट कूल, है ना। नॉमेनक्लेचर से बहुत इंपैक्ट पड़ता है, नॉमेनक्लेचर से। मैं आपको बोलूं उधार, तो आपको लगता है नहीं भाई उधार तो नहीं लूंगा। मैं आपको बोलूं BNPL, ओ यस, है ना। तो ये फर्क पड़ता है, तो नॉमेनक्लेचर का फर्क है। और मुझे सबसे बड़ी मनी मिस्टेक यही लगती है जो हमारी जनता, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स, इवन कभी ना कभी हमसे भी हो रही होगी। दूध के दूल्हे तो हम में से कोई भी नहीं है, कोई भी वही 100% एथिकल और 100% साफ सुथरा कोई भी नहीं है। वो यही है कि हम लोग मिमिक कर रहे हैं, और कभी कभी वो मिमिक करने के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें बाय कर बैठते हैं जिनकी हमें बिल्कुल नीड नहीं है, और फिर हमें वो चीज़ें बेचनी पड़ती हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा नीड है। आपने क्या मनी मिस्टेक किया आपके लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी मनी मिस्टेक मेरी यही रही कि मैंने बहुत लेट सीखा है सब कुछ, और अब मैं उसको कैसे सुधार रहा हूँ। एक पिता अपने बच्चों में ही देखता है कि भाई जो मुझसे गलती वो इनसे ना हो, तो मैं अपनी डॉटर्स को अभी से कुछ ना कुछ बात करके उनसे, इवन मिष्टी के साथ तो मैंने कुछ पॉडकास्ट भी किया फाइनेंस के ऊपर, इमरजेंसी फंड के ऊपर, और बहुत बेसिक्स के ऊपर, राइट। एंड कुछ बुक्स ला के दे दी उनको, उनके साथ बैठ के पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक द बिगेस्ट मनी मिस्टेक जो मुझसे हुई कि मुझे ये सब चीज़ें पहले सीखनी चाहिए थी, बहुत पहले अपने करियर की शुरुआत में सीखनी चाहिए थी। तब मेरा माइंड सेट भी वैसा ही था कि स्टॉक मार्केट है जी, सट्टा है जी, जुआ है जी, देखने का नज़रिया अलग था। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका नज़रिया बदलता है आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ। एक जो सोशल मीडिया पे एक टाइप ऑफ पीपल हैं जो किसी को बदलते हुए देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि बदल गया, तो बेटरमेंट के लिए बदल रहा है, तो क्या गलत है? आज कुशल को कोई बात नहीं पता है और 5 साल बाद वो बात पता है और वो उसके उस नॉलेज के साथ एक्शन ले रहा है, तो इसमें क्या गलत है ना। तो मेरा नज़रिया पहले सही नहीं था, नज़रिया बदला, अप्रोच बदली। अब जैसे डायरेक्ट स्टॉक से मैं म्यूचुअल फंड में आया, राइट, नज़रिया बदला, जिंदगी जीने का तरीका बदला, स्ट्रेस लेवल जो लेने उसका तरीका बदला, उसका लेवल बदला, आई चेंज इट। तो बिगेस्ट मनी मिस्टेक आई विल से आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लेट, बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास कैपिटल बहुत सारा अवेलेबल हुआ, तो मैंने उस मिस्टेक को मैं भरपाई कर पाया। नहीं तो लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है और ये कभी भी कॉम्पनसेट नहीं हो पाती है। मेरे केस में मैं लकी रहा, मार्केट्स बहुत काइंड रहीं, मेरे गुरु ने बहुत जो मुझे सिखाया वो गुरु बहुत अच्छे रहे, कुछ पैसिव थे कुछ एक्टिव थे, मतलब कुछ पैसिव इन द सेंस किसी की किताबों से सीख लिया, किसी की वीडियो से कुछ सीख लिया, किसी के पर्सनल, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कुछ लोगों के साथ में टच में जिनके पर्सनल नंबर्स हैं मेरे पास, और दे आर अवेलेबल। अगर मैं उनसे पूछूंगा ना कि सर ये मेरे को दिक्कत आ रही है इस चीज़ में, जैसे मुझे मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नहीं पता था, मोमेंटम इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग, आजकल म्यूचुअल फंड्स में भी वो आ गई है, तो मैंने सीखा उसके बारे में, अभी भी सीख रहा हूँ। मैं मोमेंटम एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने सीखा, तो मैं आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास उन लोगों के नंबर्स हैं कि मैं उनको मैसेज डालता हूँ, सर ज़रा ये बताना, एंड दे आर काइंड इनफ, दे आर हम्बल इनफ कि वो बता देते हैं, राइट। तो मैंने अपनी मनी मिस्टेक को ऐसे रिकवर कर पाया, बाय लक, बाय चांस, बाय द ग्रेस ऑफ माई गुरुज। बट मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं या नहीं भी कमा रहे हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, कुछ आपके पास पैसा आता है किसी सोर्स से, अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, अपनी एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स पे पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको उस पर मिलेगी, सबसे ज़्यादा। एंड देन इक्विटीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें, right. जल्दी इन्वेस्ट करें। What is the best and worst investment that you have done in your life in terms of returns? बेस्ट तो मुझे बहुत क्लियरली पता है, वर्स्ट बहुत सारी होंगी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ जितने माइक्स हैं ना, जितने माइक्स सारे मिला के रखे हैं, इससे 5 गुना ज़्यादा माइक्स मेरे पास अकेले पास होंगे घर पे। चाहे वो वायरलेस, ये शायद DJI का लगा हुआ है मेरे पास, इसमें हॉलीलैंड, रोड
और व्हाट नॉट सब पड़ा हुआ है। ये श्योर के मेरे पास माइक है, इवन मैंने कुछ लोगों को गिफ्ट भी दिए हैं श्योर के माइक्स भी, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, राइट। या मेरे को दे देते, मेरे को चाहिए थे यार। रोडकास्टर प्रो मेरा लेने का बहुत मन है, बट मेरा उस पर विश्वास नहीं बन पा रहा है और मुझे लग रहा है मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा नहीं करूँगा। कैमराज की बात करो आप मुझसे, आई एम वेरी बैड एट इट यार। मैं टेक्नोलॉजी में ओवर इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है शायद उसने बहुत कुछ सिखाया भी है। कैमराज मेरे पास सोनी के A7 IV एक साथ 2 लेके आया था, उसके बाद अभी कोई इनका नया कैमरा आया है, कोई पूरा सेटअप ऐसा एग्जैक्टली पॉडकास्ट का सेटअप अराउंड 7.5 लाख का। मैं और वृंदा गए और जोश में जाके कल से पॉडकास्ट शुरू करेंगे लेके आ गए, और कभी यूज़ नहीं किया फिर हमने उनको। तो दैट इज़ माई मिस्टेक, बट जो दिया है वो भी टेक्नोलॉजी ने उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ के एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था एंड उसे एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप ने एक्वायर कर लिया विदाउट रिवीलिंग द फिगर्स। अच्छा रिटर्न बना उसमें, 23 गुना रिटर्न बना था, ये मैं बता सकता हूँ। 23 गुना और लगभग 1.5-2 साल के अंदर। एंड दैट वाज नॉट लेस देन अ लॉटरी। अगेन लक सही रहा, टाइमिंग सही रही, अच्छा रिटर्न बना उसके ऊपर, राइट। एंड प्लीज़ कोई इससे ये इंस्पिरेशन बिल्कुल ना ले कि बड़े पैसे से ही पैसा बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक्टिव इनकम से पैसा बनता है, राइट। उस स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए थे ना, करेक्ट। और वो पैसा मुझे अपनी एक्टिव ऑक्यूपेशन, एक्टिव प्रोफेशन से मुझे मिला, राइट। और उसके बाद मैंने कान पकड़ ली, स्टार्टअप में कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूँ, बहुत ही एकदम जिसको शायद मैं रख के भूल भी जाऊँ, मैं वैसा अमाउंट जो अब इन्वेस्ट करता हूँ। वो बेट मैंने पता नहीं क्यों ली, क्या उस समय माइंड में था, क्या स्टार्स क्या थे उस समय। मैं सारा क्रेडिट लक को दूंगा यार, मैं कोई बहुत एकदम ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, राइट। कोई मेरा कोई फंड तो चल नहीं रहा है। 4 लड़के थे, 4 लोग थे, चारों पे बहुत विश्वास हुआ, उसमें से एक पे बहुत विश्वास हुआ कि ओके दिस इज़ द गाय जो फोड़ सकता है ज़िंदगी में। बस उस विश्वास पे, सिर्फ उस विश्वास पे वो पैसे लगाए थे, वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रही। अभी आप यूजुअली कितना टिकट साइज इन्वेस्ट करते हो स्टार्टअप्स में? अब तो मैं यार मैं सच बताऊं, अब तो मेरे पास कोई 5 लाख तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में कर रखा है, बट अब मैं दूर रहता हूँ। अच्छा, मैंने बोला ना, समय के साथ साथ आप बदलते हो और आपको बदलना भी चाहिए समय के साथ साथ, वाई नॉट। तब वो रिस्क एपेटाइट थी, तब वो थॉट था कि कुछ करेंगे बढ़िया सा। अब ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में हूँ कि चलो यार अब अच्छा कर लिया है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि पैसा कमाने के बाद उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई लोगों की स्टोरीज सुनी होंगी, जो हम रैग्स टू रिचेस तो सुनते, जो रिचेस टू रैग पे आ गए, है ना। जो बहुत अमीर थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर वो जीरो हो गए। क्यों? शायद वो पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। अगेन लक भी बहुत शायद उनका खराब रहा होगा। लक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कुशल, बहुत इंपॉर्टेंट। हम किसी भी व्यक्ति को देख के सिर्फ ये ना सोचे कि हार्डवर्क से आगे बढ़ा है या हार्डवर्क की वजह से पीछे रह गया है। बहुत लोग हैं जो हार्डवर्क बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शायद सही समय नहीं आ रहा होता है उनका, राइट। एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। एंड बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा भी काम करते हैं और अचानक से उनका लक ऐसे काम करता है कि भाई कमाल हो गया यार, राइट। तो वो मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही। एंड आई टोटली। चलो आप फिगर्स में बताओ, आप कितने इन्वेस्ट किया था वो बता दो बस। यार मैं फिगर्स बताने में ना थोड़ा तो फिगर्स मत बताओ, आप कितने इन्वेस्ट किया था वो बता दो। तो अब तो मैंने बता दिया ना, अब तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ही रहोगे। ठीक है, रेंज बता दो। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार फिगर्स बताने में थोड़ा आज भी शाई फील करता हूँ, जबकि मैंने देखा है बहुत इंस्पिरेशन आएगा लोगों को, पता है इंस्पिरेशन किस मतलब मैं नहीं चाहता ना इंस्पिरेशन है। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, नहीं मिलते ऐसे स्टार्टअप्स यार, नहीं मिलते। 95% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। ओयो की वैल्यूएशन $12.5 बिलियन से 2.75 बिलियन पे आ गई। बायजूस जीरो हो गया। 22 बिलियन से अनअकैडमी को लेके कितनी नेगेटिविटी चल रही है। आप आज की डेट में देखो क्या हालात चल रहे हैं। वो एप्रिसिएशन नहीं दे रहे अपने एम्प्लॉइज को यार। मतलब उनका मुझे लगता है बेसिक राइट कि भाई साल दर साल जो ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, राइट। मैं ऐसा कर दूं ना अपनी कंपनी में अपने, भाई मेरे एम्प्लॉय चढ़ जाएंगे, मेरे को कैसे नहीं दे रहा, राइट। और सोचो वो इतने बड़े लेवल पे ऐसे कर रहा है। तो माय पॉइंट इज कि मैं ये इंस्पिरेशन देना नहीं चाहता हूँ, ये लक था यार। वो मैं बोलने वाला था अमाउंट को, वो पैसा डूब भी सकता था, वो पैसा जीरो भी हो सकता था। 10 लाख तो डाला होगा कम से कम। 10 लाख कुछ नहीं होता यार, मतलब अगर कुछ नहीं बड़ा मैं कहता हूँ मतलब 10 लाख सॉरी, मतलब मैं बिल्कुल बोस्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता। 10 लाख बहुत कुछ होता है एक आम व्यक्ति के लिए, मेरे लिए उस टाइम पे कुछ नहीं था वो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कुशल, बहुत सिंपल, कि भाई डोंट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, प्लीज डोंट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। वाई? मेरे पास वो पैसा मैंने लगाया स्टार्टअप में जिसमें एक्चुअली में मैं उसको रख के भूल सकता था। ये मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा, ये मेरी खास क्वालिटी है कि मेरा पैसे से लगाव बहुत ज़्यादा है नहीं, और इसलिए मैं ये बेट ले पाया, क्योंकि मुझे पता था ये पैसा डूब भी गया ना, जीरो भी हो गया ना, हार्डली मैटर्स। मेरे को एक बंदे पे विश्वास था, उस बंदे के विजन पे विश्वास था, उस बंदे के प्रोडक्ट पे विश्वास था, उसका प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ कर रहा था, मैंने इन्वेस्ट किया। और अब भाई अगर डूब भी गया तो आई अंडरस्टैंड
whenever you invest in a business, it comes with a risk. Yeah. Even in stock market, they say ना कि mutual funds are subject to market risk. Please read the scheme related documents carefully before investing. तो वो इसलिए तो बोलते हैं. तो रिस्क मुझे पता था और मैं चाहता हूँ कि आप एक अभी रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट कीजिए SIP से, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू. मेरे को तो ऐसा लगता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट जिसको करना है ना, उसको जैसे 5 लाख अगर डालने हैं एक स्टार्टअप में, 50 स्टार्टअप्स में डालने की अगर तैयारी है ना, तो ही डालना चाहिए. मतलब अगर वो कॉर्पस मैं है कहता हूँ 2.5 मुझसे करोड़ गलती का, हुई थी, मुझसे करना गलती हुई थी. चाहिए. मेरे पास मैंने सब कुछ उठा के एक में डाल दिया था और उसके रिटर्न्स मिल गए भगवान की दुआ से. अच्छा वही है क्या जो आप बोल रहे थे? एग्जैक्टली, मुझसे गलती हुई थी क्योंकि मुझे बाद में बहुत लोगों ने बोला कि आपने ना बहुत सारा पैसा डाल दिया इसके अंदर, आपको ये बांट देना चाहिए था कुछ स्टार्टअप्स के अंदर. मैंने कहा तो हो गया जो होगा. और सोचो यार, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टिंग का, स्टार्टअप्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास. टर्म शीट क्या होती है मुझे नहीं पता था. बस मुझे उसके विजन पे, उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस पे विश्वास था एंड इट पेड, समहाउ इट पेड. एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो स्टार्टअप तो ठीक एक हो गया, वो रिस्की है काफी. बट एक कोई भी एक व्यक्ति अभी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, चलो स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, काफी सारे एसेट क्लासेस होते हैं. तो कौन से टाइप के एसेट क्लासेस है, आपकी भी बात करेंगे कि कितना परसेंटेज कौन से एसेट क्लासेस में, एंड कैसे इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए. एक एक एसेट क्लास पकड़ते हैं. देखो, सब मेरी तो फेवरेट इक्विटी. करेक्ट, वो इससे अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत अमेजिंग है. अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ व्हाई आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स इक्विटी. क्योंकि मुझे लगता है कि इक्विटी के थ्रू मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता था, बिना वो करे जो करने की जरूरत होती है वो करने के लिए. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. सुनिए, मैं बताता हूँ. ये मैं वापस रिवाइंड करके सुनूंगा. मैं इसको डिकोड करता हूँ. मैं क्या करना चाहता था, मैं एक टाइम तो हर किसी को जोश होता है ना, इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे और ये करेंगे, ठीक है. बट आई केम इनटू टीचिंग एंड रियलाइज्ड आफ्टर टीचिंग सो मैनी इयर्स दैट टीचिंग इज नॉट अ स्केलेबल थिंग, राइट. यू हैव मैनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस, नॉट ओनली वन काइंड ऑफ लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है. और टीचिंग को जब आप स्टार्टअप बना देते हो तो फिर आपके साथ बायजूस होता है, फिर आपके साथ भगवान ना करे, आई एम एक्चुअली रूटिंग फॉर अन अकेडमी कि वो ना डूबे भाई, वो चले चाहे धीरे धीरे चलता रहे. फिजिक्स वाला भी आ गया रेस के अंदर और बहुत सारे ऐसे एडटेक स्टार्टअप आ गए. बट आप सबकी अगर फाइनेंशियल उठा के देखोगे, हालत खराब चल रही है सबकी हालत खराब चल रही है. अन अकेडमी बहुत कंजर्वेटिव तरीके से आगे बढ़ा है एंड इट्स गुड. 6 एडटेक यूनिकॉर्न्स है और एक ही प्रॉफिटेबल है, बाकी सब लॉस मेकिंग है. और उसका भी प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद फिजिक्स वाला के बारे में बोल रहे हो, उसका भी प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. आप किसी भी CA टीचर को पकड़ोगे ना, फ्रंट लाइन CA टीचर को, जो मुझे फिगर्स पता है, हर फ्रंट लाइन CA टीचर के प्रॉफिट फिजिक्स वाले से ज़्यादा होंगे. हाँ, अगर मुझे जो फिगर पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर देना, बल्कि कमेंट में सब लोग बता दें. शायद उनका प्रॉफिट 9 करोड़ रुपए का था, शायद से, राइट. जो फंडिंग के बाद का ईयर था, उनका प्रॉफिट शायद 9 करोड़ रुपए का था. आई एम श्योर हर फ्रंट लाइन CA टीचर इतना तो छाप रहा है आराम से, और ऐसे बोरी लेके आ रहा है घर पे रख के, राइट. मेरी तरफ मत देखिए, ठीक है. तो आप तो बहुत ही डिस्क्लेमर्स दे रहे हो यार. मतलब यार, कोई मुझे नर्वसनेस की बात ही नहीं. नर्वसनेस नहीं, मतलब ये तो कुछ भी समझ लो. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग पैसों के लिए फॉलो ना करें, मुझे लोग एज अ एजुकेटर फॉलो करें, राइट. पैसे दिखा के फॉलो करना है तो मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, यू नो, बहुत कुछ, यू नो, फॉलो करवाने के लिए बहुत कुछ दिखा सकता हूँ मैं. खैर, हम किस बात पे थे अभी, हम क्या चर्चा कर रहे थे? हम अन अकेडमी का कुछ मतलब बेसिकली एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन है, यस. तो व्हाई इक्विटी इज माय फेवरेट, मैं ये बता रहा था, बिकॉज इक्विटी गिव्स यू द पावर टू इन्वेस्ट इन द ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑफ दिस वर्ल्ड. मेरे पास नैस्डैक 100 का ETF है भाई साहब. एप्पल में मेरा शेयर है, एप्पल बढ़ेगा तो मुझे भी फायदा होगा, टेस्ला बढ़ेगा, नेटफ्लिक्स बढ़ेगा, गूगल बढ़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ेगा, तो तुम्हारे भाई का पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, राइट. आप समझ रहे हो? मैं क्या, कितने लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, नेटफ्लिक्स ये सब बना सकते हैं? कितने लोग हैं? बहुत लिमिटेड लोग होंगे, अदरवाइज सब बना के बैठे होते हैं, राइट. नेटफ्लिक्स शायद $130 बिलियन की वैल्यूएशन है. मतलब ये सब चीज़ें फैक्ट चेक करने पड़ेंगे. किसी की तो 100, मतलब किसी एक अच्छे फैंग स्टॉक के बारे में पढ़ा था, शायद $130 बिलियन का वैल्यूएशन है. अब आप ये सोचो, $130 बिलियन के वैल्यूएशन कितने लोग बना पाएंगे? बहुत कम लोग बना पाएंगे. लेकिन आप उसमें हिस्सेदारी तो ले सकते हो ना, वो है इक्विटी. सो आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन इक्विटी, कंसिडरिंग दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, कंसिडरिंग दैट माई बिजनेस इज नॉन स्केलेबल, बट नेटफ्लिक्स का बिजनेस स्केलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस स्केलेबल है, गूगल तो घर में घुस के बैठा हुआ सबके, राइट. और एप्पल तो भाई साहब किडनियाँ बिकवा रहा है, जो पुराना जोक चला हुआ आ रहा है इनका सन 2014 से. सो ये थॉट है मेरा इक्विटी के पीछे. प्लस हम सब ने देखा है, आपके पास बहुत डेटा अवेलेबल है,
इक्विटी की जो चाल रहती है वो हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रही है लंबे समय में. नॉट, यू कैन नॉट से कि इस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में, कुछ पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है इक्विटी बहुत गिरी भी हो, लेकिन उसने अपने आप को कॉम्पनसेट कर लिया और लंबे समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपका इन्फ्लेशन प्लस आपका 4-5% वो ऊपर देता हुआ आया है. तो ये एक अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है. 70% के आसपास मैं इक्विटी के अंदर हूँ, राइट. अब इसमें चैलेंज क्या है, जब आप एसेट एलोकेशन बोल रहे हो तो अभी वो कैश जो है एफडीज में पड़ा हुआ है, वो एफडीज में इसलिए पड़ा हुआ है कि वहाँ से निकाल के समय समय पे मैं इक्विटी में डालता रहूँगा. तो पता नहीं मैं उसे डेट कॉम्पोनेंट में काउंट करूँ या ना करूँ. तो 70% मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्विटी के अंदर मेरा इन्वेस्टेड है, ओवर एंड अबव वॉट एवर द कॉर्पस आई हैव डिक्लेयर्ड ऑन माई वेबसाइट. उसके बाद भी बहुत सारे पैसे मैंने रखे हुए हैं कि मैं सही समय आने पर इन्वेस्ट करूँगा. रियल स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड एसेट क्लास जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हूँ, अभी रिसेंटली मैंने कुछ लैंड बाय करी है. और वो इसलिए बाय करी है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो कॉर्पस है वो पूरा का पूरा इक्विटी की तरफ झुक चुका है पूरा. अगर मैं अब वो रियल स्टेट देखूं तो वो कितना होगा, रियल स्टेट मोस्ट प्रोबेबली मैंने कभी ऐसे कभी परसेंटेज भी निकाल के नहीं देखा, शायद 12 से 15% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन रियल स्टेट. और कुछ कैश वगैरह थोड़ा बहुत रहता है. गोल्ड बिल्कुल नहीं है मेरे पास, क्रिप्टो बिल्कुल नहीं है मेरे पास. दैट्स इट. दो ही मेरे पास एसेट क्लास है. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह भी नहीं. नहीं. फिक्स्ड में मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें कैसे इसको डिफाइन करूं, मैं वो एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि क्योंकि मेरे पास अभी एफडीज हैं, समझ गया, बट वो एफडीज आर देयर के लिए ना टू गो इनटू द इक्विटी एट द एंड ऑफ द अभी के लिए इक्विटी मानते हाँ, हैं. तो तो अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में नहीं किया है? नहीं, मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में नहीं करता हूँ बिल्कुल भी. इमरजेंसी फंड अलग से रखा हुआ है अपने पास अच्छे से. एंड मेनली आप समझो कि इक्विटी प्लस जो भी मैंने रिसेंटली लैंड. ओके. और ये अभी जैसे कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है, लाइक जस्ट एक यंग आदमी अगेन एक एग्जांपल 22 ईयर ओल्ड का जिसने चालू किया, तो उसको एसेट एलोकेशन क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो रिस्क ले सकता है तो इक्विटी में मेजॉरिटी, राइट. देखो यार, आप किसी एक अगेन आम आदमी से मिलोगे ना कुशल, जो बहुत सारे पैसे नहीं कमा रहा है, जो आम आदमी है, वो कहेगा भैया हमें नहीं समझ नहीं आता एसेट एलोकेशन. और आपको पता है एसेट एलोकेशन करना एक्सेल पे बहुत ज़्यादा आसान है, थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा आसान है कि 80-20 कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली उसको मैनेज कर पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मोटे मोटे तौर पे मुझे समझ आता है एक यंग व्यक्ति को अगर उसके पास इमरजेंसी फंड्स हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसको बाकी बचा हुआ पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए एटलीस्ट अपने शुरू के 4-5 साल 6 साल में, राइट. ग्रेजुअली जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसके पास सरप्लस फंड्स आना शुरू हो जाएगा, देन ही कैन थिंक अबाउट कि मैं और पैसा जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर डालूं. उससे पहले उसे सोचना नहीं चाहिए. बोलते ना मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, मैंने पहले भी इसका यूज़ किया था, स्पॉट अभी में बोला था. तो वो यही है कि आप ज़्यादा पढ़ लोगे ना एसेट एलोकेशन, ये वो फलाना दिमाग का, आप बिगाड़ लोगे. तो आप बोलोगे इक्विटी में डालना चाहिए. हाँ, इमरजेंसी फंड बनाओ, मेडिकल इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो और इक्विटी में लगाओ. हाँ, ओके. तब आपके पास ये है ना कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास 3-4 महीने का 6 महीने का पैसा है. तब आपके पास ये है ना कि भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो वी हैव अ बैकअप मेडिकल इंश्योरेंस है अपने पास. कुछ हो जाता है मुझे तो मेरे परिवार को देने के लाइफ इंश्योरेंस है मेरे पास. उसके बाद इक्विटी में लगाओ आप. और कुछ समय बाद आपको खुद से नीड फील होनी शुरू हुई. जैसे मैं अपना केस बताऊं, मुझे खुद से नीड फील होनी शुरू हुई कि यार आई एम गोइंग वेरी इक्विटी हैवी, सो आई मस्ट थिंक अबाउट अदर एसेट क्लास ऑल्सो जो थोड़ा सेफ्टी और एक फिजिकल हार्ड एसेट जिसे बोलते हैं वो हो. तो मैं अपने आप गया रियल स्टेट के पास. आप पहले दिन से ही एसेट एलोकेशन चिल्लाना शुरू करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे. ग्रेजुअली यू विल लर्न इट योरसेल्फ अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते रहोगे. दिस इज माय थॉट. समझ गया, फेयर. एंड अगर इसकी बात करते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट जो है डेट की बात करते हैं, लाइक बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स है वो लोन वगैरह ले लेते हैं, एंड इसमें भी अलग अलग टाइप्स के लोन्स होते हैं. तो इसमें अभी कौन सा लोन पे, मतलब लाइक लोन लेने के पहले क्या दिमाग में होना चाहिए आपके हिसाब से? मनी मिस्टेक है क्या? और हर एक लोन के बारे में, डेट के बारे में बात करते हैं. आपने बोला BNPL, वो भी एक लोन है, क्रेडिट कार्ड्स भी एक लोन है, तो एक एक डेट लोन पकड़ते हैं और उस पर बात करते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. एंड डेट का ज़िंदगी में अपना एक लिमिटेड रोल है. आप उस रोल के लिए डेट ले रहे हैं, चलेगा. आप उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए डेट ले रहे हैं, आपसे गड़बड़ हो जाएगी. अब रोल क्या है? अगर आप डेट लेते हैं और उस डेट से आपके पास कोई ऐसा एसेट क्रिएट होता है जो आपको लाइफ टाइम वैल्यू देने वाला है, तो वो डेट अच्छा है मेरी नज़रों में. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन. अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उस लोन से आपको लाइफ टाइम वैल्यू मिलने वाली है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सही जगह से एजुकेशन लेने वाले हैं, राइट. तो अगर आप सही जगह से CA के बाद मान लीजिए आप MBA करना चाहते हैं और MBA के लिए आप एजुकेशन लोन लेते हैं, एंड आपको भी पता है कुशल, मुझे भी पता है कि CS के पैकेजेस में और एक अच्छे आइम्स वाले पैकेज में
फ़र्क होता है, अच्छे बात कर रहा हूँ मैं, इवन अच्छे सी और अच्छे आयंस वाले पैकेज में भी फ़र्क होता है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बटर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफेंड ना हो जाए हमारी फ्रेटर्निटी के लोग या एमबी वाली फ्रेटर्निटी के लोग, बट फ़र्क तो होता है। नहीं एग्जैक्टली मतलब डेटा है मेरे हाँ, पास, तो जैसे right, IIM अहमदाबाद का हाँ, एवरेज पैकेज 35 लाख रुपए होता है, हाँ, सीए एवरेज पैकेज, चलो ICI का कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से 11 लाख है, हाँ, बट सीए रैंकर्स का भी एवरेज पैकेज इन द हाँ, रेंज ऑफ 20 to 22 lakhs, राइट, which is a huge delta of राइट, 12-15 lakhs. एग्जैक्टली। तो अब वो 15 लाख के डेल्टा को कवर करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, जिससे आपको लग रहा है कि भाई मैं जितने का लोन ले रहा हूँ उतना तो मैं 2 साल में 3 साल में कमा लूँगा, राइट, उससे ज़्यादा ही कमा लोगे, तो लोन क्या दिक्कत है, राइट। अगेन आप घर बाय करने के लिए लोन ले रहे हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अब घर बाय करना है कि नहीं करना, ये अलग कलेश है, ये अलग फाइट है, इस पर तलवारें निकल जाती हैं कि अभी 2 यूट्यूबर लड़ना शुरू कर देंगे कि रेंट, दूसरा बोलेगा नहीं बाय, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेंट और बाय सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इट्स अ पर्सनल इमोशनल डिसीजन, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन। हम उस फाइट में ना जाते हुए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहते हैं, आई थिंक कुशल भी एग्री करेंगे इस बात पे, कि देखो यार, घर के लिए लोन लेना ना सही डिसीजन है। क्यों? एक तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। आपकी एफडी और होम लोन का रेट देखो, मुश्किल से 1% का फर्क होगा, शायद कहीं कहीं वो भी नहीं होगा। एफडी पे आज की रेट में आपको 7.40 7.50% इंटरेस्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से, एंड होम लोन आपको 8.4% पे मिल जाएगा, तो 1% का फर्क है। थोड़ा एफडी आप थोड़ा रिसर्च करोगे, कुछ थोड़ी रिस्की एफडीज की तरफ जाओगे तो शायद वो आपको 8.5% की भी मिल जाए। सीनियर सिटीजन को तो पक्का 8-8.5% मिल ही जाएगा, राइट। खैर, तो होम लोन एक काफ़ी चीप है। दूसरी बात, होम लोन को ना टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं टैक्स बेनिफिट, डिडक्शंस बहुत सारे हैं, सेक्शन 24 है, ATC है, राइट। उसके बाद कुछ कुछ सेक्शन से और भी निकालते रहते हैं, आई थिंक EEA था या कुछ एक E निकाला था, एक EA निकाला था, कुछ कुछ निकालते रहते हैं इनकम टैक्स वाले, हमारे निर्मला जी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। एंड देन इस लोन को आप जब मर्जी प्रीपे करते रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलता। आप गाड़ी के लिए लोन लो, उसको प्रीपे करने जाओ, बैंक वाले आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। प्रीपे क्यों कर रहे हो? पेनल्टी ना। होम लोन आप जितना मर्जी प्रीपे करो, आप उनकी डेस्क पे बैठ जाओ, 10 लाख, फिर 1 घंटे बाद बोलो 10 लाख देने, और फिर 1 घंटे बाद बोलो 10 लाख देने, वो लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? वो RBI ने बोल रखा है लेने के लिए। उस पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगती। मैंने सबको छोटा छोटा करके छोड़ रखा है कि थोड़ा फील आती रहनी चाहिए, EMI जा रही है मंथली, राइट। तो मतलब जब मर्जी खत्म कर दूंगा, जब भी लगेगा कि चलो यार अब खत्म करने, उनको कर दूंगा मैं। तो मतलब मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और क्योंकि प्रीपे आप कर देते हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बहुत ही कम जा रहा होता है, बहुत ही कम जा रहा होता है। अदरवाइज आप प्रीपे नहीं करते हो तो आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट शुरू में बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब मैं समझा होम लोन में जब आपकी EMI जा रही होती है, आपका 20 साल का होम लोन होता है, तो शुरू की कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आपका प्रिंसिपल तो नेग्लिजिबल रीपे हो रहा होता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रीपे हो रहा होता है। एग्जांपल के साथ समझाओगे, अमाउंट्स के साथ? आप ऐसा समझ लो कि आपकी 1 लाख की EMI जा रही है शुरुआत में, तो इट इज़ पॉसिबल कि 90,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा होगा, 10,000 ही प्रिंसिपल रीपे हो रहा है। वो आपको पूरा जो इंटरेस्ट का स्केड्यूल देते हैं, लोन रिपेमेंट स्केड्यूल देते हैं, आप उसे पढ़ लोगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों जो है वो चकरा जाएंगे कि भाई मैं तो ब्याज ही दिए जा रहा हूँ 10 साल 15 साल तक, राइट। तो इसलिए होम लोन लेके पे भी जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप एक EMI ज़्यादा दे पाओ, चाहे आपको बोनस मिल रहा है वो आप ज़्यादा लगा पाओ, आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिला है वो आप ज़्यादा लगा पाओ, जितनी जल्दी आप रीपे कर सकते हो आप कीजिए उसको, राइट। तो होम लोन मुझे लगता है कि एक ठीक चीज़ है। अगर आपका डिसीजन बन चुका है कि मुझे घर लेना है, यू कैन गो विद होम लोन, राइट। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस में लीवरेज चाहिए, बिजनेस में आपका ROC, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, यू डोंट हैव फंड्स एंड यू डोंट वांट टू डाइल्यूट योर इक्विटी, यू कैन गो फॉर लोन्स। और मैं पे स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूँ यार, आप सोचो कितने बिजनेसेस हैं इंडिया में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, इनको पैसों की ज़रूरत होती है और ये लोन लेते भी हैं, इनके वो वर्किंग कैपिटल लिमिट और वो कैश क्रेडिट्स और डिफरेंट तरह के ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें चलती हैं। मेरे फ्रेंड से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, सबके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है। वो डेटा भी आया था ना, देयर आर 63 मिलियन MSMEs इन इंडिया, बहुत ही है, 6 करोड़। तो उनको सबकी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है बिजनेस के लिए, व्हाई नॉट? अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है एंड यू नीड फंड्स और आप डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, गो फॉर दी डेट साइड, नो प्रॉब्लम। बट अगेन कैलकुलेटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ओवरली अपने आप को आपने लीवरेज कर लिया। कैफे कॉफी डे की स्टोरी हम हर कोई जानता है, 10,000 करोड़ का डेट हो गया था, राइट। तो आप सोच समझ के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब मैं एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ, आपको रील का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। गाड़ी के लिए भी लोन ले सकते हैं यार,
अगेन ये आपको ना देखना है कि आप जो गाड़ी ले रहे हो वो आपकी कोई ज़रूरत फुलफिल कर रही है कि नहीं। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो 2011 में जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उसके बाद मैंने बताया ना डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ में पढ़ा रहा था, तो मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। मुझे लक्ष्मी नगर जाना है, मुझे गुड़गांव जाना है सेम डे पे, पहले मैं फरीदाबाद से लक्ष्मी नगर जाऊँगा, फिर मेरी अगली क्लास गुड़गांव में है, राइट, फिर उसके बाद मुझे और भी कहीं जाना पड़ सकता है। मैं होम ट्यूशन भी देता था भाई साहब, तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी थी, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। अब उसके लिए मुझे लगता था मेरे पास एक ठीक ठाक व्हीकल होना चाहिए जो एक रिलायबल व्हीकल हो, ऐसा ना हो रास्ते में कहीं खड़ा हो गया भाई मैं व्हीकल लेके चलो भाई अब तो गड़बड़ चल रही है। तो मैंने उस समय वो लास्ट था जब मैंने लोन पे कोई व्हीकल परचेज किया था, क्योंकि मुझे उस समय नीड थी। और आपको पता है देखो, अगर मैं खानदानी रईस होता ना तो मैं बोलता है गाड़ी के लिए कौन लोन लेता है, समझो आप मेरी बात को। मतलब मैं या तो बोलता बिजनेस के नाम पे लेके लोन ले लो, वो अलग बात है, मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बट मुझे पता है ना कि उस समय मेरे पास कितना स्ट्रेस था, मुझे मेरी मोबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट थी, दैट आई नीडेड अ रिलायबल व्हीकल, राइट। तो मैंने उसके लिए लोन लिया था। तो मुझे लगता है 3-4 लोन्स जो मुझे समझ आते हैं, अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि ये मुझे वैल्यू दे रहे हैं, ये मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा एसेट क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं जिससे मैं आगे या तो इंजॉय करूंगा जैसे कि घर, या मैं जिससे आगे और इनकम क्रिएट कर पाऊंगा जैसे कि एजुकेशन लोन। ये मेरे बेसिक गाइडलाइंस हैं जो मुझे समझ आता है। व्हीकल लोन पे क्या इंटरेस्ट मिला था, कब और कब लिया बिल्कुल था? याद नहीं यार, ये 2012-13 की बात होगी। मारुति की एक गाड़ी आ रही थी रिड्स करके, वो ली थी मैंने, एंड शायद 3 लाख का लोन था उसके ऊपर। ओके। एंड अभी कितना चल रहा है, नहीं आइडिया? कुछ नो 12% वगैरह अब कुछ बिल्कुल होता है? आइडिया नहीं मुझे, मतलब अच्छा। अब जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता भी क्यों पूछे भाई। तो राइट। अब जो मैंने गाड़ी ली है जो आपने देखी है उसके लिए कोई लोन नहीं है मेरे ऊपर। कौन सी गाड़ी है? अब ये आपने देखी तो थी, अबे नाम नहीं याद आ रहा है हमको। टोयोटा की हाइलेक्स चलाता हूँ मैं। हाइलक्स हाँ, बहुत फैंसी गाड़ी है वो, मस्त है फैंसी बहुत तो नहीं है, तो बिल्कुल नो फ्रिल्स गाड़ी है, कोई फीचर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक पिकअप ट्रक है। हाँ। एंड जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह का नाम है फरीदाबाद। कभी कभी मन करता है चांदी बुला दूँ उसको, क्योंकि इतने क्रेटर्स बने हुए हैं उसके अंदर, राइट। तो कभी कभी गड्ढों के अंदर थोड़ी सी सड़क भी मिल जाती है चलाने के लिए, बट जनरली वहाँ गड्ढे ही मिलते हैं। एंड हाइलेक्स जैसी गाड़ी वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलती है। जैसे अभी आज मैं यहाँ आपके पास जब आ रहा था, शायद हम इसके बाद फरीदाबाद जाए भी आपको लेके, तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ कैसे बारिशों में वेनिस बन जाता है। तो हम लोग तभी तो कहीं घूमने नहीं जाते हैं जब हमारे पास अपना वेनिस है यार, चलाओ बोट वोट चलाओ वहाँ पे, राफ्टिंग वाफ्टिंग करो वहाँ पे। तो वहाँ पे ये गाड़ी बहुत काम आती है मुझे। एंड पर्सनली पिछले 2-3 साल से मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऑफ रोडिंग इवेंट्स में जाना, राइट, लॉन्ग कार ट्रिप्स पे जाना, ऐसी जगहों पे गाड़ी चलाना जहाँ सड़कें नहीं हैं, राइट। तो मैंने उस शौक को पूरा करने के लिए ये गाड़ी बाय करी है। एंड इसके पीछे मैंने बहुत गालियाँ भी खाई हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में 10 लाख रुपये मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करके उसे 17.5% का रिटर्न लिया था। तो वो लोगों को हजम नहीं हुआ कि 17.5% रिटर्न कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। खैर वो डिफरेंट है। मतलब क्या 10 लाख का लोन लिया इस पे? लोन नहीं लिया था, तो क्या मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया अच्छा था। क्रेडिट कार्ड से पे किया। एंड और नेक्स्ट गाड़ी में मैं 20 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से पे करने वाला हूँ। और 17.5% क्या है? रिटर्न वैल्यू होती है कि कितना रिटर्न कमा रहे हो आप, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग। या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अपनी वाइफ के बर्थडे पे हम लोग गए थे गोवा। 4 लोग थे हम, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे। 50,000 की एयर टिकट्स थी। आई पेड ओनली 14,000 और 15,000 रुपीज़, बाकी क्रेडिट कार्ड पॉइंट से पे हुआ। अच्छा। वहाँ पे ITC ग्रैंड गोवा में स्टे था, तो 28,500 3 दिन का। ITC ग्रैंड गोवा इज़ अ 5 स्टार रिजॉर्ट। 28,500 3 दिन का जो है वो उनका अकोमोडेशन चार्जेस था। आई पेड ओनली 5,180 रुपीज़, जो टैक्सेस था, जो टैक्सेस का पोर्शन था। अगेन आई यूज माई क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। 580 फॉर 3 days? 5180 हाँ फॉर 3 days अरे वाह। एट अ 5 स्टार रिजॉर्ट। तो टोटल मेरे ट्रिप का खर्चा आना जाना और वहाँ पे रहना, मैं इसमें फूड वगैरह इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ मैंने इन्जॉयमेंट की मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आना जाना और 5 स्टार रिजॉर्ट में 3 दिन के लिए रहना और आना जाना ओनली 20,000 रुपीज़। तो अब ये जब मुझे उस रील पे गालियाँ पड़ी ना, तो मुझे एक बात का बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखी कि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता, राइट। तो मैंने तो क्रेडिट कार्ड पे भी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैं, तो कि क्रेडिट कार्ड को कैसे ढंग से यूटिलाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। यस, आप फिर से मैं आपको बताऊँ, 2018 में मैं क्रेडिट कार्ड को गालियाँ देता था, सीखा, नज़रिया बदला। क्रेडिट कार्ड मेरे पास इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड था, मुझे पता ही नहीं था वो बेस्ट है। कौन सा था? HDFC इन्फिनिया कार्ड है। हाँ पता है। वो बाय इनवाइट मिलता है, और बाय इनवाइट तो खैर क्या आपकी ITR 40 लाख 50 लाख की होनी चाहिए, ऐसा कुछ उनका 36 लाख पता नहीं 40 लाख है। उसके बाद वो आपको मिलता है, राइट। तो मेरे पास वो था 3 साल तक, मैं जानते नहीं था उसकी क्या सुपर पावर है। क्या सुपर वो पावर्स थे?
वो कोई मिल गया का वो कौन था, रोहित था, वो बेचारा पर्स में पड़े पड़े बोलता था माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे पता ही था उसके बारे में, उसमें जो पॉइंट्स मिलते थे वो एक्सपायर होते जा रहे थे, जबकि उन्हीं पॉइंट से मैं अपनी फ्लाइट टिकट्स पे 70% ऑफ ले रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट से मैं अपने होटल की फ्री नाइट्स बुक कर रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट से मैं बहुत सारी और चीज़ें कर सकता हूँ। मैं कुछ एप्पल का मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है मैं खरीद सकता हूँ। मुझे बाद में पता चला ये सब चीज़ें मैंने सीखी। अगेन गुरु, मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, राइट। और आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पास उनका पर्सनल नंबर है। मेरे को कुछ पूछना होता है ना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड करूँ, क्या करूँ, मुझे कहीं भी डाउट आता है तो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे गुरुज हैं, मैं उनको मैसेज डालता हूँ, रिप्लाई कर देते हैं तुरंत। तो पर क्रेडिट कार्ड मेरे को लगता है कि एक वो भी ना, अभी जैसे ड्यूज पे नहीं करते तो हाँ, अनरीजनेबल रेट देखो ऑफ मैं इंटरेस्ट कहता पे हूँ लग जाता है। क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है, दो लोगों को यूज़ करना चाहिए क्रेडिट कार्ड। ए, जिनको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें ज़रूरत नहीं है। मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फोड़ता हूँ मैं उसको ढंग से बैठ के। अभी मेरे पास इस समय ITC के टर्म्स में आई हैव 8 लाख रुपीज़ इन माई अकाउंट। मतलब आई कैन गो एनी वेयर इन इंडिया एंड आई कैन स्टे इन एनी ITC होटल जब तक 8 लाख का बिल ना हो जाए मेरा। अच्छा, राइट, वो क्रेडिट कार्ड से आया है मेरे पास सब कुछ। तो क्रेडिट कार्ड से आया मतलब आपने स्पेंड किया कोई आइटम पे? यस, और उसका मैंने अपने redeem सारे किया। स्पेंड क्रेडिट कार्ड पे डाल दिए, सारे A to Z। मैंने ऐसा भी क्रेडिट कार्ड में, एक UPI वाला क्रेडिट कार्ड होता है, मैं वो भी ले रहा हूँ कि मुझे UPI से भी खर्चा नहीं करना है। मेरे को एक भी रुपया किसी को देना है मैं क्रेडिट कार्ड से दूंगा, बात खत्म। वाई? यार मेरे स्पेंड इतने ज़्यादा हैं और उस पर किसी क्रेडिट कार्ड पे 17.5% तक का रिटर्न मिल रहा है, किसी क्रेडिट कार्ड पे 10% तक का रिटर्न मिल रहा है। वाई नॉट? वाई नॉट? जो मेरा आम खर्चा हो रहा है वो तो होना ही है। कुछ भी आप लगा लो, इंसान बिना खर्चे के तो जिएगा नहीं ना। वो सारे खर्चे मैं क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट, और मुझे उस पर रिटर्न मिल रहा है। अब लोग इसलिए जल रहे हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड नहीं पता क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक फ़र्क देखना। अब कुशल, आपके बारे में एक बात बताता हूँ। आपने ये बात सुनी ना, अब आप क्या करोगे? अब आप सीखोगे, अब आप जानोगे कि यार ये कौन सा क्रेडिट कार्ड है, क्या है। आप गालियाँ नहीं दोगे। लेकिन ऐसे लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग अगेन 99% लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे हैं, वो गालियाँ निकालेंगे नीचे, ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये वो उनका सीखने की प्रवृत्ति नहीं है। और जिसकी सीखने की चाह होती है ना, वो सीखता है, वो जलता नहीं है, वो सड़ता नहीं है, वो कहता है मैं भी करूँगा, मैं भी देखूंगा कैसे होता है। करो प्लीज़, दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी तो आज की डेट में है नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा डाइग्रेस कर गए उसमें। नहीं, एक्चुअली बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। जस्ट इसमें एक बात, क्रेडिट कार्ड्स पे तो मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड अभी जस्ट शुरू किया है 6 महीने पहले, बट मैं इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करता हूँ क्रेडिट कार्ड से। बट जो अभी एक आदमी जिसको अभी शुरू करना है क्रेडिट कार्ड पे ये करना, तो उसके लिए क्या क्या एकदम मेजर एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, एंड शुड एवरीवन यूज अ क्रेडिट कार्ड? बिकॉज देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर ड्यूज नहीं पे किए टाइम से तो 36% तक का भी रेट ऑफ 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और भाई अंदर से हमारा बहुत ज्यादा है वो। सीए तो वाली प्रोफेशन तो उबाले मारते हैं ना, जीएसटी भी लगता है फिर उसके ऊपर। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इज दी ओनली इंटरेस्ट जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता था। यस, आप लोन की रीपेमेंट मत करो, उस पर इंटरेस्ट आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। बट क्रेडिट कार्ड की आप रीपेमेंट मत करो, उस पर इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट के ऊपर 18% जीएसटी भी आएगा। निर्मला सीतारमन जी खड़ी हुई हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? राइट। तो वो तो बिल्कुल एकदम डेडली है। और मैं कहता रहा था हम इस बात पे थे कि क्रेडिट कार्ड किसको यूज करना चाहिए? जिसको जरूरत नहीं है, बस उसको एक्सप्लॉइट करना जानता है। दूसरा, जो जुडिशियसली यूज कर सकता है। अब जुडिशियसली यूज क्या होता है क्रेडिट कार्ड का, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। कल मैंने एक और पॉडकास्ट में ये बात बताई है क्योंकि अभी रिसेंट केस है ये। मेरा वाला पहले डालना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे किसी नोन के साथ कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई, उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, एंड मेडिकल इंश्योरेंस है उनके पास। ऑब्वियसली मेरे साथ रहते हो तो मैं तो हर किसी को बोलता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। मेडिकल इंश्योरेंस है उनके पास, कॉर्पोरेट भी है, पर्सनल भी है। बट जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उस हॉस्पिटल में वो मेडिकल इंश्योरेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कैशलेस में, यानी रिम्बर्समेंट आएगा तो पहले वी हैव टू पे एंड देन वी विल फाइल अ क्लेम विद द कंपनी विल पे अस बैक। वो भी करेगी नहीं करेगी, वो उसमें बहुत सारे और इश्यूज हैं। बट अंडरलाइंग पॉइंट क्या था कि बिल आ गया मान लो 3.5 लाख रुपए का। एंड आई एम श्योर अगर हम एक फिर कॉमन इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, अगर हम देखें तो शायद आपको छोड़ के किसी के अकाउंट में 3.5-4 लाख रुपए नहीं पड़े होंगे अचानक से। आप तो बड़े आदमी हो, आपका ले लो, मजे ले तो लो। अगर मैं किसी से पूछूं मेरे भी अकाउंट में एकदम से नहीं 5-6 लाख रुपए लिक्विड पड़े अपने से किसी के पास, एकदम कोई बताना चाहे अगर, तो कोई है क्या किसी के बैंक अकाउंट में 5-6 लाख है? 5-6 लाख हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे सब अमीर लोग बैठे हुए हैं लेकिन अभी आपके पास है?
वो तो मोबाइल पे लगे हुए हैं. सो माय पॉइंट इज कि एक आम आदमी के पे आप आ रहे हो ना तो सब अमीर लोग ही रह गए. एक आम आदमी के बैंक अकाउंट में शायद 5-6 लाख रुपए ना पड़े हो और उसको हॉस्पिटल वाले बोले भाई 3 लाख का बिल है, पे करो. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है बाय द वे, सही में बता रहा हूँ. क्या बात? अरे नहीं है, सही में नहीं. मैं मतलब इन्वेस्ट किया तो मैं इतना नहीं रखता. ज्वाइन माय कोर्सेज एट neerajarora.com. सेटल प्लगइन तो बनता है. सी माय पॉइंट इज के फॉर एग्जांपल नहीं है उस व्यक्ति के पास, ठीक है, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि नहीं है आपके पास, एंड अचानक से आपके सामने एक बिल आ जाता है जो पे करना ही करना है, आप उनको कुछ बोल नहीं सकते हो. वहां पे क्रेडिट कार्ड काम आता है. यू कैन पे दैट बिल विद क्रेडिट कार्ड. यू विल गेट अ गैप ऑफ 30 to 40 days जिसमें आप अपना रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो. ये है जुडिशियस यूज क्रेडिट कार्ड का. अब नॉन जुडिशियस यूज क्या है? इंस्टाग्राम खोला, अरे नया आईफोन लिया है दीदी ने, हम भी लेंगे. नए जूते लिए हम भी लेंगे. नए कपड़े लिए हम भी लेंगे. वो नॉन जुडिशियस यूज है. क्रेडिट कार्ड आपको इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी दे देता है. यू कैन नॉट अफोर्ड बट आपको लगने लग जाता है कि यू कैन अफोर्ड. एंड इससे ज्यादा भयंकर चीज फाइनेंस के वर्ल्ड में कुछ है नहीं कि आपको इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी देती है. और अगर आप पूरा इकोसिस्टम देखो इस समय फाइनेंस का, एक आम आदमी को ना निचोड़ के रख दिया सबने मिलके. इधर से क्रेडिट कार्ड, वो आपको जैसे बादशाह पिक्चर थी ना, बादशाह मूवी आपने देखी शाहरुख खान की, उसमें से वो फीस उसको दे रहा था, पीछे से आवाज ले 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 ले. वैसे ही एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में होता है, आपको सामने कोई सामान दिखता है ना, बैक ऑफ द माइंड से आवाज आती है ले 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 ले. और वो इधर से ले ले वाली आवाज आ रही है, उधर से आपको उसी चीज की एड्स दिखाई जा रही हैं. मार्केटर्स इतने स्ट्रांग हो गए, आप सोच रहे हो भाई किसी स्पीकर के बारे में, आपने अपना फेसबुक खोला, इंस्टा खोला, उसी स्पीकर की एड आ गई, फिर से ले ले ले. और बाइंग एक्सपीरियंस इतना फ्रिक्शनलेस हो गया है. आप जोमेटो पे जाओ, आपका क्रेडिट कार्ड परमानेंट अटैच करा देते हैं, कहते नो सीवीवी, ओनली ओटीपी. ओटीपी भी आरबीआई की, भला वो आरबीआई कहता है कि ओटीपी चाहिए, नहीं तो जोमेटो वाले ऐसा कर देंगे एक दिन कि आप सोचोगे पेमेंट हो जाए, पेमेंट हो जाएगी. वो तो चाहते हैं ऐसा हो, फ्रिक्शनलेस. वो तो कहते आप कोई दिन जा रहा है, जोमेटो बोलेगा यार 10,000 डाल के रखना यार, इतना खाता है यार, तो 10,000 डाल के रख पहले से. शायद हो भी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज मैं ये ऐप्स यूज नहीं करता हूँ. थैंक गॉड मैं इनसे ना एडिक्टेड हूँ, ना मैं ये यूज करता हूँ. एक ब्लिंकिट में थोड़ा बहुत यूज करने लगे आज के डेट में. अदरवाइज जोमेटो, स्विगी, मेरी ऑर्डर हिस्ट्री निकाल के देखो, शायद महीने में एक आधी बार कुछ मंगाता हूँ. मैंने तो यूज ही नहीं किया है. शायद महीने में एक आधी बार कुछ मंगाया होगा मैंने. तो ये सब कुछ मिला के क्रेडिट कार्ड का तड़का, मार्केटर्स का आपके ब्रेन के साथ खेलने की जो उनकी नॉलेज है, फ्रिक्शनलेस बाइंग एक्सपीरियंस, ये सब मिला के आपसे आपकी, थोड़ा गंदा वर्ड, थोड़ा गलत वर्ड में बोल रहा हूँ, आपसे आपकी औकात से ज्यादा खर्चा करा देते हैं. आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड बट नहीं बराबर, बट वो पुश कर देते हैं आपको. हार्श रियलिटी है. हाँ, ये हार्श रियलिटी है. राइट. बहुत सही बोला आपने भाई. तो एक्चुअली में ये हो रहा है. राइट. और हम वो खर्चा कर देते हैं और उसके बाद ना कई बार, बल्कि मैं सारे ऑडियंस से बोलूंगा कि कमेंट में बताएं, खर्चा करने के बाद हम सोचते हैं क्यों किया, जरूरत तो नहीं थी, और तब तक वो हो चुका होता है. आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं? मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं. ओके. और तीनों को बहुत ढंग से फोड़ रहा हूँ मैं, बहुत ढंग से. 3 क्यों? लाइक जैसे एकदम सिंपल, अगेन सिली क्वेश्चन, एक ही लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो यार, एक लिया है आईटीसी होटल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक लिया है एयरलाइंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक लिया है इसलिए क्योंकि टैक्स पेमेंट पे ना बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स हैं जो पॉइंट्स देते हैं. अच्छा. अब टैक्स हमारा जाता है भर भर के. क्रेडिट्स टू मित्रों एंड मित्रानियों, है ना, निर्मला सीतारमन जी एंड मोदी जी पार्टनर है वो हमारे. ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही होगी मैं पूछूंगा कितना टैक्स जाता है. टैक्स जाता है, टैक्स जाने दो, जो अब कंट्रोल में नहीं उसमें क्या ही कहना. सही है. एंड बीएनपीएल की बात करते तो लोन्स की बात कर रहे अपन, तो अभी अपन ने एजुकेशन, व्हीकल, हाउसिंग, ये सब कवर कर लिया. अब क्रेडिट कार्ड्स हो गया. एक और कैटेगरी ऑफ लोन जो आपने बताया, कूल लोन, बीएनपीएल है. क्या आपके हिसाब से ये ट्रैप हो रही है जनरेशन ये बीएनपीएल की वजह से? जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स पता नहीं हिंदुस्तान में कौन से चलते हैं, बट हम तो नेटफ्लिक्स में देखते हैं ना, कोकीन और ये सब चीज़ें देख लेना. इसको म्यूट कर देना, कहीं वीडियो डीमोनेटाइज हो जाए आपकी, भारी नुकसान ना हो जाए. चल जाएगा डीमोनेटाइज तो. उसकी आदत पता है कैसे लगती है? आप पहले जाते हो, ऐसा नहीं कि आपको एक साथ बोरी भर के दे दिया, आपको थोड़ा सा दिया जाता है फ्री में. फिर आप उसको एक बार कंज्यूम करते हो, आपको मोक्ष की उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है. राइट. आपको लगता है कि भाई मजा आ गया. फिर आप वो और मज़ा लेना चाहते हो, 2-3 बार शायद और फ्री में मिल जाए, फिर आपसे मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं और आप वो मुंह मांगे पैसे देते हो. उधार का नशा भी ऐसा ही होता है. पीपल कम टू मी एंड से कि नो इंटरेस्ट ईएमआई है ना, ये तो अच्छी बात है. अगेन हर टूल के ना 2 पहलू हैं.
आप उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो या आप उससे एक्सप्लॉइट हो रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है और आप वो चीजें खरीदते जा रहे हो जो आपको नहीं चाहिए थी, अल्टीमेटली पैसा तो जा रहा है ना आपकी जेब से, और वो पैसा जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए था। अगर आप जीरो कॉस्ट ईएमआई को जुडिशियसली यूज कर रहे हो, जैसे किसी को घर का कोई अप्लायंस खरीदना है और वो नीड है, नेसेसिटी है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में आप रहते हैं, इनके कोर एरियाज में आप रहते हैं, आई थिंक एवरीवन हर किसी के पास एक एसी है। अब आपके घर में नहीं, आप एसी लेना चाह रहे हो, फर्स्ट एसी लेना चाह रहे हो अपने घर का, क्या फीलिंग होती है जब आपके घर में फर्स्ट टाइम एसी आता है। अगेन ये वही समझ सकता है जिसने अपनी काफ़ी बचपन जो है कूलर में बिताया है और अचानक से उसके घर पे चाहे सेकंड हैंड एसी क्यों ना लग जाए, लेकिन जब लग जाए तो ऐसा लगता है भाई मज़ा ही आ गया। तो आप एसी खरीदना चाहते हो एंड एसी पे आपको आपकी नीड पे, आपकी नेसेसिटी पे आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है, गो फॉर इट, जुडिशियस यूज है। लेकिन भाई लेटेस्ट आईफोन का मॉडल आया है और आपके पास एक ठीक ठाक आईफोन चल रहा है अभी, चाहे वो 1 साल या 2 साल पुराना ही क्यों ना हो, आईफोन बहुत लंबा चल जाते हैं अगर चलाने वाला व्यक्ति हो, राइट। तो वो आप उसको खरीदने के लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई यूज कर रहे हो जबकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्चुअली में, उसको आपको नीड नहीं है, तो फिर उसका वो नॉन जुडिशियस यूज है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास हो क्या गया ना, फैसिलिटीज अब बहुत सारी हैं, आपको देखना है आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। जो हम सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा करते थे ना, केवीए टेम्पटर, लेट द बायर बिवेयर, आज के दिन में वो इतना रेलेवेंट हो गया है कि आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको खुद से ही जो है वो एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं परचेज करूं या ना करूं, सेल्फ अवेयर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बीएनपीएल का क्या फिर, लाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है वो? अगेन एक ट्रैप है क्या? मैं सिंपल एक बात बोलूंगा ना, आपको नीड है कि नहीं है। अगर नीड है तो करना चाहिए ना। आपको हर महीने जाके भाई नाइकी के लेटेस्ट स्नीकर्स खरीदने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई मैं तो जाके भाई लूंगा ही लूंगा, मेटकॉन नया वाला आ गया ये वाला लूंगा। मैं नहीं अफोर्ड कर सकते तो चला लो भाई 2 साल, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक मिनट, अभी फिर बीएनपीएल और जीरो कॉस्ट ईएमआई सेम ही है क्या फिर दोनों? काइंड ऑफ। अब वो बीएनपीएल में कई बार इंटरेस्ट होगा तो वो जीरो कॉस्ट ईएमआई नहीं हुआ, अगर इंटरेस्ट है तो भाई। बीएनपीएल में मैंने सुना है ना इंटरेस्ट तो बहुत चार्ज करते हैं ना ये लोग। डिपेंड्स ऑन दी स्कीम, वो कुछ महीने के लिए मना कर देंगे, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस बोल देंगे, फाइल चार्जेस बोल देंगे। कह तो रहा हूँ हर किसी ने अपना सेटअप बना रखा है, दैट्स इट। समझ गया, ठीक है। तो अभी लोन्स में और कोई कैटेगरी ऑफ लोन्स है जो मतलब लोग लेना चाहिए? हाँ, मैं आपको एक रीसेंट घटना बताता हूँ। हाँ। डिपेंड्स कि आपका पॉडकास्ट पहले आता है कि विनम्र का पहले आता है। तो ये सब रीसेंट घटनाएं हैं मेरे साथ जो हो रही हैं। सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन माय वर्कशॉप बड़ी अजीब बात बोली उसने कि मेरे पिताजी जो हैं वो फार्मर है और फार्मर्स को लोन ना 3 से 4% में मिल जाता है फार्मिंग का। कहता है वो लोन लेके मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। मैंने कहा भाई जिंदगी में और भी तरीके हैं थ्रिल लेने के, ये तरीका बहुत गलत है। सो नेवर टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, नेवर एवर, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि वाई नॉट, स्टॉक मार्केट कैन गिव अस रिटर्न ऑफ 12 to 15%, बट प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वो लीनियर रिटर्न नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, मतलब आप कुछ खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो भाई दुनिया करती है, एक भाई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, बैंक से 2-4 करोड़ का लोन ले लो 3 से 4% पे, लगा दो म्यूचुअल फंड में। यू नेवर नो कि कितने साल तक स्टॉक मार्केट शांत रह सकती है, यू नेवर नो कि किस साल नेगेटिव रिटर्न आ जाए। तो प्लीज लोन लेके कभी भी किसी भी हाल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये आपको बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है। उधारी का पैसा और उधारी की कन्विक्शन स्टॉक मार्केट में डूबने की सबसे सही स्ट्रैटेजी है। उधारी का पैसा लोन लेके, उधारी की कन्विक्शन टेलीग्राम ग्रुप पे देख के, यूट्यूब पे देख के, ट्विटर पे स्टॉक का नाम देख के इन्वेस्ट करना। राइट। तो कन्विक्शन भी आपकी नहीं है, पैसा भी आपका नहीं है, डूबोगे भाई, पक्की बात है। राइट, ठीक है। अभी आपने बताया था, आई रिपीट योर स्टेटमेंट, कि इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये 3 होना चाहिए और इसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी में डालना चाहिए, आपने ये बताया। तो इसमें अभी इमरजेंसी फंड्स का भी बता दो कि कितना इमरजेंसी फंड्स रखना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर इंश्योरेंस की बात करें। बिल्कुल, देखो यार इमरजेंसी फंड तो बहुत ज़रूरी है। मैं ना हम जो क्लासेस करते हैं उसके लिए ऐड शूट कर रहा था, तो ऐड शूट कर रहा था, जैसे हमारे राहुल भाई हैं वैसे ही वहाँ पे भी DOP थे, एंड मैंने उनसे पूछा, मैं इतनी सारे ज्ञान बांट रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, ये वो, मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, एड्स में इतनी बातें बोल रहा हूँ मैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप करते हो इन्वेस्ट? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? कहते कि यार डर लगता है अगर कभी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा। और तब मुझे ना क्लिक हुआ कि यार अच्छा, इमरजेंसी फंड का एक रोल ये भी होता है कि वो आपको बेस देता है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। हम सोचते हैं इमरजेंसी फंड का सिर्फ एक ही रोल होता है कि ये इमरजेंसी में काम आएगा, नहीं। इमरजेंसी फंड वो नींव है जिसके बेसिस पे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। क्योंकि जब आप वरिड नहीं होते हो ना कि अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ फिर इन्वेस्ट करते हो।
तो अगर आज मुझे पता है कि मेरी एक्टिव इनकम अगर रुक जाए 6 महीने के लिए अचानक से, तो भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे घर वाले सर्वाइव कर जाएंगे, मुझे अचानक से अपने स्टॉक्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम सब ने देखा वो देखा कोविड में। कोविड में क्या हुआ, अचानक से जॉब्स रुक गई, अचानक से इनकमिंग ऑफ मनी रुक गया, पाइप्स कट गए सबके। अब जिसके पास इमरजेंसी फंड था वो सर्वाइव कर गया, जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं था उसने क्या किया, उसने स्टॉक्स बेचने की कोशिश करी। और स्टॉक्स कहाँ थे उस समय, ऑल टाइम लो पे थे। उसने उधार लिया, वो डेट ट्रैप के अंदर फंस गया। वो क्लियर एक लेसन था हम सबके लिए कि वी ऑल शुड मेंटेन इमरजेंसी फंड्स फॉर श्योर। उसी के बेसिस पे आप लंबी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उसी के बेसिस पे जो है आप इमरजेंसी के टाइम पे सर्वाइव कर पाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी फंड के इमरजेंसीज, अनप्लान्ड इमरजेंसीज में जो है वो काम आता है। कहाँ रखना चाहिए, सिंपल रूल, जहाँ वोलेटिलिटी कम हो। हर चीज़ में, एक तो मैं सबसे बात बोलना चाहूँगा जितना ऑडियंस मुझे सुन रहा है, भाई हर चीज़ में रिस्क को ऑप्टिमाइज कर, रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने का मत सोचो। इमरजेंसी फंड आपके ऐसे होने चाहिए जो एक्सेसिबल हो, हाईली लिक्विड हो, लेस वोलेटाइल हो। ऐसी जगह पे आपको इमरजेंसी फंड रखने चाहिए। और मैं आपको अगेन, मेरा काम है फाइनेंस को सिंप्लीफाई करना, ना कि रायता फैलाना। तो सिंप्लीफाई करके अगर बोलूँ, आपके पास बैंक में स्वीप इन एफडीज होती हैं, डाल दो उसमें चुपचाप। स्वीप इन एफडीज मतलब आपका एक बैलेंस अपने आप ही जो है एफडीज में कन्वर्ट होता रहता है, एंड वेन एवर यू विल बी नीडिंग इट आप उससे बाहर निकाल सकते हो। कोई जरूरत नहीं है इस बात में पढ़ने की कि डेट फंड में डालूंगा, लिक्विड फंड में डालूंगा, ओवरनाइट फंड, ये फंड वो फंड। भाई जब सीख लोगे तब डाल देना। अभी के लिए इमरजेंसी फंड साइड में रखना शुरू करो, सिंपल बैंक एफडीज में रखना शुरू करो। टाइम पीरियड आपके पास डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इंस्टाग्राम पे नाचती हुई रील आ जाएगी कि भाई 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, नहीं। आपको समझना है कि आपकी सिचुएशन क्या है। फिर से वही मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। एक लड़का जो बैचलर है, मम्मी पापा बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, अच्छी उनकी वेल्थ है, इस लड़के को 2 महीने की इमरजेंसी की फंड की जरूरत हो सकती है, शायद एक की हो, शायद ना भी हो। एक लड़का जो बैचलर है लेकिन मम्मी पापा के पास बहुत अच्छी वेल्थ नहीं है, मम्मी पापा उसकी तरफ देखते हैं कि भाई तेरी सैलरी आएगी तो हमारा घर चलेगा, उसको शायद इमरजेंसी फंड 2-3 महीने का चाहिए हो, 4 महीने का। शादी हो गई और बढ़ा दो, बच्चे हो गए और बढ़ा दो, राइट। आप ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है या आपको निकाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, आपका इमरजेंसी फंड और स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन बैठो, सोचो, असेस करो। जैसे ऑडिट में होता है ना, रिस्क असेस करते हैं फिर रिस्पॉन्स देते हैं। ISC 315, ISC 330, इंडिया में ऐसे 315, ऐसे 330। यू असेस द रिस्क एंड देन यू फॉर्मुलेट द रिस्पॉन्स। यू असेस द रिस्क, आपके ऊपर कितना रिस्क है, एंड देन अपना रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करो। सीए के डेज याद आ गए। हाँ, मतलब सच बताऊं तो मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, और ऑडिट इज लाइफ, लाइफ इज ऑडिट। ध्यान से देखो तो सब कुछ वैसे तो चल रहा है। रिस्क असेसमेंट और रिस्पॉन्स, यही 2 मेन चीजें हैं पूरे ऑडिट में, और पूरी लाइफ आपको यही करना है। आपने रिस्क असेस करना है, उसके हिसाब से आपने रिस्पॉन्स बनाना है, दैट्स इट। तो इसमें मिनिमम 6 महीने होना चाहिए, मैक्सिमम कैन रेंज। क्यों मिनिमम 6 महीने? 2 महीने भी चलेगा, 2 महीने भी चलेगा। आजकल एक नई तरह के लोग आए, डिंक कपल, क्या डुअल इनकम नो किड्स, इट्स अ नेम, डिंक, DINK। तो डुअल इनकम नो किड्स, इनके बच्चे नहीं, इनको कोई फीस की टेंशन नहीं है, 3 महीने के इमरजेंसी फंड पे सर्वाइव करो, नो प्रॉब्लम। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना कि रिस्क असेस करो बैठ के। वैसे तो हायर द बेटर, सिंपल सी बात है, हायर द बेटर। और हायर द बेटर में मैं आपको एक बात बोलूँगा, मैं मॉर्गन हाउसल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मैं उसकी किताबों को लिटरली बस थोड़ा दिन जा रहे हैं, मेरे को रट जाएंगी उसकी किताबें। आई रीड इट मल्टीपल टाइम्स। साइकोलॉजी ऑफ मनी, सेम एज एवर, उसका कोलैब फंड पे ब्लॉग आता है, ज़बरदस्त। मतलब भाई मेरे लिए वो वन ऑफ माई गुरुज है, राइट। और उनकी सेम एज एवर जो किताब आई है उसमें एक चैप्टर है, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। रिस्क वही है जो दिखता नहीं है, जिसके जो दिख गया वो रिस्क का है, राइट। मतलब लाइक एग्जांपल, कोविड वाज द रिस्क, बिकॉज किसने सोचा था जनवरी 2020 में पब्लिशिंग हो रही थी कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या होने वाला है, कहीं कोविड का नाम नहीं था। और अचानक से मार्च आता है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वी वर नॉट एबल टू फोरसी द रिस्क। तो रिस्क आपको कभी भी दिखता नहीं है, जो दिख जाए वो रिस्क नहीं है, सिंपल सी बात है। आप हमेशा कितना भी प्लान कर लो, कितना भी प्लान कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा और वही रिस्क है। अब उस रिस्क को कैसे कवर करने को बोलते हैं मॉर्गन हाउसल, वो बोलते हैं थोड़ा सा ओवर प्रिपेयर करो। तो इमरजेंसी फंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना चाहता हूं, इफ यू थिंक 3 months गो फॉर 4 months, इफ यू थिंक 5 months गो फॉर 6 months। थोड़ा सा ओवर प्रिपेयर करो, हमेशा रिस्क को
ओवर एस्टिमेट करो। अगेन इसमें भी ऑडिट है, इसमें भी अकाउंटेंसी है। हम हमेशा कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आपने अपनी इनकम को पहले काउंट नहीं करना लेकिन एक्सपेंसेस को काउंट कर लेना है, राइट। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म आपको फॉलो करके चलना चाहिए इमरजेंसी फंड के केस में, राइट। ये रिटायरमेंट प्लानिंग या रिटायरमेंट कॉर्पस आपके हिसाब से मतलब कैसे लोगों ने आइडेंटिफाई करना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक व्यक्ति 30 साल का है अगर, और वो ही कुछ 12 लाख, चलो 6 लाख तो नहीं, अभी 30 साल का है तो 12 लाख पर एनम अगर कमा रहा है, तो कैसे सोचना चाहिए कि 60 पे क्या कॉर्पस होना चाहिए या कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए? बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसकी। पहली बात तो थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। इस पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, रिटायरमेंट की बातें क्यों कर रहे हो, अभी तो हम जवान हैं। सी, the more you will sweat in practice, the less you will bleed in the field. Wow. अभी आपके प्रैक्टिस के डेज चल रहे हैं, रिटायरमेंट में आपके खून ना निकले इसलिए भैया अभी पसीना बहा लो। जो लोग शायद अभी रिटायरमेंट के बारे में सोचते होंगे 25-30 साल की उम्र में, उन्हें बेवकूफ़ बुलाया जाता होगा, लेकिन ये वही लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट जब लेते हैं ना, तो दुनिया देखती है कि भाई क्या शानदार रिटायरमेंट हुई है, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक ठाक बढ़िया कॉर्पस है, अच्छा रहने को घर है, कोई पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ भाई घूम रहे हैं, भाई मौज हो रही जिंदगी की, राइट। एक पहलू। दूसरा पहलू ये भी ना करें कि रिटायरमेंट के चक्कर में अपनी करंट लाइफ की तुमने ऐसी तैसी कर दी। जिंदगी में इंजॉयमेंट होनी चाहिए। यू शुड नॉट रिटायर वेल्दी एट द कॉस्ट ऑफ योर प्राइम ईयर्स, राइट। बैलेंसिंग आर्ट है भाई, बैलेंसिंग ही अल्टीमेट आर्ट है। अब रिटायरमेंट कॉर्पस को देखना कैसे चाहिए? अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो मैं भी ये सोचूं हर बात के पे रिटायरमेंट कॉर्पस पे ध्यान देता हूँ, क्या करूँगा अभी गाड़ी लेके, क्या करूँगा अभी जिन चीज़ों को मुझे शौक है वो लेके। तो भाई रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करूँगा वो लोग, जब पेट में आत नहीं होगी और मुंह में दांत नहीं होंगे तो भाई इंजॉयमेंट का कैसे करोगे आप, राइट। रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियली प्लान करिए, प्रेजेंट को भी इंजॉय करिए, बैलेंस करना सीखिए, एक बात। दूसरी, अब अगला सवाल है बैलेंस कैसे करें। यार ये आपको पता है कि आपका जूता कहाँ पे चुभ रहा है, बोलते ना द वेयर बेस्ट नो वेयर द शू पिंचेस। आपको पता है वो कहाँ, आप देखो जहाँ चुभ रहा है वहाँ पे भाई देखो कोई कील होगी, निकालो उसको, बैलेंस करो। नाउ कमिंग टू हाउ टू अप्रोच योर रिटायरमेंट कॉर्पस। कैलकुलेशंस आर फेयरली सिंपल। व्हाट इज योर करंट एक्सपेंडिचर inflated by 7 to 8% per annum? You will get to know that what will be your expenditure at the at the age जहाँ पे आप रिटायर होना चाह रहे हैं। देन आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए और ये जानिए कि आपको, मान लो आप 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाह रहे हो, आपको का एक्सपेंस का आइडिया है। कोई भी भाई 100% एक्यूरेसी तो बता नहीं सकता कि 50 साल की उम्र मेरा पर मंथ एक्सपेंस कितना होगा। एक आइडिया, एक फेयर आइडिया है आपके पास। एंड एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया, एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। आज जो आप, शायद कुछ लोग मेरे कॉर्पस को देख के बड़ा खुश होते हैं कि देखो भाई अच्छा कॉर्पस बना लिया। इट बिगिन विद विद एन आइडिया ओनली, कि मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, मैं एक्सेल में कुछ नंबर्स थ्रो कर रहा हूँ, उससे नंबर्स बाहर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ ये अचीवेबल है, इसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। सो आपको एक आइडिया है कि 50 साल की उम्र में आपका पर मंथ एक्सपेंस जो है वो कितना होने वाला है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूलाज लगा के या सिंपल बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे आपको, उससे ये जानना है कि आपको उस एज में क्या अमाउंट चाहिए। एट द एज ऑफ 50 व्हाट अमाउंट डू यू नीड सो दैट यू कैन गेट योर पर मंथ एक्सपेंस फॉर द रिमेनिंग लाइफ। अगर आप ये लगा लेते, मैंने अपने चैनल पे खूब वीडियोस डाल रखे हैं बहुत अच्छे से समझाते हुए। पुराना चैनल है, ऑलमोस्ट डेड है, मैं उस पर वीडियो डालता नहीं हूँ, फिर 91 के नाम से। तो उसमें आपको सारी कैलकुलेशंस देखने को मिल जाएंगी। एंड आप अगर वो अमाउंट निकाल लेंगे ना, तो आपके पास एक एम होगा। वो एम बहुत ही वेग होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डॉट वही एम होगा, बट आपको एक गोल मिल जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। एंड देन यू कैन प्लान कि मुझे वो अमाउंट अचीव करने के लिए कितनी SIPs करनी है, कहाँ कहाँ करूँ, किस तरह का रिस्क लूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स नॉट दैट ईजी के मैंने बताया और आपने कर लिया। बट यू कैन स्टार्ट विद दिस, जो हमारा डिस्कशन हुआ, एवरीवन कैन स्टार्ट विद दिस डिस्कशन, राइट। और एक ये भी होता है ना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, कि एक बार आपका कॉर्पस हो गया तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो बहुत ही मतलब कमाल का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग हिंदुस्तान में इस समय ऐसे हैं जो अभी के अभी रिटायर हो सकते हैं। फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट बट दे डोंट नो इट। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है। जिसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की पावर पता चल गई ना, वो मचाएगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास पैसा है बट उन्हें पता ही नहीं है कि अब मैं इतना पैसा बहुत है मेरे लिए, उनको पता ही नहीं है। दे डोंट रियलाइज, दे वांट टू लिव अ हैप्पी
जॉयफुल लाइफ, घूमना है, फिरना है, मस्ती मारना है, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा है बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है। उन्हें पता ही नहीं है कि इतने से पैसा अगर वो ढंग की जगह पे पार्क कर दें और सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते रहें पर मंथ, वो पैसा खत्म ही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसा सफिशिएंट है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि वो पैसा सफिशिएंट, मैं कह रहा हूँ पैसा खत्म ही नहीं होगा बल्कि और ग्रो करता रहेगा। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, चूजिंग द राइट एसेट क्लास। एंड आपको शायद लग रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस समय, और वो एक्साइटमेंट है इसलिए कि लोगों को पता नहीं है ये बात, बहुत कम लोगों की बात पता है। दिस इज द मैजिक ऑफ प्लानिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ चूजिंग द राइट एसेट क्लास एंड मैजिक ऑफ नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली उसे फिक्र ही नहीं है, उसे पता है यार इतने पैसे हैं, ये तो खत्म ही नहीं होने वाले। किस एग्जांपल दे सकते हो SWP का? मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम के किसी व्यक्ति ने 3 करोड़ का कॉर्पस अपना बना लिया, ठीक है। 3 करोड़ का कॉर्पस एट द एज ऑफ 45 आई थिंक बन सकता है, अगर आप अच्छे जंप्स ले रहे हो, राइट। कम का लगा लो, आप जो मर्जी कॉर्पस बना लो, मैंने 3 करोड़ का एग्जांपल लिया। आप बताओ इस कॉर्पस पे आप क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? 12%। मैंने 12 ही लिखा है। देखो क्या वाइब्स मैच हो रही हैं अपनी। अब आपका खर्चा जो है मैंने एज्यूम किया है, आप चेंज करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं वही इनपुट कर दूंगा। 1 लाख रुपीज पर मंथ आपका विड्रॉल रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर ये 5% से बढ़ जाएगा, मैं मान रहा हूँ आपके खर्चा भी बढ़ेगा हर साल, राइट, फेयर इनफ। तो 3 करोड़ का कॉर्पस है, 12% का रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख रुपए का विड्रॉल है पर मंथ, जो कि हर साल कितने परसेंट से बढ़ने वाला है? 5% से। कब तक चल जाएगा पैसा? पता नहीं, 15-20 साल। अगर 15 साल की कैलकुलेशन करता हूं मैं, हाँ जी, कोई गेस है 15 साल बाद क्या होगा इस पैसे के साथ? एनी गेसेस? नहीं। दिस विल बी 11 करोड़ 52,13,147 रुपीज। 11 करोड़? हाँ जी, विड्रॉ करने के बाद? यस। आपसे क्यों नहीं हुई पता है कैलकुलेशन? हमें पता है विड्रॉल मतलब माइनस, माइनस मतलब बैलेंस कम होना चाहिए। हम भूल गए कि हमारे पास 3 करोड़ का बैलेंस है जिसपे हम 12% कमा रहे हैं, विच इज इन फर्स्ट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली, मेरे पास कैलकुलेशन है पूरी। फर्स्ट ईयर आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, अगर कंपाउंडिंग सही चलती रही, तो लगभग 3 करोड़ पे 36 से 37 लाख रुपए के आसपास का आपका रिटर्न बनेगा कंपाउंडिंग होकर, राइट। फिर उसमें से हमने विड्रॉ सिर्फ कितना किया है? आप 1 लाख रुपए महीना विड्रॉ कर रहे थे, 12 लाख विड्रॉ किया है। सेकेंड ईयर में आपने 12,60,000 विड्रॉ किया, 5% से बढ़ा दिया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट 40 लाख के आसपास का बन रहा है। और ये करते 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 15वें साल में आपने कितना विड्रॉ कर लिया मैं आपको ये भी बताता हूँ। योर टोटल विड्रॉल्स आर इन 15 ईयर्स एवरी ईयर इंक्रीजिंग 5%, 2 करोड़ 58,94,277। योर इनिशियल कॉर्पस वाज 3 करोड़ and still you will get 11 crore 52,13,147 rupees at the end of 15 years. अच्छा। You want to change any variable, change it, you will get your answer. अब ये बात जिसको समझ में आ गई उसे पता है कि भाई मैं तो यार फाइनेंशियल में आई मीट पीपल, आई नो पीपल, आई हैव फ्रेंड्स जिनके पास अच्छा पैसा है, जो कहते हैं भाई जिंदगी बहुत ही बेकार चल रही है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, पैसे पे बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें बात जब मैंने पहली बार दिखाई ना, कईयों ने तो बात करनी बंद कर दी, पॉसिबल ही नहीं, झूठ बोला, तेरी कैलकुलेशन गलत है। मैंने कहा भाई ये कैलकुलेशन शीट ले जा, जहां मर्जी चेक करवाओ, गलत हो तो मुझे बता देना। से शुरू करना चाहिए विड्रॉ करना अमाउंट? देखो यार, जब आपको लगे कि अब आप अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हो, उस पैशन से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आ रही हो, तो आप विड्रॉल से काम चला सकते हैं। ये सब चीज़ें तभी करें जब भाई अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर लें, राइट। जैसे मैंने भी विड्रॉल शुरू नहीं करा है, एंड फोरसीबल फ्यूचर में मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, राइट। बट यू नेवर नो, आज से 2 साल बाद मुझे लगे कि आई एम डन, या 5 साल बाद भी ना लगे, या 10 साल बाद भी ना लगे, तो मैं तो विड्रॉल तभी करना शुरू करूंगा या तो मेरी इन्वेस्टमेंट में कुछ दिक्कत लगेगी, मुझे रेड फ्लैग्स नजर आएंगे, या फिर अब मैं प्लान कर चुका हूँ कि भाई अब मैं सिर्फ सुबह उठना चाहता हूँ, आधा पौना घंटे मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगा, फिर उसके बाद अपने पिकअप ट्रक को उठा के भाई फरीदाबाद की एक गेड़ी लगाऊंगा, बढ़िया सी इंजॉय करूंगा, फिर घर पे आके अपनी मैडम के साथ बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाएंगे, खाएंगे, दोपहर को नींद लेंगे। अगर मैंने ऐसी लाइफस्टाइल चूज करी तो मैं विड्रॉल शुरू करूंगा, है ना। या मेक सेंस। एंड इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें मेडिकल और टर्म स्पेसिफिकली, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों लोगों को लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और क्या फैक्टर्स डिसाइड करने चाहिए और लेने के पहले? आई थिंक फैक्टर्स तो बहुत लंबे हो जाएंगे, बट मैं ज़रूर इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करूंगा, राइट। देखो यार, मैंने पहले भी बहुत जहाँ भी जाता हूँ ना, ये तो ऐसा है कि सिग्नेचर है हमारा कि मेडिकल इंश्योरेंस पे तो बात करनी ही करनी है, राइट। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस जिसने नहीं लिया है और वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है, SIP कर रहा है, तो
गैंग्स ऑफ वासेपुर का मीम है ना, हमें अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं। क्योंकि विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस योर इन्वेस्टमेंट मीन्स नथिंग, नथिंग। क्यों? आप एक एग्जाम्पल लो, वही आपके मिस्टर है, 6 लाख रुपए का पैकेज है, राइट? 6 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है। मान लो आपने उसे मोटिवेट कर दिया कि भाई उसने पॉडकास्ट देखा, आधा ही देखा, बीच में उठ के चला गया, कहता है हाँ छोड़ो सब कुछ, 30,000 रुपये खर्च करूंगा, 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। कैलकुलेशन कर लो कुशल, 20,000 रुपये पर मंथ वो इन्वेस्ट करता हुआ जा रहा है। पहले साल 20,000 रुपये महीना पर मंथ इन्वेस्ट किया, कैसे कैसे उसने अपने पैसे बचाए, 2,40,000 हो गए। अगले साल उसने फिर 2,40,000 रुपये जोड़े, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख हो गए, इंटरेस्ट मिलकर 5.5 लाख हो गए, एक रैंडम फिगर हमने ले लिया। तीसरे साल घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, 6 लाख का बिल सामने खड़ा है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? 0। अब यहीं पे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होता, भगवान ना करे किसी घर पे मेडिकल इमरजेंसी है, बट आ जाती, तो आपके पास क्या था? मेडिकल इंश्योरेंस था। वो 6 लाख कौन पे करता? मेडिक्लेम वाले करते। आपकी इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहती, आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको वो निकालनी ना पड़ती। दिस इज मेडिकल इंश्योरेंस फॉर यू। नाउ जो लोगों की दिक्कत है, परेशानी है, वो क्या है? अभी मैं किसी से यहाँ पे पूछूं मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, यहाँ पे वैसे बहुत समझदार लोग बैठे हैं, होगा, लेकिन कई लोगों को हाँ है वैसे मेडिकल इंश्योरेंस, देखा 1-2 है मेडिकल इंश्योरेंस। आपका नहीं। अब देखो क्यों नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस। मैं एक बात बताऊँ, हाँ। मैंने भी अभी लिया थोड़े महीने पहले। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते लोग? बोलोगे ज्वाइन द कोर्स। हाँ, yes, log into neerajarora.com and click on the stock market courses। वैसे ऐसा क्यों किया कुशल तुमने? मैं बिलीव ही नहीं करता था इंश्योरेंस में, मतलब एग्जैक्ट, पता है यही है कुशल, यही है। और पता है यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आप बिलीव नहीं करते थे, फिर आपने अपने आप को चेंज किया। चेंज इज नॉट बैड ऑलवेज, चेंज इज गुड। तो वेरी फ्रैंक, पता है मैं तो बोलता हूँ कि मैंने ये किया है गलती, और मैं तो बोल देता हूँ। ऑनेस्टी रहना चाहिए अपने आप को। जब मतलब मैं कभी डाउट करता हूँ यार, CA CFA ACC ये सब किया, फिर भी उसके बाद मैंने इंश्योरेंस ले लिया था। मतलब अगेन पर्सनल फाइनेंस इज नॉट टॉट इन एनी ऑफ दिस करिकुलम्स, बट द पॉइंट इज कि मेरा क्या माइंडसेट था कि अगर चलो इंश्योरेंस में जो हेल्थ इंश्योरेंस भी है, अगर डिजीज आई भी तो ठीक है, देख लेंगे, मैं ऑलरेडी 15-18% कमा रहा हूँ स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से, वहां से रिडीम करके इधर डाल देंगे, मैं वैसे सोचता था। बहुत गलत है। और आपकी पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इतने खुल के ये बात बताई। एंड दूसरी बात, किसी भी दुनिया के किसी भी कोर्स का आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बताऊं क्यों? CS बैंकरप्ट नहीं होते क्या? CFS बैंकरप्ट नहीं होते क्या? सबसे बड़ी चोरी जो स्टॉक मार्केट में होती है, जब फंसते हैं तो आप वो देखते हो, वो फाइनेंस की टॉप डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, टॉप एंड MBAs होते हैं। तो किसी कोर्स का आपके पर्सनल फाइनेंस हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है, खुद ही एक्शन लेना पड़ता है। सो कमिंग टू योर पॉइंट, यही सोच है लोगों की कि क्या करना है मेडिकल इंश्योरेंस का, मेरे पास स्टॉक्स है, मेरे पास और इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है क्या है? आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 2 मिनट के लिए ऐसे सोचो 5 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, अब दोबारा 5 लाख रुपए चाहिए तो आपको दोबारा 5 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। और मेडिकल इंश्योरेंस का सबसे बड़ा रोल कहाँ था? जहाँ पे एक व्यक्ति को ऐसी डिजीज हो गई है जिसमें रेपिटेटिव खर्चा होना है, जिसको रेपिटेटिव हॉस्पिटल हर साल उसका 15-20 लाख का बिल बना रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट 15-20 लाख थी ना, वो एक बार के बिल में चली गई, अगले साल 15-20 लाख फिर कहाँ से लाओगे, फिर कहाँ से लाओगे, फिर कहाँ से लाओगे? मेडिकल इंश्योरेंस में प्रीमियम देते जाओ, 15-20 लाख रुपए लेते जाओ। जितनी जल्दी आप कमाना शुरू करें, उतनी जल्दी मेडिकल इंश्योरेंस लें। और दूसरा कारण मेडिकल इंश्योरेंस लोग क्यों नहीं लेते, ये है ट्रेडिशनल सोच कि अच्छा मैंने 25,000 का प्रीमियम दिया, 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, तो अगर पूरे साल बीमार नहीं पड़ा तो 25,000 तो मेरे गए, क्योंकि मेरे को कोई फायदा तो मिला नहीं। पहली बात तो खुशी की बात है ना कि तू बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल नहीं गया, भाई ये दुख की बात थोड़ा ना, तो खुशी की बात है। और दूसरी बात यार समझो, आपने अपने रिस्क कवर करने के लिए 25,000 रुपए दिए ना, आपने अपने रिस्क को कवर करने के लिए 25,000 रुपए दिए, तो ये थॉट हमें चेंज करना पड़ेगा। सारे ऑडियंस का होमवर्क, जाओ घर में चेक करो मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, पॉलिसीज की डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, टॉपअप देखो, को पेमेंट क्लॉज देखो, क्या होता है ये सब। अब वही तो बात है, ये सब समझाने में बहुत समय लगेगा। मतलब ये बेसिक चेक्स हैं, बेसिक हाइजीन चेक्स है एक पॉलिसी के, ये सारी चीजें देखो समझो। और अभी आपने सिर्फ बता दिया तो 2 मिनट में एक्सप्लेन कर लो। टॉपअप ये होता है, सुपर टॉपअप ये होता है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, वो शायद बहुत बेस कवर 5-6 लाख का है, लेकिन यू नेवर नो कि हॉस्पिटल में कितने का बिल बन सकता है। और आजकल भाई लाखों का बिल तो छोटी बात हो गई है, तो वो अगर आपका बेस कवर 5 लाख का, आपका बिल आ गया 15 लाख का, देन व्हाट?
तो एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं टॉपअप, हम फोन में नहीं कराते टॉपअप रिचार्ज काइंड ऑफ थिंग, वैसे सुपर टॉपअप इज कि आपने बेस कवर के ऊपर भी एक इंश्योरेंस ले लिया, अगर आपका बेस कवर खत्म हो जाता है वो टॉपअप सुपर टॉपअप किक इन हो जाएगा और आपको वहां से कवर मिल जाएगा। तो बेसिक चीजें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की चेक करें। को पेमेंट क्लॉज, को पेमेंट ऐसा होता है जैसे मैंने बताया कि भाई हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि आपका 10 लाख का बिल है, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है वी विल को पे 60% हमारा 40% आपका, वो भी आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। सो ये सारी बेसिक हाइजीन आपको चेक करनी है। वो भी होता है ना नो क्लेम्स बोनस, जहाँ पर अगर नो आपने क्लेम बोनस भी बड़े कमाल की चीज है, क्लेम्स नहीं दिया हाँ, तो वो तो आपका वो बढ़ जाता है, आपका वो कवर बढ़ता जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है, आपका कवर बढ़ जाता है। अगर आप नो क्लेम बोनस होता है तो आपका कवर जो होता है मेडिकल कवर वो बढ़ता जाता है एंड वो आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है लॉन्ग रन में। एंड एक खास बात, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा है और आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेके नहीं बैठे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आपका हमेशा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्या मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा है। मे बी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये थोड़ा अलग हो सकता है, बट प्राइवेट सेक्टर में तो हमेशा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, आप अपना भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए। नहीं बट डबल डबल क्यों करना है? हाँ, आपका एम्प्लॉयर आपको कब निकालेगा आपको नहीं पता, तो आपके निकालने के बाद मैं निकाल दूंगा ना इंश्योरेंस। हाँ, यही तो मतलब मैंने जानबूझ के लाइन बोली ताकि मैं आपसे क्वेश्चन निकलवा पाऊँ। जब वो निकालेगा तो तब करवा लूंगा ना। दोस्त, हेल्थ इंश्योरेंस ना जितनी कम एज में लोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि एक एज के बाद आपको बीमारियां हो जाती हैं, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस महंगा मिलता है, फिर आपको कई बीमारियां आपकी कवर भी नहीं की जाती हैं, फिर आपका प्रीमियम महंगा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड्स होते हैं कि इतने साल तक हम आपको कुछ देंगे नहीं, आप बीमार पड़ते रहो हम कुछ नहीं देंगे। वो सारे वेटिंग पीरियड्स वगैरह आप अपनी हेल्दी लाइफ में बिता दो, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो इतना मिससेल किया है हमने भाई हिंदुस्तान में, इतना मिससेल किया है। तो 35% जाता है ना कमीशन ये मैं फर्स्ट कहता ईयर हूँ कि प्रीमियम का। वो क्यों जाता है? गलती खरीदने वाले की भी है, बेचने वाले की भी है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? मैंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने सीए बनते ही जब कमाना शुरू किया सबसे पहले मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया। तब मेरी फर्स्ट पॉलिसी थी मेरे ख्याल से 80 लाख रुपए की, 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास की थी, कि भगवान ना करे मैं घर ना पहुंचा तो घर को 1 करोड़ तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं एक मिनट, एक टर्म इंश्योरेंस है और एक लाइफ इंश्योरेंस है, ये दोनों सेम लाइफ है या अलग अलग है? भाई ये तो कुशल मतलब इंसाइक्लोपीडिया खुलता जा रहा है यहाँ पे पूरा। बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया है, एक्चुअली बढ़िया है। सी, लाइफ इंश्योरेंस होना ही टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों सेम लाइन में यूज होने चाहिए हमेशा। इसके अलावा कोई और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के अलावा किसी और तरह का लाइफ इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। देखो लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हो जिससे मुझे पैसा वापस भी मिले, चाहे मैं जिंदा हूं तो भी तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि 40 साल का आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं, 40 साल के बीच में आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को इतना अमाउंट मिलेगा जो भी आपने इंश्योरेंस करा है। अब इसमें अगला क्वेश्चन एक लेमैन क्या पूछता है, अच्छा अगर 40 साल जिंदा रह गया तो पहले तो ये बताओ भाई 40 साल जिंदा रह गए खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है भाई, 40 साल तुम रहे, जिंदगी भी तुमने जी अपनी। फिर अगला क्वेश्चन होता है 40 साल अगर जिंदा रह गए तो कुछ मिलेगा? अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है नहीं साहब ये टर्म इंश्योरेंस है, 40 साल अगर जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पे हिंदुस्तानी बिगड़ जाता है हमारा, कहता नहीं फिर तो नहीं लूंगा टर्म इंश्योरेंस। फिर वो कौन सी पॉलिसी पे जाता है? वो ऐसी पॉलिसी पे जाता है कि भाई जहां पे ना इंश्योरेंस तो होता है मुश्किल से 5-10 लाख का, बाकी पैसा उसका लग रहा होता है इन्वेस्टमेंट में, लालच, ग्रीड, कि भाई इंश्योरेंस से भी कुछ कमा लूं। हम हर चीज से कोशिश कर रहे थे इससे भी कुछ कमा लूं, जैसे कंटेंट क्रिएट होता है ना, बस इससे भी कुछ ना कुछ कंटेंट तो निकाल ही लूं मैं, वैसे ही पैसों के साथ हम सोचते हैं कि इससे भी कुछ कमा लूं मैं, और वहीं हम फंस जाते हैं। मेरे को मैं टॉन्ट मार रहे हो पता है। नहीं नहीं मैं यार, गाड़ी का आपका वीडियो नहीं निकाल नहीं रहा नहीं था। नहीं, देखो यार, दैट्स योर ऑक्यूपेशन, दैट्स योर प्रोफेशन एंड यू शुड गिव योर बेस्ट टू योर ऑक्यूपेशन, राइट। सो माय पॉइंट इज के मतलब कैसी कैसी बातें सोचते हो तुम। मैं तो जेन्युइनली बोला कि हर कंटेंट क्रिएटर होता है ना, तो पॉइंट ये है मेरा कि हम इंश्योरेंस से भी जब अर्न करने की सोचते हैं ना, हम मैसअप कर देते हैं। ये बेसिकली आप यूलिप्स की बात कर रहे हो क्या? यूलिप्स है और मनी बैक है और एंडोमेंट प्लान है, पता नहीं क्या क्या रायता फैला रखा है। तो इससे इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलता है, मतलब आप प्रीमियम अजी कुछ रिटर्न नहीं मिलता, 6-7% का रिटर्न सारा होता है। अच्छा, अब आप सोचो आपको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 6-7% के रिटर्न के चक्कर में आपकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ऐसा सोचो ना कि एक व्यक्ति जिसके 6 लाख रुपए की सैलरी है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके घर वालों को आप दे रहे हो भाई 12 लाख रुपए रख लो जी। में देखो कि उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है,
किस में ज्यादा खुश होंगे वो? 1 करोड़ में भाई कम, of course. ऑब्वियसली खुश तो नहीं होंगे, मिस्टर ए चले गए दुनिया से, मतलब बट फिर भी नाउ दे फाइनेंशियली स्टेबल। हमारे वो अकाउंट्स में ABC आर पार्टनर सी डाइड। तो पॉइंट मेरा यही है कि भाई आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, अपनी इनकम का कम से कम आपको 10x ऑफ योर इनकम शुड बी योर टर्म इंश्योरेंस। अच्छा, राइट। तो अगर सपोज 10-12 लाख तो 1.2 CR। यस यस यस। अब आप देख लो, आपको तो 10-15 करोड़ का लेना पड़ेगा। लेमैन रूल है, ऑब्वियसली बड़ी इनकम हो जाती है तो आप मेरे को लगा आप ज्यादा बोलोगे, टर्म but इंश्योरेंस, आपने तो ठीक मैंने तो अभी आपके महीने की इनकम के हिसाब से बताया ना। एनीवेज, तो जब इनकम बहुत बड़ी हो जाए तो आपको एक जज करना चाहिए उस समय कि कितना इंश्योरेंस चाहिए। अदरवाइज एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए रूल है कि आप अपनी इनकम का 10x 15x, अपर लिमिट में 20x से ऊपर मिलता भी नहीं है। मैं एक और सच बात बताता हूँ आपको, चलो मैं से पब्लिक में बता ही रहा हूँ आज, तो मैंने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है। मेरा यही था कि अभी जाके, अभी मैं 25 साल का, कोई मतलब है नहीं, मतलब एज इन द सेंस डिपेंडेंस वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा था अभी लेके क्या फायदा है। तो मैंने सोचा कि दिखते 30-35 का होने के बाद लेके, अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया मैंने, समझ गया कि वो तो सही है, बट टर्म इंश्योरेंस मैंने सोचा बाद में लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? अगेन अप्रोच है जिंदगी की। मम्मी पापा वेल सेटल्ड हैं, आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जिस दिन कोई डिपेंडेंट हो जाए आपके ऊपर, जिस दिन आपको लगे कि नहीं मेरे जाने के बाद इस व्यक्ति को सपोर्ट चाहिए, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, उस दिन आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट, नथिंग और ये भी इसमें जैसे आपने बताया मिस सेलिंग बहुत होती है, तो फिर अभी क्या मतलब सब आके बेचते जाते हैं, ये लो ICICI का लो, SBI का लो, HDFC सब का बेच लो, रहे हैं। कौन सा लेना आप देखो ना, चाहिए? यूट्यूबर्स कम बेच रहे हैं, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट हो रही है, ये ऐप प्रमोट हो रही है, लेट द बायर बिवेयर, सबने एक ऐसे भाई झंडा उठा लिया, भाई अपने अपना देख लो। तो कौन सा लेना चाहिए फिर, कैसे डिसाइड करें? मतलब वो पता है, आई नो कि डिटेल्ड है, बट बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई आपकी जो कंपनी है वो कितनी वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स कम होती हैं, उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो अच्छा हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब अगर 100 लोगों ने अगर Claim क्लेम दिया किया, तो 95 लोगों को क्लेम्स दे दिए, 95% इसको। यस, तो बेसिक हाइजीन चेक है। एजेंट से क्वेश्चन पूछो, एजेंट को अपना भाई दामाद मत समझो, अरे आओ जी आओ इंश्योरेंस दे दो जी हमें जी, नहीं भाई, उससे सवाल करो, उसको अकाउंटेबल बनाओ, उससे बोलो कि भाई आप कैसे कैसे सपोर्ट करने वाले हो मुझे। मेडिकल इंश्योरेंस, जब कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो एजेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है वहाँ पे, क्योंकि आपको भागा दौड़ी करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, क्लेम लॉन्च करना है, TPA डेस्क पे जाना है, हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। और TPA बेसिकली थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पे अपना क्लेम लेने जाते हो हॉस्पिटल में। तो ऐसे में एजेंट जो है ना, वो बहुत मेन रोल प्ले कर सकता है। अगर वो एजेंट वहाँ पे आपके साथ खड़ा हो जाता है तो एक अपने आप ही आपको सपोर्ट फील होना शुरू हो जाता है कि चलो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन ही विल लुक आफ्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये भी इंश्योरेंस लेना हमेशा मैंडेटरी क्या, एजेंट्स के थ्रू ही लेना होता है, डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करके नहीं ले सकते क्या? देखो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन हमने तो हमेशा एजेंट के थ्रू ही लिया है, राइट। एंड मे बी आपने बोला है तो मैं इस पर जरूर सोचूंगा कि डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आई विल रिसर्च ऑन इट। ये वही ना, एजेंट बहुत ज्यादा कमीशन लेता है, तो इसकी कॉस्ट मतलब मेरे को लग रहा है। देखो कुशल, मैं बीच में आपको क्यों रोक रहा हूँ यार, एजेंट इज नॉट अ नेगेटिव पर्सन एट ऑल। अगर वो सही व्यक्ति है, मतलब ये वैसा ही है ना कि कोर्स किससे खरीद रहे हो आप, अगर आप खरीद ही उससे रहे हो जो बस आपको कोर्स बेच के आपको बोलेगा ओके हो गया चल रहा हूँ मैं, और दूसरा व्यक्ति भाई कहेगा नहीं आई विल मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा, तो ऐसी एजेंट है। एजेंट भाई एक है भाई जिसने पॉलिसी बेच दी, उसके बाद आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहा है। एक एजेंट है जिसने पॉलिसी बेच दी तो वो आपको टच में रखता है कि पॉलिसी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट हुए हैं, वो आपको बता रहा है साहब ये चेंज हो गए, सो यू कैन रिकंसिडर ये क्या करना है आपने क्या नहीं करना है। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे वो आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट ऑफ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस बट ऑफ आप क्या बोलें उसको, मोटर इंश्योरेंस बोल लो या क्या एग्जैक्ट क्या बोलें, कार इंश्योरेंस। तो मेरे पास एक कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया, छोटा ट्रक वाले ने साइड से मारा और उसको चोट लग गई गाड़ी को भाई। अब हम ले गए उसे वर्कशॉप में, अब वर्कशॉप वालों ने बिल बना के दिया जी इसका तो 1.5 लाख रुपए का बिल बनेगा, ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस वालों को हमने फ़ोन किया, वो नहीं जी ये होगा, सर्वेयर आएगा, सर्वेयर आके कुछ बातें बना के चला गया। मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैंने आपसे इंश्योरेंस लिया था, संभालो। एंड आई एम ब्लेस्ड, वो एजेंट भाई वर्कशॉप पे पहुंच गया, उसने सर्वेयर से बात करी, सारा कुछ उसने देखा, वो गाड़ी घर पे छोड़ के गया मेरी ठीक करवा के। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस। अब बताओ ना, मैं यहाँ एजेंट की तारीफ करूँ या बुराई करूँ? मैं तो तारीफ करूंगा भाई। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस।
मेरी हेडेक कम हुई, मेरा सरदर्द कम हुआ। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मोहित ग्रोवर नाम है भाई, जो अच्छा व्यक्ति है उसका नाम क्यों ना ले। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हम सब गलत व्यक्तियों के नाम तो ले लेते हैं, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना हम उसके नाम लेते हैं, तभी तो नेगेटिविटी बहुत फैलती है। तो अगर मेरे को भाई उसने हेल्प करी तो मैं तो उसका नाम लूंगा। ऑल्दो मैंने उसको थोड़ा डांट भी दिया था कि यार देख यार तेरा सर्वेयर ये कर रहा है वो कर रहा है। उसने बोला आप चिंता मत करो, आप घर बैठो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब करवाना। उसने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे नहीं दिए मैं दूंगा। तो आप देख रहे हो इससे मेरा कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज होता है। और अब मैं उसको और बिजनेस दूंगा, ऑब्वियसली दूंगा। आप मैं इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे जिसको भी शायद लाख लोग तो देखेंगे, राइट, मिलियंस भी हो सकते हैं, बट 1 लाख लोग मिनिमम होना, डाउन साइड लाखों लोगों के सामने एक व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ, राइट। तो प्रमोशन हो रहा है, राइट, फरीदाबाद वाले लोग ढूंढ भी सकते हैं उसको। तो मैं मतलब प्रमोट करो ना अच्छी चीज़ों को, व्हाई नॉट। तो ये चीज़ें हैं कि आपके एजेंट का बहुत बड़ा रोल है। एजेंट्स को नेगेटिविटी की तरह ना देखा जाए, ना म्यूचुअल फंड में ना इंश्योरेंस में। आप इनको ये समझो कि मैं फिर से बोलूँगा, जब हम इन्फ्लुएंसर्स और हम यूट्यूबर्स और हम ये सब नहीं थे, तब आपके घर पे कौन लेके आता थे नॉलेज वाली बातें? यही लेके आते थे। बस बात वही है कि कोई एजेंट आपसे सिर्फ कमाना चाहता है और कोई एजेंट जेन्युइनली आपको वैल्यू देना चाहता है। उसके बीच में वैल्यू देते हुए वो कमा रहा है, आई थिंक वो उसका हक है। राइट। ये जो बाकी के इंश्योरेंस है जैसे मेडिकल और टर्म तो समझ गया, लाइफ वाला जो है, बट जब आपने कार इंश्योरेंस बताया, फिर अभी आईफोन के भी वो मोबाइल खरीदते फोन इंश्योरेंस होता है। अब तो फोन फ्रॉड का भी इंश्योरेंस है। किसका? फोन पे जो फ्रॉड्स होते हैं उनका भी इंश्योरेंस है। मैंने अभी ट्रू कॉलर का ना प्रीमियम वर्जन लिया है, तो उसके साथ मुझे 10-15 हज़ार का इंश्योरेंस मिला HDFC अर्गो की तरफ से कि अगर फोन पे आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो सैशे इंश्योरेंस कुछ नाम था उसका। ये सब आते हैं अभी तो। क्या डेंगू इंश्योरेंस है कि डेंगू हुआ तो आपको इंश्योरेंस, मतलब ये सब, ये मतलब कौन से लेने चाहिए? इतने इंश्योरेंस आ गए, कौन से लेते हैं? यार देखो, मैंने तो सच बताऊँ, आई हैव माई लाइफ इंश्योरेंस, माई मेडिकल इंश्योरेंस। मेरे फादर मुझे बोलते रहते हैं कि जो आपके ऑफिस के एसेट्स हैं उनका भी इंश्योरेंस करा लो। तो मैंने कभी ऐसे बहुत सीरियसली कंसिडर नहीं किया, बट मैं कंसिडर करूँगा ज़रूर उसको। एंड कार में तो मैंडेटरी है, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते हो। तो बाकी कार का इंश्योरेंस भी मतलब इट्स मैंडेटरी। आप बिना गाड़ी के आप चल ही नहीं सकते हो, बिना इंश्योरेंस के आप चल ही नहीं सकते हो। और 2-3 गाड़ियाँ, सबका इंश्योरेंस है प्रॉपर। और टाइम टू टाइम मेंटेन करता हूँ मैं कि कोई भी गाड़ी किसी भी समय बिना इंश्योरेंस के ना चले। ठीक है, परफेक्ट। सो आई थिंक इंश्योरेंस इज क्लियर। सो लेट्स टच अपॉन द हॉट टॉपिक ऑफ रेंटिंग वर्सेस बाइंग। तो इस पे आपके थॉट्स बताओ। हमें माफ कर दो, हमें इस कलेश में नहीं पड़ना है। जिसको जो करना है वो करे, जिसको रेंटिंग करनी रेंटिंग करे, बाइंग करनी बाइंग करे, दूसरे की सलाह पे ना करे। मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर्सनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है, वेरिएबल्स इतने सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर दैट आप ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि हाँ भाई खरीदना है या रहना है, राइट। चलो अब आपका बता दो, आपने क्या रेंट किया, बाय किया है? हाँ मैं काफ़ी समय, मेरी स्टोरी बिल्कुल अलग रही है, बिल्कुल। तो पहले मैंने फर्स्ट फ्लैट शायद बाय किया होगा, याद नहीं आ रहा, 2016 में, छोटा सा अपार्टमेंट। आपके लिए वैसा है ना कि यार एकदम ये तो हर साल खरीदेंगे भाई। अभी तो स्टोरी सुनाई, 2016 में कुछ भी नहीं था। 2016 में मैंने फर्स्ट अपार्टमेंट बाय किया था। मैं ये सोचो मैं तब लोन क्यों नहीं लिया था। अच्छा, विदाउट लोन लिया था? हाँ, विदाउट लोन ही लिया था मैंने। हाँ, बहुत मतलब इट वाज अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, 3 BHK था। मुंबई में मुझे पता है 3 BHK इज लाइक, भाई स्मॉल तो कोई कह नहीं सकता है। एंड पार्किंग भी थी उसके साथ, पता है। एनीवेज कितने का था ये? शायद 80-90 लाख रुपए का होगा। ये कहाँ पे? फरीदाबाद में? फरीदाबाद में। यहाँ पे रेट्स कितने हैं, मतलब रीजनेबल है? रीजनेबल है। 2016 भी तो था। कितना स्क्वायर फीट था ये? मुंबई वालों के हिसाब से तो बहुत बड़ा था, 1700-1800 बढ़िया यार। 1800 स्क्वायर फीट का 90 लाख तो काफी। मैं ये अभी मैं फिगर्स जो मुझे बिल्कुल याद आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, मतलब कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए ये क्या बोल दी, ये क्या बोल दिया। बट ये तो 2016 की बात है। 2016 मैं सोच रहा हूँ मैंने होम लोन लिया था कि नहीं लिया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। नहीं लिया होगा क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है उसकी, डायरेक्ट बाय था वो। ठीक पैसे जोड़ लिए थे मैंने 2016-17 में। एनीवेज, तो फर्स्ट अपार्टमेंट लिया था मैंने तब। एंड मैं उसमें रहा बहुत कम। क्यों? मेरे को ना, मैं रहता था रेंट पे। अपार्टमेंट मैंने ले लिया था इमोशनल डिसीजन में, मम्मी पापा के इमोशनल डिसीजन में, सर पे छत अपनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। मैं रहता था 4000 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट में। उसका मुझे रेंट उसके बहुत कम लगता था इन कंपैरिजन टू द वैल्यू विच आई वाज गेटिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, उस फ्लैट के, अगेन मैं कोई शो ऑफ या ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं बता रहा हूँ जो रेंट पे मेरे पास फ्लैट था, उस फ्लैट के वॉशरूम इतना बड़ा था, एक जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम था उसमें सोना था, जकूजी था और स्टीम बाथ थी।
तो ऐसा लगता था 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर रह रहे हो, और बड़े बड़े कमरे, बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स, राइट। इसके वीडियो है क्या, बी रोल्स में चला देंगे? हाँ, कहीं ना कहीं होगी, मतलब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं मिल हाँ। जाएगी, बहुत पुरानी बात है। तो मैं, क्या रेंट था? हाँ सब पूछ लो मुझसे। अरे बता दो ना, अभी रेंट बहुत कम था यार। 2016 की बात है ये तो। नहीं, मुझे वही तभी को मैं याद करने में दिक्कत हो रही है कि पता नहीं 50 से 70 हज़ार के बीच में रेंट होता होगा। क्या बात है यार। हाँ हाँ, अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इतना जबरदस्त वैल्यू मिल रहा था मुझे, तो मुझे लगता था व्हाई नॉट। वो खरीदने के लिए शायद 2.5-3 करोड़ का होता होगा उस टाइम पे, बट मुझे जबरदस्त वैल्यू मिल रही थी उससे। 2000, और मुझे ईयर्स में भी थोड़ी कंफ्यूजन है, 16-17 था या 17-18 था, मतलब एकदम एक्यूरेसी से मैं याद नहीं कर पाऊंगा उसको शायद। तो मैं उस फ्लैट में रहता था, और वो अपना अपार्टमेंट मैंने लेके रेंट पे दे रखा था। फिर मैंने एक और ऐसा छोटा अपार्टमेंट खरीद लिया, वो भी रेंट पे ही चढ़ा रखा था। मैं उसी फ्लैट में रह रहा था, मैं बड़े फ्लैट्स के अंदर ही शिफ्ट हो रहा था, कभी इधर रेंट पे, कभी इधर रेंट पे, कभी इधर रेंट पे, कभी इधर रेंट पे। एंड फैमिली हमारी, पहले मेरी एक बेटी थी, फिर 2019 में मेरी दूसरी बेटी हुई, फैमिली बढ़ गई, बच्चों के स्कूल वाले डिसीजंस आने लग गए कि स्कूलिंग कहाँ पे होगी, क्या होगा। फिर 2021-22 में मैंने अपने 2 अपार्टमेंट्स बाय करे, राइट। तब तक मेरे पास छोटे छोटे अपार्टमेंट्स थे, बट वो रेंट पे थे और मैं खुद रेंट पे रह रहा था, राइट। 2022 में मैंने 2 अपार्टमेंट्स बाय करे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट तय हो गया था दोनों बच्चों का स्कूल कहाँ होगा, और स्कूल इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म डिसीजन। इट्स नॉट लाइक के आज आप एक स्कूल में और कल आप दूसरे स्कूल में हो। तो एक बच्चा स्कूल जाता है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 साल, एक हो गए 3, मतलब 15 साल के लिए तो जाता ही है बच्चा, नर्सरी KG, फिर उसका फर्स्ट सेकंड और ये सब 14-15 साल के लिए बच्चा जाता ही है। तो मुझे फिक्स हो गया था कि अब यहाँ पे तो रह सकता हूँ मैं, इतना 14-15 साल तो टिकना ही पड़ेगा, तो अपार्टमेंट ले लेता हूँ मैं। वेल्थ वाइज भी ठीक कंडीशन हो गई थी, मॉनेटरी भी ठीक कंडीशन हो गई थी, कोई स्ट्रेस नहीं था लाइफ में पैसों का। तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स अ राइट कॉल। 2 अपार्टमेंट लिए, एक में ऑफिस बना दिया, एक में रहना शुरू कर दिया, राइट। एंड उसके बाद लैंड नहीं थी, तो मैंने बताया लैंड मैंने अभी बाय करी रिसेंटली, 1 साल हुआ होगा। तो 2022 में अपार्टमेंट ली, 2023 में लैंड लिया। लैंड का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो था सारा का सारा, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाह रहा था दूसरी एसेट क्लास के अंदर, दैट्स इट। ये स्टिल सरप्राइज ना, मैं 20% का रिटर्न काफी अच्छा है लैंड में, आपने जो बताया। हाँ, अरे बहुत बढ़िया। मैंने कोई उम्मीद भी नहीं की थी, हाँ, किसी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं थी मुझे, एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। एंड जो रिटर्न आया है, अगर ये 1-2 साल और चल गया इस तरह का भाव, तेजी चली, हाँ। तो क्या होता है रियल एस्टेट में, जो मैं यार मेरे को जीरो नॉलेज है रियल एस्टेट की, बस ऑब्जर्वेशनल नॉलेज है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे इससे सेल परचेज में इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ। तो अगर ये भाव एक बार ऊपर चढ़ गया और फिर चाहे स्टेगनेंसी भी आ गई, तो मान लो अगर 10-20 हज़ार 30 हज़ार और पर गज के हिसाब से हमारे यहाँ पे होता है, वो चढ़ गया, आई थिंक बढ़िया वैल्यू निकल कहाँ पे ली थी आपने ये लैंड? बिल्कुल अपने घर के पास से ली है, जहाँ पे फरीदाबाद अपार्टमेंट्स में? हैं। हाँ, 3 प्लॉट हैं लाइन से। अच्छा, और कितने हो गज, मतलब क्या होता है? हेक्टर कुछ ऐसे होते हैं? यार ये सब, ये कहते हो रियल एस्टेट में मेरा हाथ बहुत ही तंग है। एकड़, मेरे को तो सिर्फ एकड़ पता है। एकड़ तो बहुत बड़ा होता है भाई। गज मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर गज में आई थिंक 9 फीट होते हैं। 3x3 हाँ, कुछ, 3x3 3 ऐसा by कुछ, 3 9 ऐसे स्क्वायर कुछ। फीट होता है ऐसा, राइट ऐसा राइट। कुछ होता है। गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी में भी जैसे अभी रेंट वर्सेस बाय तो एक फ्लैट का हो गया, गाड़ी में भी अभी कैसे बहुत हॉट टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है कि ये अभी इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजी हो गए, उबर ओला इतना एकदम कहाँ फीजिबल ईजी हो हो गया गया है। कुशल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। कहाँ ईजी हो गया है? चलो दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में राजीव चौक पे ऑटो इजेक्शन सिस्टम है, आप बस खड़े हो जाओ, गेट में फेंक के मारेंगे बाहर। सच में ऐसा है। कहाँ ईजी हो गए? आप चल के देखो दिल्ली की सड़कों पे, मेट्रो ने एक हद तक सॉल्व किया है, बट बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, बहुत सारी दिक्कतें, किसी की कनेक्टिविटी अच्छी, किसी की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं रहता हूँ उसे ग्रेटर फरीदाबाद बोलते हैं, वहाँ पे ग्रेटर जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। और उसकी कनेक्टिविटी है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, है ही नहीं। नो मेट्रो, नो बस, नथिंग डूइंग। आपके पास अपनी व्हीकल है, बढ़िया, नहीं तो भाई एक ऐसा ऑटो मिलेगा जिसमें इमरान हाशमी के ऐसे ऐसे गाने चल रहे होंगे जो आप झेल नहीं पाओगे। सी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज जाके गाड़ी खरीद लो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर किसी की, जैसे कि मेरे घर में मेरी कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी जॉब है CP में, उनका घर है शायद विकासपुरी में, उनकी कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड है, राइट। या और भी बहुत सारी से जगह हो सकती हैं कि भाई बिल्कुल मेट्रो के पास ही आप उतरते हो और आपका ऑफिस बिल्कुल मेट्रो के पास है, उनको तो मेट्रो ही यूज़ करनी चाहिए। आंसर मैंने वहीं कर दिया था, आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, यू शुड बाय अ कार। अगेन, वाइल बाइंग अ कार, पड़ोसी को मत देखो, अपनी पॉकेट को देखो। पड़ोसी को मत देखो उसने कौन सी खरीदी है, आपको नहीं पता उसने वो कितने उधार लेके खरीदी है, आपको नहीं पता। वो मॉर्गन हाउसल बोलता है कि जब आपके सामने से कोई फरारी जाती है ना, आप फरारी वाले को नहीं, फरारी को देखते हो। एंड मॉर्गन हाउसल ही बोलता है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी।
आपको जो फरारी दिख रही है वो आपकी वेल्थ नहीं है, वो जो आपके म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं ना वो आपकी रियल वेल्थ है, वो दिखती नहीं है। वैसे रिस्क एंड वेल्थ आर देन सिनोनिम्स, आपने बोला रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। यस यस यस। तो मेरा मेरा अंडरलाइन पॉइंट ये, अपनी नीड्स को एसेस करो ना यार। आपको गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। चाहिए तो अब इसमें थोड़ा जुडिशियसली डिसीजन लेना कि भाई मेरे को कितना कम्यूट करना पड़ता है, वहाँ पे मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, राइट। एंड और मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहिए तो सेकेंड हैंड ले लो। मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी चलाई है यार, मेरे फादर ने सेकेंड हैंड गाड़ी चलाई है यार, मैं सीखा हूँ उसी गाड़ी पे, सेकेंड हैंड गाड़ी पे यार। ठीक है, अब पैसे हैं तो भाई हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, ले रहे हैं। तो आपको पहले अपने आप को देखना है, अपनी अफोर्डेबिलिटी को देखना है, जो सूट करता है वो करो। बस जब आप ये असेसमेंट कर रहे होते हैं तब ऑनेस्ट रहो। अगर आप तब ऑनेस्ट हो ना, आपका डिसीजन सही होगा। अब आप तब उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स ले आते हो, जैसे कि सीए एग्जाम्स में होता है ना कि पेपर दूं या ना दूं। अब उसमें अपने दोस्त से पूछो जो छोड़ रहा है पेपर, तो वो तो आपको यही बोलेगा भाई मत दे, दोनों भाई अगली बार देंगे, रैंक निकाल के लाएंगे, है ना। आप अपनी असेसमेंट करो, अपनी असेसमेंट करके अपने कॉल लो, दैट्स इट। राइट, या आई थिंक फेयर। ये भी पर्सनल है, काफी पर्सनल फाइनेंस है। अब इसमें ना एक बैकलैश क्या आ सकता है, हाँ खुद तो हाईलेक्स लेके बैठा और ये और वो है। भाई फिर से आपको नहीं पता मेरे पर्सनल फाइनेंस क्या है, और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैंने तो शौक के तौर पे लिए। कितने की गाड़ी है वो उसका एमआरपी जो मार्केट प्राइस है हाँ। वो है 45 लाख का, बट उसमें भी बहुत हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आपको 10 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपने क्रेडिट कार्ड से लिया क्या? हाँ कुछ? मैंने ये भी credit- हमने 2 हाईलेक्स लिए हैं, एक मेरी सिस्टर ने ली, एक मैंने ली है। अच्छा। एक रेड है, एक वाइट है, दोनों पे हमने क्रेडिट कार्ड से 10-10 लाख रुपए पे करे हैं, दोनों पे ज़बरदस्त रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। सेकंड वाली पे तो हमें डिस्काउंट भी और अच्छा मिला है, तो आपको कहीं ना कहीं हाईलेक्स पे 10 से 12 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है आज की डेट में, राइट। एंड व्हेन यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड एंड योर हैक्स, तो वो आपको और डबल बेनिफिट दे जाता है, राइट राइट। तो अगेन ये सब भी छोड़ो, मैंने क्रेडिट कार्ड, मेरे पास क्रेडिट कार्ड इसलिए गाड़ी नहीं खरीदी, मुझे एक फन पिकअप ट्रक चाहिए था, और मेरे पास पहले भी पिकअप ट्रक रहा है। मेरे पास पहले भी एक वी क्रॉस होती थी, इशूजू एक कंपनी, उसका एक पिकअप ट्रक आता था वी क्रॉस, तो मेरे पास पहले भी वी क्रॉस रहा है। मैं अपनी इन्जॉयमेंट के लिए ली थी भाई, दैट्स इट, राइट। और मन करेगा इन्जॉयमेंट का और कोई गाड़ी पसंद आएगी तो वो भी लूंगा भाई, लेकिन इसलिए नहीं लूंगा कि उसने BMW ले रखे तो मैं भी BMW लेता हूँ, या उसने मक ले रखे तो मैं भी मक लेता हूँ। मैंने आज तक नहीं ली कोई भी ऐसे सुपर लग्जरी कार या कोई लग्जरी कार, कभी नहीं ली, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वो चलेगी नहीं, राइट। चांद पे कहाँ चलाऊंगा मैं उसको, ग्रेटर है फिर भी नहीं चलेगी। फिर भी नहीं चलेगी। एंड आपने एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम उस पर बात करनी थी, तो ये लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सो एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम वर्सेस पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, तो कैसे लोगों ने इसको देखना चाहिए ये कॉन्सेप्ट को, एंड कैसे पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम कमाने चाहिए, चालू कैसे करेंगे? एक्टिव इनकम वही वाला इन्फ्लुएंसर है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है लेकिन उसे कोई सुनता नहीं है, और पैसिव इनकम वो वाला इन्फ्लुएंसर है जिसका कोई ज्ञान नहीं लेकिन सब उसको सुनना चाहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, हर बंदा यूट्यूब पे इंस्टा पे बात कर रहा है, इस शेयर में पैसा लगा दो, उस जगह पे पैसे लगा दो। वो ये नहीं बोल रहा कि भाई पहले भाई पैसे कमा ले, पहले पैसा जो कमा रहा है ये सोच उसको इंक्रीज कैसे करना है, उसको ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ दे सकता है। मैं तो हर अपने स्टूडेंट से एक बात बोलता हूँ, जो भी मेरे पर्सनल फाइनेंस फ्रेटर्निटी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात बोलता हूँ, फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम, फोकस ऑन योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर एजुकेशन। अननेसेसरली अपनी एजुकेशन को बैश मत करो, हमें स्कूल में कुछ नहीं सिखाया गया, कैसी बातें कर रहे हो यार, बेस तो वहीं से मिला है ना, कुछ भी कह लो, बेस तो वहीं से मिला है ना आप सबको, हम सबको। मैं आज कुछ भी कर पा रहा हूँ, मेरी सीए एजुकेशन का, मेरी स्कूल एजुकेशन का, उसमें कुछ तो रोल है, आप उसको जीरो नहीं कर सकते हो, राइट। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने एक टी शर्ट भी बनवाई है, स्कोप कोर्स का नहीं उसे करने वाले का होता है। कभी भी किसी कोर्स का स्कोप होता है, आप भी सीएस को जानते होंगे जिनकी सैलरी बहुत कम है, आप सीएस को जानते होंगे जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, दोनों ने सीए किया है, और सीए तो किया भी एक जगह से, एमबीए तो है नहीं कि भाई किसी ने भाई ग्रेटर नोएडा की किसी यूनिवर्सिटी से कर लिया और किसी ने भाई आईएम से करा है ना, उसमें तो फर्क भी नहीं है, दोनों आईसीआई के ही मेंबर हैं, लेकिन फिर भी सैलरी में इतना डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि स्कोप कोर्स करने वाले का होता है। तो आप अपना स्कोप बढ़ाओ, आप अपनी इनकम पहले तो भाई अपनी एजुकेशन स्किल नॉलेज ये आपके पास एकदम तोड़ होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, देन यू हैव टू फिगर आउट कि आप इसको कैसे बढ़ा रहे हो। और मुझे जो रास्ता समझ आया वो यही रास्ता समझ आया है, इस दुनिया में जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना उसको बेइंतहा पैसा मिलता है, बेइंतहा। वो जहां पैसे मांगेगा उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो, आपको पैसे मिलेंगे लेकिन वो फिर मिलते रहेंगे, एक स्टडी अमाउंट मिलेगा, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको पैसे मिलेंगे, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। आप अपने स्किल में कोशिश करो, टॉप
5 लोगों के अंदर आने की, टॉप 3 लोगों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा नंबर 1 बनो, लेकिन टॉप 5 टॉप 3 लोगों के अंदर आने की कोशिश करो। और उसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई मैं आपको रैट रेस में जाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार आपका स्किल है ना, आपका स्किल है, आपके स्किल से आपको प्यार होना चाहिए, और जिस चीज़ से आपको प्यार होता है फिर उसमें अपने आप को ग्रूम करते जाते हो। दैट्स इट। एक्टिव इनकम बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पर्सनल फाइनेंस का। वी ऑल शुड फोकस कि हमें इसे कैसे बढ़ाना है। वी ऑल शुड फोकस कि हमारे पास अपने स्किल, जिस भी फील्ड में हम हैं, हमारे पास उसकी भरपूर नॉलेज हो, हमारे पास भरपूर स्किल हो उससे रिलेटेड, और हम उसे मोनेटाइज कर पाएं और उस मोनेटाइजेशन को हम इंक्रीज कर पाएं। So what are your sources of active income, passive income अभी? मैं Sources पूछ हाँ रहा मैं हूँ बता रहा हूँ। एक्टिव इनकम का एक ही सोर्स है, टीचर सिंस 2004, 2004 से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल हो गए हैं। पहले 12th वालों को पढ़ाया, बीकॉम वालों को पढ़ाया, एमबीए वालों को पढ़ाया, सीए वालों को पढ़ाया, एसीसी वालों को पढ़ा रहा हूँ, साथ में अब पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट भी पढ़ा रहा हूँ, राइट। ये मेरा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। पैसिव मेरे को जरूरत नहीं है एज सच, बट फिर भी पैसिव इनकम जो आ रही है वो री इन्वेस्ट ही हो रही है मेरी, राइट। सो पैसिव में देयर इज ओनली वन सोर्स, इक्विटी, उसके अंदर पैसा लगा हुआ है। कुछ ऐसे पैसिव सोर्सेज हैं जो बस हैं, मतलब कुछ यूट्यूब से कुछ इनकम हो जाती है, कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ मेरा एसोसिएशन है, अगेन वो शायद पब्लिकली ना पता हो, लेकिन कुछ ब्रांड्स के साथ मेरा एसोसिएशन है, उससे ठीक ठाक इनकम हो जाती है। कुछ एक दो जगह से रॉयल्टी आ रही है, कुछ एसेट्स बना के रख दिए, वो कोई यूज़ कर रहा है तो उससे कुछ रॉयल्टी आ रही है। मतलब बुक्स बोल रहे हो या नहीं, कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं, राइट। रेंटल इनकम भी है, लेकिन बहुत छोटी सी रेंटल इनकम है, तो वो कहाँ आती है कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता, बस आ रही है वो, राइट। तो ये है कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम। अब इसको ओवर एग्जैजरेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम की दुनिया में ले चलता हूँ। आई हैव 32 पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब टीचर ना होता तो मैं गाली देता यार आज। ये सब इतना बकवास, 32 पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, 32 क्या करते हो? गिनवाने के लिए 32 ही करिए ना, नहीं तो नहीं होते 32 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यार, जबरदस्ती फिर वो तो आप ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो, राइट। दैट्स इट। मेरी तो यही है भाई जो मैं बता पाया, बाकी बहुत लोगों की और बहुत सारी भी हो सकती है, बट 32 नहीं हो सकती। 32 आई बिलीव। आपको क्या लगता है 32 पैसिव सोर्सेज? नहीं यार 32 तो मतलब नहीं, जबरदस्ती 4-5 ठीक है, हाँ। या 6-7 भी ठीक है। देखो रेंटल इनकम एक समय के बाद बन जाती है कई लोगों की, इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत इनकम आ जाती है, स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो तो भी अनरियलाइज्ड है, कंपाउंड होती रहती है। व्हाट एल्स? आपके मेन एक बिजनेस है वो तो एक्टिव हो गया, राइट। कुछ पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता भाई, शायद मुझे नहीं पता। मैं तो यही बोलूंगा, मुझे तो यही 3-4 पता है और इनसे आ रही है। हाँ मतलब वही अभी कोई बुक्स लिख लेते हैं, रॉयल्टी हाँ, मिल जाती है, कुछ इस तरह की इनकम हो गई। जैसे कोई- अब मैं बताऊँ, खैर चलो छोड़ो, आगे चलते बता हैं। दो नहीं, बता छोड़, दो, चलो। अरे छोड़ो अरे छोड़ो। बता दो, अभी बता ही दिया, छेड़ा है यार topic मैंने तो। एक बुक भी लिखी थी। अच्छा बुक लिखी? अरे हाँ आपने लिखी ना सीए के ऊपर। नहीं सीए के ऊपर लिखी थी मैंने, कोविड का टाइम था, सुबह बैठे बुक लिखनी है, रात तक कंप्लीट कर दी। हाँ, एक दिन में? मत लेना भाई, कोई मत लेना भाई, अमेज़न भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, मत लेना भाई। क्या नाम है? मैं देखा कोई बंदा ऐसा जो कह रहा है भाई प्लीज मेरी बुक मत लेना। क्या नाम है एंड यू बुक विल बी सरप्राइज्ड। पहले मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्टर बता दूं, बस स्क्रीनशॉट है इसका विद प्रूफ। दैट बुक बिकेम नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑन Amazon इन ऑल कैटेगरीज। हाँ मॉर्गन हाउसल मेरे बाद था, जेम्स क्लियर मेरे बाद था। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट हाँ, का पता है। ऑथर है, मैं उनसे आ गया था, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन 2 दिन के लिए Amazon पे भाई मेरा नाम नंबर 1 बेस्ट सेलर में था। और ऐसा वैसा नहीं मैंने कोई छोटी कैटेगरी चूज कर ली, मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑल ओवर द बुक्स, ओवरऑल बुक्स कैटेगरी, राइट। यानी इंडिया में जो भी बुक्स उस समय सर्च करके नंबर 1 देख रहा था उसे मैं नजर आ रहा था। बट प्लीज वो बुक मत खरीदना भाई, कुछ नहीं है उसके अंदर। क्या है बुक का नाम? क्या है? इसका नाम है नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस। हाँ, एंड एक दिन में लिखी थी आपने? बहुत छोटी पतली सी बुक है यार, कितने बहुत- पेजेस? 60-70 पेजेस होंगे। अच्छा बस। हाँ। एंड जो भी मेरे थॉट्स थे ना कोविड के दौरान, जो एक्सपीरियंस किया, जो लाइफ को लेके मैं थोड़े बहुत थॉट्स थे, उसमें एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा, उसमें 35 तो ग्रामर की मिस्टेक थी। एंड आप ये देखो कि मेरा ऑडियंस कितना फॉरगिविंग है। उसने बड़े रिस्पेक्टफुली बोला सर ये ना मिस्टेक्स है, इनको ठीक कर लेना। मतलब बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा उसने, अप्रिशिएट करते हुए। एंड यही तो बात है, यही तो ट्रस्ट फैक्टर है। अब कैसे नंबर 1 बेस्ट सेलर बना, क्या हुआ मुझे नहीं पता भाई। और मैं खुद बोल रहा हूँ कोई नहीं खरीदेगा उस बुक को भाई, प्लीज। आपने खुद पब्लिश किया था? सेल्फ पब्लिश था? सेल्फ पब्लिश था। अच्छा, सेल्फ पब्लिश था, बढ़िया है। राइट। सही यार, तो- एक दिन में बुक, मतलब आप एक साल में तो कम से कम 100-200 बुक तो अरे लिख नहीं ही भाई, सकते नहीं हो भाई, यार। नहीं। मैं कहता हूँ भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लक ने बहुत कुछ दिया है, ऑब्वियसली हार्डवर्क भी रहा है, विजन भी रहा है, सारी चीज़ें रही है, लेकिन लक बहुत रहा है। और साथ में जो ऑडियंस है ना, मेरा ऑडियंस बहुत लॉयल स्टूडेंट्स हैं, बहुत लॉयल लोग हैं जो मेरे साथ हैं, और मैं भी फिर उनके लिए पूरा लॉयल हूँ यार। अगर मुझे कुछ करना है तो भाई मतलब मेरे को उनको वैल्यू देनी है तो मैंने देनी है। मैं हूं ना लॉयल ऑडियंस आपका। थैंक यू सो मच। तो
बस ये उससे अब बुक की इनकम की मैं आपको बात बताता हूँ। पता हम्म। पॉइंट यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, अपनी स्टोरीज बता रहा हूँ, किसी के लिए अलग हो सकता है। आपने रॉयल्टी की बात शुरू करी थी तो मैं तो बुक लिख के भूल गया भाई, वो नंबर 1 बेस्टसेलर बन गई। उसके बाद नमस्ते, एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने पब्लिश करी थी, वही सेल करे जा रहे थे, वही प्रिंट करवाए जा रहे थे। तो एक दिन उनका फोन आया, कह रहे आपकी रॉयल्टी आ गई है हमारे पास। मैंने कहा अच्छा, मैं तो भूल ही गया था किताब भी लिखी है। तो कुछ 1.5 लाख के आसपास की रॉयल्टी थी, वो देखे गए, बड़ा अच्छा लगा। ऑल तो छोटा सा अमाउंट था, बहुत छोटा सा अमाउंट था, बट फिर भी फील गुड फैक्टर तो आया कि चलो भाई एक ये भी एक सोर्स हो सकता है। करेक्ट, तो हाँ it है was वो nice. तो है ही। Cool. Let's do a quick rapid fire since we are towards the end of the Please. conversation, and this is a very money related rapid fire. ये मैं सब गेस्ट के मैं साथ आपको पहले करता बता दूं कि भाई मैं रैपिड फायर में बहुत बुरा हूँ, क्योंकि मैं रैपिड फायर में भी ना आंसर लंबे लंबे दिन लग जाते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं नहीं, रिस्ट्रिक्ट करूँ अपने ये आपको। सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस ही है, ज्यादा नहीं। Please. मिर्च मसालेदार वाले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अच्छा। What's the most expensive purchase you've done in your life? अपार्टमेंट काउंट होता है? हाँ। तो अपार्टमेंट ही भाई, घर ही परचेज किया सबसे महंगा तो। Okay. And what amount? देखो अपार्टमेंट, देखो पब्लिक नॉलेज में जहाँ मैं रहता हूँ, एक अपार्टमेंट 3 करोड़ का था, और एक अपार्टमेंट जो घर वाला लिया था, वो मेरा घर छोटा है, ऑफिस बड़ा है, तो घर जो है वो अराउंड 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का था। And what is the highest amount of money you've spent in one day? ध्यान नहीं है ऐसा, नहीं है मतलब कोई वो आपका ITC वाईटीसी? वो तो स्पेंड ही नहीं हुआ, हाँ, वो तो क्रेडिट कार्ड से पे हो जाता है यार। हाँ। तो ऐसा कुछ ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं। ठीक है। what is one worst money mistake that you have done that you regret the most? Not that मतलब आपने बताया वो लेट इन्वेस्ट करना शुरू किया था मैं यार। मैं कभी कभी टेक्नोलॉजी में ओवर इन्वेस्ट कर देता हूँ, मतलब मैं इम्पल्स बाइंग कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी में। जैसा कि मैंने बताया, माइक्स, कैमराज, अलमीराज भरी हुई हैं, तो यूज़ नहीं करता हूँ। वो बड़ा गुस्सा आता है मुझे अपने ऊपर उस बात को लेके। वो एक मनी मिस्टेक है और वो कंटिन्यू रहने वाली है कुछ समय तक, क्योंकि मैं थोड़ा उसको लेके क्या बोलूँ, पैशनेट हूँ, लेकिन बाद में वो फिर यूज़ नहीं होती है तो वो दिक्कत होती है। एंड आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि मनी मिस्टेक है। ओके। एंड एक बात मैं और ऐड करूँगा, बहुत सामने से आके एडमिट करूँगा कि यार हमारे भी ना 100 के 100 डिसीजन सही नहीं होते मनी वाले, किसी के भी नहीं हो सकते। अगर कोई बोल रहा है तो फिर से वो झूठ बोल रहा है कि उसके 100 के 100 डिसीजन सही है। कुछ डिसीजन, जैसे भी रीसेंट डिसीजन बताता हूँ, मैंने अपने ऑफिस में इंटीरियर्स कराया था, तो मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, बट चल सकता था, बट मैंने फिर भी उसको दोबारा से रीवैम्प करवाने का सोचा। थोड़ा हेस्टी डिसीजन था, कॉस्टली तो ऑब्वियसली है ही, तो कभी कभी डिसीजन हेस्ट में हो जाते हैं, कभी कभी सही भी पड़ते हैं, कभी कभी गलत भी पड़ते हैं। बट येस, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में मैं ओवर इन्वेस्ट कर देता हूँ, खासकर इक्विपमेंट्स में। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि AI, तो मैंने 5-6 सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं डिफरेंट AI मॉडल्स के। खैर उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू इक्विपमेंट तो उसमें थोड़ा ओवर इन्वेस्टेड हूँ। ओके। हाउ मच मनी इज टू मच मनी फॉर यू? ऐसा तो कुछ नहीं है, जितनी मनी है कोई टेंशन की बात नहीं है। मनी इज मैं काफ़ी डिटैच्ड हूँ पैसे से, काफ़ी डिटैच्ड हूँ, क्योंकि पैसा सिर्फ पड़ा होकर ग्रो ही तो कर रहा है। ठीक है, उसने मुझे सारी चीज़ें दी हैं, बट ऐसा जैसे मैंने बोला ना वो स्टार्टअप वाली बात कि मैं वो पैसा रख के भूल गया था कि ठीक है यार, हो जाएगा, खराब होगा, राइट। तो मनी तो जितनी मर्जी बन जाए उतनी अच्छी है, बट ये होना चाहिए कि मनी के साथ इंसान को हम्बल भी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। और आपका बिहेवियर टेस्ट होता है जब आप उन लोगों से बात कर रहे हो तो जिनके पास शायद बहुत पैसा ना हो, राइट। असली टेस्ट आपके बिहेवियर का तभी होता है। तो वो कोशिश करता हूँ कि कर रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं तो भाई आपसे लोन लेने आया हूँ कुशल भाई। अभी इसके बाद में बोलने वाला हूँ कुशल भाई प्लीज लोन दे दो। सो और यार मैं बहुत ऐसा कोई हमने बहुत मनी मिंट नहीं कर लिया भाई। अंबानी को देखो, वो हैं पैसे वाले लोग। हम तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं अब मिडिल क्लास हूँ, क्योंकि जब मैं ये बोल के पता है क्या करता हूँ, मैं गलत छवि बना देता हूँ। ठीक है भाई, एक स्टैंडर्ड हमारा रेज हो चुका है और हम आपका भी हो चुका है डेफिनेटली, राइट। तो ये बोलना, एक तो सबको बोलना बंद करना चाहिए जबरदस्ती। पैसे होने के बाद भी लोग मिडिल क्लास हूँ। किसी से पूछ लो बिजनेस कैसे चल रहा है, बस चल रहा है। अबे यार चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो अच्छा बोलो ना, ठीक चल रहा है भाई, ठीक पैसे कमा लिए। और नो मनी इज टू मच मनी, प्रोवाइडेड दैट आपका बिहेवियर चेंज ना हो, प्रोवाइडेड दैट आपकी वैल्यूज चेंज ना हो, राइट। प्रोवाइडेड दैट उस मनी का आप अच्छे से यूज कर रहे हैं। If someone gives you $1 million today, which is 8 crore rupees, what would you do? Invest in mutual funds. Mutual funds सारा? Models, हाँ, मतलब he needs, desires all fulfilled, राइट। कुछ डिजायर्स अभी ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिजायर्स अभी भी हैं। जैसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे, मेरे बहुत मन है एक और फॉर्च्यूनर लेने का। क्यों? वही ऑफ रोडिंग और 4x4 गाड़ी लेके उसको ट्रिप्स पे ले जाने का, राइट।
मेरे घर वाले लेने नहीं देते मुझे, उन्होंने एकदम ऐसे कमांड बना के रखा कि तू नहीं लेगा, कुछ दिन तो जरूर वेट करेगा, क्योंकि हाइलेक्स मैंने कब ली थी, मार्च में ली थी मोस्ट प्रोबेबली। उससे पहले मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, वो 8 महीने रख के मैंने मेरे बेची, राइट, वो पेट्रोल वाली थी तो वो 4x4 नहीं थी। खैर, तो कुछ डिज़ायर्स हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स या इतनी कोई नीड नहीं है, या कोई ऐसा अचानक से ऐसा कुछ मुझे पता नहीं कि मेरे को यही खरीदना है, तो आई विल जस्ट इन्वेस्ट इट, दैट्स इट। Perfect. Last question. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Neeraj Arora, what is one question you would like to ask him towards the end? क्या करिएगा इतने धनराशि का? धनराशि तो पता है। मैं ये पूछता कुशल कि आप एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहते हो? आपका पॉडकास्ट है, आपका एक स्टार्टअप है, राइट, बुक्स वगैरह लिखते इतनी हो। सारी तुमने क्वालिफिकेशन ले ली हैं, तो एग्जैक्टली आप लाइफ में करना क्या चाहते हो? That's a deep question. बट ठीक है, कभी और आंसर करते हैं इसको। फंसा दिया ना मैंने भी तुम्हें। पता नहीं यार, मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं भी बहुत मल्टीटास्किंग करता हूँ, बट लाइफ में अगर कुछ करना चाहता हूँ तो आई वुड वांट टू, मतलब मेरा ऐसा है कि 30 तक ना, जैसे मैं अभी 25 का हूँ, 30 तक इतना अच्छा एक कॉर्पस बना लो कि जिससे मतलब एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली जो बोलते हैं ना, बस एक फायर नंबर वो अचीव हो जाना चाहिए, और उसके बाद अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। तो मेरा वो ड्रीम है, जैसे 30 तक एकदम अच्छा पैसा कॉर्पस बना के फॉलो, और मे बी जो मेरे पैशन प्रोजेक्ट है वो भी मोनेटाइजेबल है बाय द वे, बट उसमें करने में मजा आता है काफी। जैसे ये एक पैशन प्रोजेक्ट है जो अभी हो रहा है, पॉडकास्ट है, हेवीली मोनेटाइजेबल, बट द थिंग इज दैट ये मैं फुल टाइम नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बाकी चीजें कुछ करनी है वगैरह। तो अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू लाइक बी एट पीस, स्टे हैप्पी, एंड सोते टाइम मतलब स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे भी होता है जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बट वही है कि आई वुड प्रेफर पीस, हैप्पीनेस ओवर स्ट्रेस। यही गोल्स होने चाहिए, एंड बी जेन्युइन, बी अ पर्सन जो सही में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स इट। या परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच, दिस वाज सुपर इंस्पायरिंग, सुपर हेल्पफुल, बहुत वैल्यू एडिटिव था। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, एंड बहुत मज़ा आया मेरे को बात करके। मैंने पर्सनली बहुत चीज़ें सीखी है, एंड मैं तो आपके फुटस्टेप्स हमेशा फॉलो करता ही हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। क्या बात है कुशल, थैंक यू, मज़ा आया। और ये हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट हुआ है, इससे पहले हम मिले हैं, वर्चुअली भी मिले हैं, और एक बार शायद मुंबई में एक इवेंट में भी मिले थे, बट ये हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल एक बढ़िया बातचीत हुई है, एंड आई होप आपके ऑडियंस को इससे वैल्यू मिले, एंड आई होप सब लोग जो है मेहनत करें, पैसा कमाएं, इन्वेस्ट करें, ग्रो करें। थैंक यू। क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस। एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन अबाउट द फीडबैक फॉर द सेम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल।